पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फ्यूचर क्रू फाइनली उस डेंजरस सी ऑफ रूइंस में एंटर कर गया जहां के रूल्स ही बिल्कुल अजीब हैं। वहां दिन में अचानक रात होती है और सब एक कॉमन ड्रीम वर्ल्ड में फंस जाते हैं। इसी ड्रीम में क्लाइन की मुलाकात एंडरसन से हुई जो एक सुपर अनलकी पर स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। शॉकिंग बात तो ये थी कि अगले ही दिन वो बंदा रियल लाइफ में भी मिल गया और उसने टीम भी ज्वाइन कर ली। लेकिन असली खत तो अब शुरू हुआ है। अगली रात क्लाइन एक ऐसी जेल में कैद हो गया जहां कैदी और गार्ड दोनों का चेहरा बिल्कुल सेम था। तो वेलकम बैक गाइस, नई वीडियो आ चुकी है और आई थिंक मेरे आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। बाकी तो आज की वीडियो की बात करूँ तो ये वीडियो जो है ना वो 3 आवर प्लस की है, 3 आवर 24 मिनट्स की। तो या मैं सोच रहा था कि 3 आवर की बनाऊं क्योंकि उतना हो नहीं रहा था, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। और लेकिन फिर भी मैंने बना दिया क्योंकि 30 चैप्टर्स कवर करने थे। तो अगर मैं 3 आवर की करता तो आई थिंक 5-4 चैप्टर स्किप हो जाते, लेकिन मैंने कर दिया क्योंकि इम्पोर्टेंट था। बाकी क्या कहते हैं उसे, ये हो गया होगा। बाकी जो अगर कुछ मतलब वीडियो में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई होगी, मुझे नहीं लगता हुई है, लेकिन अगर मतलब 3 आवर की वीडियो है तो थोड़ा बहुत जरूर हो सकता है, तो इग्नोर कर देना उन चीज़ों को। और अगर कुछ मैं भूल गया हूँगा, मुझे नहीं लगता, बट या अगर मैं कुछ भूला हूँगा तो उसके लिए सॉरी। मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है। बाकी वीडियो तो बड़ी बनी है और मतलब 3 आवर 24 मिनट यानी 3.5 आवर पकड़ लो अप्रॉक्स। बाकी देखो जो नए मेंबर्स आए हैं और जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया ना, तो मैं उनको थोड़ा उनका नेम अनाउंस कर देता हूँ। तो जो नए मेंबर्स आए हैं उनका नाम है YG युग एंड आयु। तो इन भाई साहब को दिल से थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर। और रोहित कुमार भाई को भी दिल से थैंक यू। और YA रिफत भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर। और शिखर ज्योति राजबोंशी भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर। और बैड किंग गेमिंग वाईटी को भी दिल से थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर। तो बैड किंग गेमिंग वाईटी को तो मैं जानता हूँ क्योंकि उन्होंने ना काफी बार सुपर थैंक्स दिया है, वो भी बहुत ज्यादा, मतलब तो उनको तो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो बैड किंग गेमिंग वाईटी भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर। और अभी जिन लोगों ने ना सुपर थैंक्स दिया था तो उनकी बारी। और शोएब अहमद यूसिकल भाई को भी दिल से थैंक यू और शाउट आउट फॉर सुपर थैंक। और MF वॉल्क्स भाई को भी दिल से थैंक यू और शाउट आउट फॉर सुपर थैंक्स। तो ये कुछ कवर अप हो गया। बाकी मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो अगली वीडियो आएगी ना वेडनेसडे को, वो 16 चैप्टर्स कवर करेगी। क्यों मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। बाकी क्योंकि अभी देखो मेरी एग्जाम्स भी आ रही है, तो वो 8 नवंबर से ना मेरी एग्जाम्स होगी, तो इस वजह से थोड़ा ये होगा। बाकी मैं तुम्हें बता दूंगा कब वीडियो आएगी कब नहीं। तो बस इतना ही, कुछ भूल गया होगा तो उसे माफ कर देना। और आई होप तुम वीडियो को एंजॉय करोगे। और इतना ही, एंजॉय द वीडियो। तो भाई चैप्टर 655 शुरू होता है एक बहुत ही इंटेंस ड्रीम सीक्वेंस के साथ। क्लेन एक अजीब से स्टोरेज रूम में था और उसके सामने 2 लोग थे। एक तो डरा हुआ कैदी लियो मास्टर और दूसरा एक काले कवच वाला नाइट जिसका चेहरा हुब लियो मास्टर जैसा था। ये देखते ही क्लेन के होश उड़ गए। वो तुरंत साइड हो गया ताकि उसकी पीठ उस नाइट की तरफ न हो। सिचुएशन बहुत ज्यादा सस्पेंस वाली थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि इन दोनों में से कौन असली है और कौन खतरनाक। और तभी उस काले नाइट की आंखों में एक गहरी लाल चमक आती है और वो अपनी खतरनाक सी तलवार उठाता है। बैम! उसने इतनी तेजी से क्लेन पर हमला किया कि उसे अपनी नंगी आंखों से वो मूव दिखा तक नहीं। ये सीन कसम से बहुत शॉकिंग था, मतलब एक पल की भी मोहलत नहीं मिली। लेकिन हमारा क्लेन भी तैयार था। जैसे ही हमला हुआ उसने तुरंत अपना सी गॉड सेप्टर उठाया और उसके ऊपर लगे नीले जेम्स एक साथ चमकने लगे। और फिर जो हुआ वो किसी मैजिक से कम नहीं था। क्लेन के चारों तरफ अचानक एक बवंडर, एक हरिकेन पैदा हो गया और वो उस हरिकेन के सेंटर में एकदम सेफ खड़ा था। उस नाइट का अटैक उस हरिकेन से टकराया और हवा की लेयर्स एक एक करके फटने लगीं, जिससे पूरा हॉल कांपने लगा। वो एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा हरिकेन फट गया, जिससे वहां मौजूद सारा कबाड़ हवा में उड़ गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि क्लेन का सपना हिल गया। उसका दिमाग घूमने लगा और वो 2 बार लुढ़क गया और इसी झटके से उसकी आंख खुल गई। वो अपने बेड से नीचे जमीन पर गिरा पड़ा था। जैसे ही वो होश में आया उसने सोचा ये सेंट ऑफ डार्कनेस सच में बहुत पावरफुल है, या शायद मैंने असल दुनिया में कभी सी गॉड सेप्टर यूज नहीं किया, इसलिए सपने में उसकी पूरी ताकत कॉपी नहीं कर पाया। लेकिन तभी उसे एक भयानक सच का एहसास हुआ। अभी भी रात थी, बाहर खिड़की से सूरज की रोशनी नहीं आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो सपने में लाई की वजह से जागा है, नेचुरली नहीं। और इस शापित समंदर का रूल याद है, रात में जागने का मतलब है कि तुम गायब हो सकते हो हमेशा के लिए। ये रियलाइज करते ही क्लेन की हालत खराब हो गई। उसे तुरंत वापस सोना था, वरना उसका गेम ओवर हो जाता। अब सोचो कितना ज्यादा टेंशन वाला मोमेंट था ये। उसने एक हाथ जमीन पर रखा और खुद को उछालकर वापस बेड पर फेंक दिया। फिर उसने जल्दी से मेडिटेशन वाली टेक्निक यूज की और वापस सपने में घुसने की कोशिश करने लगा। इसी प्रोसेस के दौरान उसकी नजर खिड़की के बाहर गई,
बाहर घना अंधेरा था और समुद्र के ऊपर कोहरा छाया हुआ था, और उस कोहरे के बीच में उसे एक बहुत ही पुराना काले रंग का कैथेड्रल जैसा स्ट्रक्चर दिखा। उसके ऊपर कोई घंटी वाला टावर नहीं था और बहुत सारे काले कौवे उसके चारों ओर घूम रहे थे। उस कैथेड्रल के आसपास छोटे छोटे घर, दुकानें और मिल्स भी थीं, और गलियों में लोगों के साए चल रहे थे, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। क्लेन के दिमाग में सवाल आया, क्या ये एक मिराज है? क्या रात के खतरे का सोर्स यही जगह है? क्या जो लोग गायब हुए वो सब यहीं आ गए हैं? इन्हीं सवालों की वजह से वो एक बार फिर अपने सपने से जागा, लेकिन इस बार खुद को फोर्स किया और वापस कंसंट्रेट किया। उसने फिर से अपना सी गॉड सेप्टर अपने हाथ में महसूस किया, क्योंकि उसे याद था कि जागने से ठीक पहले वो सेंट ऑफ डार्कनेस से एक खतरनाक लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन इस बार जब उसकी आंखें खुली तो सीन पूरी तरह बदल चुका था। उसके सामने अब कोई नाइट या कैदी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी खिड़की थी जिसमें से डूबते सूरज की रोशनी आ रही थी। खिड़की के पास लकड़ी की टेबल और कुर्सियां थीं और दूर दूर तक किताबों की अलमारियां लगी हुई थीं। वो किसी लाइब्रेरी या बुक रिपोजिटरी में था। क्लेन ने सोचा, क्या हर बार जब मैं इस सपने में आता हूं तो मुझे रैंडमली किसी अलग जगह पर डाल दिया जाता है? उसने अपने चारों ओर देखा और कंफर्म किया कि फिलहाल यहां कोई खतरा नहीं है। वो सी गॉड सेप्टर हाथ में ले खिड़की के पास गया और बाहर का नजारा देखने लगा। सामने वाले पहाड़ पर शानदार महल और ऊंची ऊंची इमारतें थीं जो डूबते सूरज की रोशनी में जमसी गई थीं। नजारा इतना खूबसूरत था कि क्लेन कुछ सेकंड्स के देखता ही रह गया। उसने फिर अपनी नजर घुमाई, उसे वही काला मठ और सूखे पेड़ दिखे, लेकिन उसे ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि एडमिरल कैटलिया अभी भी वहीं है या नहीं। मतलब मैं एक दायरे के अंदर ही कहीं भी अपीयर हो सकता हूँ। क्या मैं उस काले मठ के अंदर हूँ? ये सोचते हुए वो बुकशेल्फ्स की तरफ बढ़ा। फिलहाल वो सेंट ऑफ डार्कनेस और लियो मास्टर के बारे में नहीं सोचना चाहता था। पहले उसे अपनी करंट सिचुएशन समझनी थी। जब वो बुकशेल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि किताबों के नाम साफ साफ लिखे हुए थे, जैसे कि वो असली हों। द स्पिरिचुअलिटी ऑफ लाइफ, बुक ऑफ चार्म्स, द ट्रू कॉस्मोस, ये सब मिस्टिसिज्म की किताबें थीं। उसने बुक ऑफ चार्म्स निकाला और उसे पलटने लगा। उसने पाया कि ज्यादातर बातें उसे पता थीं, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जो उसने पहले कभी नहीं पढ़ी थी। ये कन्फर्म है कि ये मेरे सपने से नहीं है। क्या ये मैडम हर्मिट का है? क्या वो नॉलेज जो उनका पीछा कर रही है वो इस मठ में किताबों की शक्ल में जमा हो गई है? और भाई, अपना क्लेन देखो, मौत के कुएं जैसे सपने में भी पढ़ने का मौका नहीं छोड़ता। वो किताब लेकर खिड़की के पास बैठ गया और डूबते सूरज की रोशनी में सीरियस होकर पढ़ने लगा। वो मन ही मन मजाक भी कर रहा था, सपने में भी पढ़ाई करनी पड़ रही है। और उसने नोट्स बनाने के लिए एक पेन और पेपर भी निकाल लिया। लेकिन जैसे ही वो पढ़ाई में डूबा, अचानक एक तेज सफेद रोशनी और सब उसकी आंखों के सामने सफेद हो गया और उसकी आंख खुल गई। इस बार सुबह हो चुकी थी और सूरज की गर्म रोशनी अंदर आ रही थी। क्लेन फ्रस्ट्रेट होकर बैठ गया। अरे यार, मैंने बस कुछ ही पेज पढ़े थे, अब पता नहीं दोबारा उस लाइब्रेरी में पहुंच पाऊंगा या नहीं। उसे लगा जैसे उसने पढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका खो दिया हो। इसके बाद वो तैयार होकर शिप के डेक पर गया और जो भी सपने में हुआ उसे एनालाइज करने लगा। वो जेल शायद उस काले मठ के अंदर ही है, हो सकता है जमीन के नीचे, मतलब सेंट ऑफ डार्कनेस और लियो मास्टर आसपास के किसी खंडहर में है। विल ऑसेप्टिन ने सही कहा था कि सपने को एक्सप्लोर करने की कोशिश मत करना, ये जगह सच में खतरों से भरी हैं। और फिर वो मैन पजल पर आया, सेंटनेस और लियो ऑफ मास्टर का चेहरा एक जैसा क्यों था? तभी उसे अपना एक पुराना एक्सपीरियंस याद आया, जब उसने मेंटल टेरर कैंडल का इस्तेमाल करके फादर उत्तरावस्की को उनके पास्ट सेल्फ से छुटकारा दिलाया था, जो कि उनकी ही एक अलग पर्सनालिटी थी। और यहीं पर क्लेन के दिमाग की बत्ती जली। उसे पूरा खेल समझ आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि लियो मास्टर ही ऑरोरा ऑर्डर का सेंट ऑफ डार्कनेस है और किसी वजह से उसकी पर्सनालिटी स्प्लिट हो गई, उसका अच्छा और बुरा साइन अलग अलग हो गया और वो जेल उसके अपने मन का रिफ्लेक्शन है? हाँ, वो फुल बॉडी मिरर। लियो मास्टर ने कहा था कि अगर वो टूट गया तो वो भी गायब हो जाएगा। जब मैंने उस मिरर में देखा तो मेरे अंदर का गहरमन स्पैरो भी एक असली इविल बॉडी में बाहर आ गया था। उसे लॉजिक समझ आने लगा। ये पूरा इलाका किसी विजनरी के बेउंडर अवशेषों के असर में है और विजनरी स्पेक्टेटर पाथवे का हिस्सा है जो पर्सनालिटी को स्प्लिट करने की ताकत रखता है। तो ये बिल्कुल लॉजिकल है। अब उसे पूरी कहानी समझ आ गई थी। सेंट ऑफ डार्कनेस लियो मास्टर असल में बहुत बुरा आदमी था, लेकिन इस जगह की ताकत ने उसके अंदर छिपी अच्छाई को जगा दिया और उसकी पर्सनालिटी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया और अब वो यहीं फंसा हुआ है। ये सब सोचकर उसे थोड़ा अफसोस हुआ। काश मैं दोबारा उसी जगह पर जा पाता, तो मैं सी गॉड सेप्टर और लियो मास्टर के अच्छे साइड के साथ मिलकर उसके बुरे साइड यानी सेंट ऑफ डार्कनेस को हरा सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो हमें ऑरोरा ऑर्डर के बारे में जानने वाला एक अच्छा संत मिल जाता और उस कल्ट को खत्म करना आसान हो जाता। वो यही सब सोच रहा था कि तभी एंडरसन हुड द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर केबिन से बाहर आया। एंडरसन ने पूछा जैसे वो उसके बेस्ट बर्ड्स हों, तुम सपने में कहाँ गए थे? मुझे तो तुम मिले ही नहीं। क्लेन को यह सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लगा। एंडरसन ने आगे कहा, क्या तुम्हें वापस उसी जगह पर नहीं आना चाहिए था जहां से तुम सपने से बाहर निकले थे? ये सुनकर क्लेन को एहसास हुआ कि सपने में रैंडमली अलग अलग जगहों पर दिखना शायद नॉर्मल नहीं है, ये उसकी कोई यूनिक एबिलिटी हो सकती है। उसने बहाना बनाते हुए कहा, मैं सपने में घुसने के बाद कहीं और चला गया था। अजीब है। एंडरसन भी कंफ्यूज लग रहा था। फिर एंडरसन ने एक और अजीब बात बताई। जब मैं पिछली बार हॉल में नाव बनाने का नाटक कर रहा था
तो मैंने अंदर से किसी के दरवाजा खोलने और कदमों की आवाज सुनी, लेकिन जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। और इस नए मिस्ट्री के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो भाई, चैप्टर की शुरुआत होती है क्लेन और एंडरसन की बातचीत से और टॉपिक था ड्रीम वर्ल्ड। सिचुएशन ये थी कि एंडरसन ने सपने में देखा कि म्यूल्स वाले हॉल के अंदर से किसी ने एक दरवाज खोला था। अब क्लेन का दिमाग तुरंत चलने लगा, कौन हो सकता है, कोई रैम्पेजर या फिर कोई बियॉन्डर क्रीचर जो आसपास ही छिपा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके पास सपने में एक्ट करने की एबिलिटी थी, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। और तभी क्लेन के दिमाग में एक और जबरदस्त आइडिया आया, कहीं ये वही बंदा तो नहीं जिसकी रहस्यमयी आंखें मुझ पर और मेरे शिप पर नजर रखें। ये पॉसिबल था, क्योंकि अगर वो मिस्टीरियस आदमी शिप पर ही छिपकर यहां तक आया है तो रात में उसे भी सोना पड़ेगा और सोते ही वो ड्रीम वर्ल्ड में आ जाएगा। क्लेन ये भी सोचने लगा कि क्या मैडम हर्मिट को इसके बारे में पता है, या फिर ये उनका कोई छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड है। मतलब हो सकता है इसी वजह से वो इस खतरनाक मिशन पर आने से नहीं डर रही थी। खैर, ये सब सिर्फ थ्योरीज थीं, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं था। तो क्लेन ने एंडरसन से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये शिप का कोई मेंबर नहीं हो सकता? एंडरसन, जो कि स्ट्रांगेस्ट हंटर है, हंसते हुए बोला, मैंने सपने में शिप पर मौजूद है एक बंदे से मुलाकात की और तुम्हारे अलावा किसी के पास भी इस दुनिया में फ्रीली घूमने की पावर नहीं थी। ये सुनकर क्लेन ने शांति से जवाब दिया, और मैं उस वक्त बाहर एक दरवाजा खोल रहा था। अब एंडरसन भी श्योर था कि ये क्लेन नहीं है, तो उसने कहा, मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। हो सकता है वो पहले वाला स्टोन जायंट हो, या कोई सड़ा हुआ ड्रैगन जो खजानों के सपने देख रहा हो। यहाँ मुझे एंडरसन का कैरेक्टर थोड़ा मजेदार लगता है। वो सिचुएशन को कभी ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और फिर वो अपनी किस्मत पर इतराने लगा। वो बोला, जब से मैं उस तूफान से बचा हूं, मेरी बैड लक धीरे धीरे कम हो रही है। देखो, मैं आइलैंड पर पहुंच गया और तुम्हारे आने तक जिंदा भी रहा। हाँ, मेरी वजह से मॉन्स्टर्स आते हैं, लेकिन हमने उस स्टोन जायंट को भी तो आराम से निपटा दिया था ना। और देखो, मुझे शिप पर आए हुए कई घंटे हो गए और कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, क्लेन ने उसे गुस्से में टोक दिया, चुप हो जाओ। भाई, क्लेन का पारा चढ़ गया था, और सही भी था। ये बंदा अपनी बैड लक को चैलेंज कर रहा था। मुझे तो लगा उसे एक मुक्का ही मार देगा, क्योंकि हंटर पाथवे का सीक्वेंस एट प्रोवोकर होता है, और एंडरसन ने तो इस पोशन को घोलकर पी लिया था। वो डेनिस से भी बड़ा प्रोवोकर था, लेकिन एंडरसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं चुप हो जाता हूं। जब क्लेन को लगा कि यहां से उसे और कोई जानकारी नहीं मिलेगी, तो वो चुपचाप केबिन के अंदर चला गया। उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ था। चूंकि एंडरसन जैसा चलता फिरता डिजास्टर शिप पर था, इसका मतलब था कि किसी भी तरह की मुसीबत आने का चांस कई गुना बढ़ गया था। इसलिए उसे तैयारी करनी थी। अपने रूम में जाकर क्लेन ने तुरंत एक रिचुअल सेटअप किया और ग्रे फॉग के ऊपर से अपनी कुछ जरूरी चीज रियल वर्ल्ड में मंगवाई। इनमें टिंडर, सन ब्रोच और नाइटमेयर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक शामिल थीं। ये सब हाई लेवल आइटम्स थे जो किसी भी बड़ी मुसीबत से निपटने में उसकी मदद कर सकते थे। उसने ये सारा सामान अपने सूटकेस में रख दिया ताकि जरूरत पड़ने पर वो सिचुएशन के हिसाब से अपना इन्वेंट्री बदल सके। ये तैयारी करके क्लेन को थोड़ी शांति मिली और वो वापस डेक पर आ गया ताकि वो मरमेड्स को मिस न कर दे। लेकिन जैसे ही वो केबिन से बाहर निकला, उसने देखा कि फ्रैंकली, शिप का क्रेजी साइंटिस्ट, एक कोने में सदमे में बैठा हुआ था। ये देखकर क्लेन का दिल धक से रह गया। उसे डर था कि कहीं फ्रैंक के किसी एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ न हो गई हो और पूरी शिप एक बायोलॉजिकल डिजास्टर का शिकार न बन जाए। फ्रैंक ने शौक में अपना सिर हिलाया और बोला, याद, मैंने तुम्हें उन छोटी चीज के बारे में बताया था। उन्हें बढ़ने और रिप्रोड्यूस करने के लिए सोना पड़ता है। और आखिर में क्लेन का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने पूछा, में क्या हुआ? सिचुएशन इतनी अजीब कि एंडरसन, जो बाकी लोगों को अपने पुराने शिकार के किस्से सुना रहा था, वो भी चुप होकर इधर आ गया। फ्रैंक ने ऊपर देखा और एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, उन्होंने अभी अभी एक बड़े पैमाने पर रिप्रोडक्शन किया है और उनमें म्यूटेशन भी हो गया है, और ये एक चमत्कार है। क्लेन को लगा कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है। उसने पूछा, वो कहाँ गए? क्या वो अभी भी तुम्हारी लैब में हैं? फ्रैंक ने अपना हाथ डेक पर मारा और कहा, वो अंदर घुस गए हैं और लगता है उन्होंने पूरे फ्यूचर शिप को ही रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। और जैसे ही उसने डेक पर मारा, वहां से दूध जैसा कुछ फव्वारे की तरह निकला और सीधा फ्रैंक के मुंह पर गिरा। उसने उसे चाटकर खुशी से कहा, फ्यूचर ने दूध दिया है। उसी वक्त शिप के किनारे खड़े पायरेट्स डर से चिल्लाने लगे, तोपों से दूध निकल रहा है। भाई, ये क्या हो रहा था? ये तो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं था। मतलब मिस्टिसिज्म की भी कोई हद होती है यार। क्लेन का तो चेहरा ही देखने लायक था। वो अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एंडरसन भी मुंह खोले खड़ा था। उसने आदत से अपना पैर जमीन पर पटका और एक और दूध का फव्वारा निकल आया। क्लेन के दिमाग में तुरंत एक खतरा महसूस हुआ। उसने फ्रैंक से सीधे पूछा, तुम्हारी ये छोटी चीजें शिप को इन्फेक्ट करने के बाद क्या वो लोगों को भी इन्फेक्ट करेंगी? ये पूछते हुए अपनी जेबलेब में चला गया था। वो फ्लोटिंग चार्म निकालकर उड़ने की तैयारी में था। फ्रैंक ने सीरियस होकर सोचा और कहा, थ्योरी के हिसाब से हाँ। उसकी बात खत्म होने से पहले ही नीना नाम की एक क्रू मेंबर ने आकर उसे एक जोरदार किक मारी और फ्रैंक दूध के तालाब में जा गिरा। नीना गुस्से में चिल्लाई, क्या तुम अपनी इन मनहूस चीजों को खत्म नहीं करने वाले? फ्रैंक बेचारा अपनी कमर सहलाते हुए बोला,
ठीक है। लेकिन क्लेन को अब किसी पर भरोसा नहीं था। उसने चार्म निकाला और धीरे से बोला, स्टॉर्म। उसे पता था कि फ्रैंक की मुसीबतें और भी बढ़ेंगी, इसलिए इसने पहले ही हवा में उड़ जाना बेहतर समझा। नीली आग ने चार्म को घेरा और तेज हवाओं ने क्लेन को डेक से 4-5 मीटर ऊपर उठा दिया। नीचे फ्रैंक ने एक गहरे हरे रंग के पाउडर की बोतल निकाली और उसे चारों तरफ फैला दिया। पाउडर के डेक को छूते ही उसमें से हरी हरी बेलें निकलने लगीं और तेजी से बढ़ने लगीं। उन बेलों ने सारा दूध और उन छोटी चीजों को सोख लिया और देखते ही पूरी शिप देख एक घने जंगल में बदल गई। सिर्फ 10 सेकंड में पूरा नजारा बदल गया था। फ्रैंक ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया। लेकिन भी उसका चेहरा फिर से बदला। अरे नहीं, इनमें फिर से म्यूटेशन हो गया। उसी वक्त एक पायरेट लड़खड़ते हुए आया और डर से चिल्लाया, मेरे सिर पर एक तरबूज उग रहा है। क्लेन ने देखा, उस पायरेट के सिर से एबे एक तरबूज लगने वाला था। ये कैसा म्यूटेशन था भाई, मतलब हद ही हो गई पागलपन की। एंडरसन चिल्लाया, आसपास के पानी में कुछ गड़बड़ है। हवा में मौजूद क्लेन को भी यही लगा। बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के फ्रैंक के एक्सपेरिमेंट्स में एक साथ इतना बड़ा म्यूटेशन नहीं हो सकता था। तभी कैप्टन के केबिन की खिड़की खुली और कैटलिया वहां दिखाई दी। उन्होंने जादू से अपनी आवाज को बढ़ाकर चिल्लाया, फ्रैंक, सारे एक्सपेरिमेंट्स बंद कर दो। यहां अर्थ मदर की बची हुई ऑरा है। अर्थ मदर? ये सुनकर क्लेन हैरान रह गया। उसकी सारी थ्योरीज की ये जगह गॉड्स का बैटलफील्ड थी, पूरी तरह से पलट गई थी। अर्थ मदर तो लाइफ और नेचर की देवी थी, उनकी और इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? कैटलिया ने एक कलरलेस आग को बेलों पर फेंका और वो बिना किसी को नुक पहुंचाए राख में बदलने लगी। कुछ ही देर में पूरा जंगल गायब हो गया, बस वो पायरेट बचा रह गया जिसके सिर पर तरबूज था। वो बेचारा आगे बढ़ा और गुस्से और उत्सुकता में उसने उस तरबूज को तोड़ दिया, जबकि कैटलिया ने उसे मना भी किया था। तरबूज के 2 टुकड़े हुए और उसके अंदर एक दूधिया सफेद दिमाग जैसी चीज थी जिसके चारों तरफ खून जैसा लिक्विड बह रहा था, और अगले ही पल वो पायरेट वहीं मर गया। कितना खतरनाक और अजीब था ये सब। क्लेन ने एक गहरी सांस ली और वापस डेक पर उतरने की तैयारी करने लगा, और ठीक उसी पल जैसे ही लगा कि सब शांत हो गया है, उसने देखा कि समंदर की सतह से एक विशाल हाथ बाहर निकला और उसने सीधा फ्यूचर शिप पर हमला कर दिया। उस हाथ की 5 उंगलियां लंबी थीं और पूरा हाथ सूखा रेगिस्तान जैसा ग्रे ब्लैक कलर का था। क्लेन ये देखकर चुपचाप एक गहरी सांस खींचता है और उसकी न एंडरसन हुड पर जाती हैं। इसी बंदे ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब से वो शिप पर आया है कुछ भी नहीं हुआ है। तो भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 657 में आपका स्वागत है, और ये चैप्टर समंदर के बीचों बीच होने वाले एक प्योर कॉस्मिक हॉरर का एपिसोड है। सिचुएशन ये है कि हमारी टीम एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया के शिप द फ्यूचर पर है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक कि वो नहीं आया। अचानक शिप के साइड से एक ब्लैक कलर का हाथ बाहर निकलता है और शिप को पकड़ लेता है। और भाई, ये कोई नॉर्मल हाथ नहीं था, ये इतना बड़ा था कि उसने शिप को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी परछाई दिखने लगती है और फिर क्लेन की आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ सड़ता हुआ हिलता डुलता मांस था। ये मॉन्स्टर ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत लाशों को एक साथ मिलाकर बनाया गया हो। उसके 2 बड़े बड़े हाथों के पीछे सूखी लकड़ी जैसी बाजुएं थीं जो शायद किसी जाइंट की लाश से जुड़ी थीं। उस जाइंट की एक आंख कसकर बंद थी और उसकी गर्दन पर कई और इंसानी सिर चिपके हुए, और उसके नीचे मछलियों के अधूरे स्केल्स, छिपकलियों की बॉडीज और इंसानों की मुड़ी तुड़ी लाशें थीं, लेयर पर लेयर, एक तैरते हुए आइलैंड की तरह। मतलब इमेजिन करो एक चलता फिरता लाशों का पहाड़ जो तुम्हारे शिप पर अटैक कर रहा है। ये सीन पढ़ते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। और सिर्फ दिखना ही नहीं, और उस मॉन्स्टर से एक पीले हरे रंग की गैस भी निकल रही थी जो जहरीली थी। उस गैस की स्मेल से ही शिप के सारे सेलर्स बुरी तरह खांसने लगे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ये देखकर हमारा फ्रैंकली, जो हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहता है, तुरंत अपने बेल्ट से मटेरियल निकालकर अपनी बियॉर पावर यूज करने वाला था। लेकिन तभी केटिया की आवाज उसके कानों में गूंजती है, फ्रैंक रुको। वो उसे सेलर्स को कमांड करने और शिप के सेल्स एडजस्ट करने में मदद करने के लिए कहती है। फ्रैंक कंफ्यूज होकर पूछता है क्यों, और यहीं पर इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड बिल्डिंग फैक्ट सामने आता है। कैटलिया बताती हैं कि इस एरिया में अर्थ मदर की अथॉरिटी से जुड़ी कोई भी सुपरनेचुरल पावर म्यूटेट हो जाएगी, मतलब बदल जाएगी। अब सोचो, फ्रैंक की पावर अर्थ मदर पाथवे की है। अगर वो उसे यूज करता तो शायद वो पावर मॉन्स्टर को नुकसान पहुंचाने की जगह उसकी मदद कर देती। ये कितनी खतरनाक बात है कि तुम्हारी अपनी ताकत ही तुम्हारी दुश्मन बन सकती है। ये इस दुनिया के रूल्स को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डरावना बना देता है। कैटलिया ये बोलते बोलते अपने डेस्क पर हाथ रखती है और पूरे शिप द फ्यूचर पर बने हुए सिंबल्स और मैजिक लेबल्स चमकने लगते हैं। पूरा का पूरा शिप तारों के एक समंदर जैसा बन जाता है और ये उस जहरीली गैस को बाहर ही रोक देता है। सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आती है और सारे सेलर्स मिलकर शिप को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस मॉन्स्टर ने शिप को सामने से जकड़ रखा था और पानी के नीचे से भी से पकड़ लिया था ताकि वो आगे न बढ़ पाए। ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ अदृश्य पहाड़ खड़े हो गए हों जिन्होंने हवा को भी रोक दिया था। मतलब शिप तो आगे बढ़ सकता था, नहीं हवा की मदद ले सकता था। वो पूरी तरह से ट्रैप हो चुका क्लेन, जो अपने रूम की खिड़की के पास हवा में तैर रहा था, ये सब शांति से देख रहा था। और कमाल की बात यह है कि वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। उसे पता था कि न तो एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया ने
और न ही स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर एंडरसन ने अभी तक अपनी असली ताकत दिखाई है। और फिर वो मन में सोचता है, भाई ये होता है कॉन्फिडेंस। क्लेन का प्लान क्लियर था। वो पहले अपने रूम में जाकर टिंडर नाम का मिस्टिकल आइटम पहनेगा। ये क्रीपिंग हंगर से बेहतर ऑप्शन था क्योंकि आसपास कोई खाना नहीं था। लेकिन टिंडर का एक नेगेटिव इफेक्ट था, वो आपके पास मौजूद कोई भी चीज गायब कर सकता था। तो क्लेन ने इसके लिए भी एक स्मार्ट प्लान बनाया। एजिक का कॉपर विस्ल और बाकी जरूरी चीजें सूटकेस में रख दी और अपने पास सिर्फ क्रीपिंग हंगर, एक मरलॉक कफलिंक और सी गॉड डोमेन के बहुत सारे चार्म्स थे। उसका लॉजिक सिंपल था, क्योंकि चार्म्स गिनती में सबसे ज्यादा थे तो सबसे ज्यादा चांस था कि टिंडर उन्हीं में से किसी एक को गायब करेगा। और ये चार्म्स बहुत सस्ते थे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी डिटेल्स दिखाती हैं कि क्लेन कितना कैलकुलेटिव और स्मार्ट बन चुका है। वो हर सिचुएशन के लिए पहले से तैयारी करके रखता है। खैर, जब क्लेन ये सब कर रहा था तब बाहर मॉन्स्टर शिप के और करीब आ गया था और उसके करीब आते ही एक और भयानक चीज हुई। डेक पर मौजूद सेलर्स के बाल अचानक तेज से बढ़ने लगे, इतने लंबे कि उनकी कमर तक पहुंच गए। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो बाल जिंदा लग रहे थे और वो अपने ही मालिकों को जकड़ने लगे। जिन लोगों ने अपने सिर मुंडवा रखे थे वो भी नहीं बचे। उनकी नाक के बाल इतनी तेजी से बढ़े कि उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। ये सीन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। अब कैटलिया को समझ आ गया था कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है। उसने अपने हाथ में एक स्क्रॉल निकाला और एक पुराना मंत्र बोला, नंब। एक लाइट ग्रीन कलर की रोशनी स्क्रॉल से निकलकर मॉन्स्टर के हाथ पर लगी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने शिप पर जोर से हमला की, शिप कांप गया और पूरिया की आंखों का पर्पल कलर और भी गहरा हो गया। और इस बार उसने अपनी असली पावर यूज की। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लाई, इम्प्रिजन। उसके चारों तरफ घूम रही तारों की रोशनी उस मॉन्स्टर की तरफ उड़ गई और एक बहुत बड़े ट्रांसपेरेंट एम्बर की तरह उसे कैद कर लिया। मॉन्स्टर अपनी जगह पर जम गया और इसी मौके का इंतजार कर रहा था एंडरसन, द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। उसके हाथ में एक काली शॉर्ट स्वॉर्ड आ गई और उसकी पूरी बॉडी पर सफेद आग की लपटें जलने लगीं। वो आग की लपटें शिप से कूदी और सीधे उस लाशों के ढेर पर जा गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ और जेंडरसन वापस डेक पर कूदा तो वो विशाल मॉन्स्टर पूरी तरह से जम चुका था, जैसे उसकी सारी जान निकल गई हो। फिर क्रैक की आवाजों के साथ उसकी बॉडी पर गहरी दरारें पड़ने लगी और एक ही सेकंड में वो अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। ये देखकर क्लेन भी सोचता है, एक रीपर की ऑफेंसिव सच में बहुत ज्यादा है। सबको लगा कि मॉन्स्टर मर गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन भाई, असली हॉरर तो शुरू होना था। वो जो टूटे हुए टुकड़े थे वो अचानक से जिंदा हो गए और हर टुकड़ा एक नया छोटा मॉन्स्टर बन गया। मतलब उस मॉन्स्टर को मारना नामुमकिन था। तुम उसे जितने टुकड़ों में काटोगे वो उतने ही ज्यादा मॉन्स्टर्स में बदल जाएगा। ये थी उसकी टेरिफाइंग वाइटैलिटी। एक टुकड़ा सीधे कैटलिया की तरह उछला, लेकिन उसके बॉडीगार्ड ब्लडलेस हीथ डॉयल ने उसे बचा लिया। हीथ डॉयल ने अपना मुंह इतना बड़ा खोला कि वो उसकी नाक से लेकर छाती तक फट गया और अंदर मांस का एक घूमता हुआ भंवर बन गया। उस भंवर ने मॉन्स्टर के टुकड़े को अपने अंदर खींच लिया और गायब कर दिया। ये सीन भी काफी ग्रूसम था। अब फाइनली क्लेन की बारी थी। उसने फ्लोटिंग चार्म यूज किया और खिड़की से बाहर हवा में आ गया। उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और अपनी स्पिरिचुअल विजन एक्टिवेट की। उसे दिखा कि मॉन्स्टर के सारे टुकड़े असल में एक ही हैं। उनके अंदर एक कॉमन कनेक्शन है। यही तो वो ढूंढ रहा था। उसने शांति से अपनी मुट्ठी बंद की, जैसे हवा में कुछ पकड़ रहा हो, और अपनी कलाई घुमा दी। अचानक उसने देखा कि मॉन्स्टर से पीले हरे रंग की चमक खिंचकर उसके हाथ में आ गई है। ये उस जहरीली गैस की पावर थी। उसने टिंडर की मदद से मॉन्स्टर की फॉग ऑफ पॉइजन वाली एबिलिटी चुरा ली थी और इसके बदले में उसकी अपनी डैमेज ट्रांसफर वाली पावर गायब हो गई। जैसे ही उसने ये किया, पूरे माहौल पर असर दिखने लगा। वो जहरीली गैस पतली होने लगी और मॉन्स्टर के जो टुकड़े हर जगह फैले होने लगे। उनकी वाइटैलिटी और काले पड़ गई थी। क्लेन के एक ही मूव ने गेम बदल दिया था। लेकिन जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी संभली, एक और शिप वहां पर आता हुआ दिखाई दिया। वो भी एक बड़ा सेल बोट था जिसका कलर डार्क था और उसमें से एक भूतिया हरी रोशनी निकल रही थी। उसके सेल पर एक ट्यूलिप का निशान बना हुआ था। ये एडमिरल हेल लुडवेल का फ्लैगशिप था, द ब्लैक ट्यूलिप। एक और खतरनाक पायरेट एडमिरल। अब सवाल यह था कि वो दोस्त बनकर आया है या दुश्मन, और यहीं पे चैप्टर एक जबरदस्त क्लिफहैंगर पर खत्म हो जाता है। तो भाई, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि फ्यूचर नामक जहाज पर एक अजीब से दैत्य ने हमला कर दिया था और कैटलिया उसे संभालने में व्यस्त थी। अब स्थिति ये थी कि वो लोग पहले से ही एक बड़ी मुसीबत में थे, लेकिन किस्मत कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी समय उन्हें दूर से एक दूसरा जहाज आता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम था द ब्लैक ट्यूलिप। यह नाम सुनते ही क्लेन और खासकर एंडरसन के होश उड़ गए, क्योंकि यह जहाज एडमिरल हेल लडवेल का था। अब यह एडमिरल हेल कोई छोटा मोटा समुद्री डाकू नहीं था, बल्कि 7 समुद्री डाकू एडमिरलों में से एक था, और शायद सबसे खतरनाक भी। उसके सर पर अकेले लोएन साम्राज्य ने 55,000 पाउंड का इनाम रखा था, जो उस समय पर एक बहुत ही बड़ी रकम थी। मतलब आप सोच सकते हो कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी था। यह बंदा अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता था और उसका काम ही था जिंदा लोगों को नर्क भेजना। अफवाहें तो यह भी थी कि उसके पास मृत्यु की एक पुरानी अंगूठी है और उसके संबंध न्यूमिनस एपिस्कोपेट जैसे खतरनाक संगठन से भी हैं। तो एंडरसन का डरना बिल्कुल जायज था, क्योंकि उसे पता था कि एडमिरल हेल जैसा बंदा ऐसे मौके का फायदा जरूर उठाएगा।
वो सोचेगा कि फ्यूचर जहाज पहले से ही एक दैत्य से लड़ रहा है। क्यों मैं इन सबको खत्म करके सारा खजाना अपने नाम कर लूं। एंडरसन मन ही मन सोच रहा था कि यार मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। मतलब एक मुसीबत से निकले नहीं कि दूसरी, उससे भी बड़ी मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। इसी बीच क्लेन भी हवा में तैरते उस स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। उसने देखा कि कैटलिया अपने कप्तान के कक्ष पास एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का उपयोग कर रही थी। उसके ब्रोच से एक तेज रोशनी निकल रही थी, जिससे एक सूर्य की माला बन रही थी, जो सूरज की तरह पवित्र भी थी और एक भूत की तरह डरावनी भी। यह सूर्य की माला जाकर उस दैत्य से चिपक गई और दोनों एक दूसरे को खत्म करने लगे। मतलब कैप पूरी तरह से उस दैत्य को संभालने में व्यस्त थी और उसके पास एडमिरल हेल से निपटने का समय नहीं था। अब दृश्य आता है एडमिरल हेल के जहाज ब्लैक ट्यूलिप पर। भाई वो जहाज किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। उस पर कोई जिंदा जहाजी सदस्य नहीं था। सारे काम करने वाले या तो सफेद कंकाल थे या फिर पीले पड़ चुके मुर्दे जो हाथ में तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। हवा में अजीब अजीब सी आत्माएं और भूत घूम रहे थे। पूरे जहाज पर सिर्फ एक ही जिंदा इंसान था और वो था खुद एडमिरल हेल लडवेल। उसने एक बड़ी सी तिकोनी टोपी पहनी थी जिस पर एक खोपड़ी बनी हुई थी और एक चांदी के रंग का मुखौटा पहना हुआ था जिससे उसका चेहरा छुपा हुआ था। उसकी उपस्थिति ही इतनी डरावनी थी कि कोई भी कांप जाए। क्लेन ने अपनी आत्मिक दृष्टि से पुष्टि कर ली कि यह वही बंदा है। एडमिरल हेल ने पहले तो स्थिति को समझने के लिए एक पारदर्शी आंख जैसी चीज भेजी जो शायद आत्माध्यम दूरबीन जैसी शक्ति थी। क्लेन चाहता तो उसे गोली मार सकता था, पर उसने सोचा कि अभी सीधे पंगा लेना ठीक नहीं है, क्या पता वो बिना लड़े ही चला जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एडमिरल हेल ने अपने जहाज को मोड़ा और फ्यूचर जहाज पर तोपों से हमला कर दिया। यह बस एक परीक्षण हमला था ताकि वो सही दूरी का अंदाजा लगा सके, इससे पहले कि क्लेन अपनी शक्ति का उपयोग करके तोप के गोलों का रास्ता बदलता। एंडरसन ने अपना काम कर दिखाया। भाई वो एक अग्नि विशेषज्ञ था, यानी आग का माहिर। उसने अपने हाथ आगे किए और हवा में नारंगी रंग के अग्नि कोवे बना दिए जिन्होंने जाकर एक एक तोप के गोले को हवा में ही फोड़ दिया। नजारा ऐसा था जैसे आसमान में आतिशबाजी हो रही हो। मुझे कहना पड़ेगा कि एंडरसन की यह शक्ति समुद्र में लड़ाई के लिए एकदम युक्त थी, एक तरह की जादुई मिसाइल रक्षा प्रणाली। जब एडमिरल हेल ने देखा कि तोपों से काम नहीं बन रहा तो उसने अपना असली दांव खेला। उसने अपनी शक्ति से समुद्र के पानी को एकदम काला बना दिया जैसे वो नर्क का दरवाजा हो, और उस काले पानी में से अनगिनत अमर जीव बाहर निकलने लगे। सड़ी हुई लाशें, भूत प्रेत जिनकी आंखें ठंडी आग की तरह जल रही थीं, वो सब एक लहर की तरफ फ्यूचर जहाज की तरफ बढ़ने लगे। यह दृश्य देखकर एंडरसन के भी पसीने छूट गए। वो जानता था कि कैटलिया व्यस्त है और उसे ही इस अमर सेना को रोकना होगा। वो जैसे ही अपनी आग की शक्ति का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ा, उस टेसा को जिससे वो हैरान रह गया। उसने देखा कि जर्मन स्पैरो यानी हमारा क्लेन पीछे मुड़कर अपने कक्ष की तरफ भाग गया। एक पल के लिए एंडरसन को लगा यह डर के भाग गया, यह तो हो ही नहीं सकता। लेकिन भाई क्लेन की योजना कुछ और ही थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। एक सेकंड बाद क्लेन अपने कक्ष से बाहर आया और उसने एक ताबीज सक्रिय किया जिस पर लिखा था तूफान। अचानक तेज हवा का एक बवंडर आया और क्लेन को उड़ाकर सीधे एडमिरल हेल के जहाज द ब्लैक ट्यूलिप की तरफ ले गया। एंडरसन का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वो सोच रहा था कि यह बंदा पागल हो गया है क्या, यह तो आत्महत्या करने जा रहा है। उधर ब्लैक ट्यूलिप पर एडमिरल हेल ने जैसे ही क्लेन को अपनी तरफ आते देखा, उसने अपने सारे भूतों और आत्माओं को क्लेन पर हमला करने का आदेश दे दिया। वो सब चीखते हुए क्लेन की तरफ बढ़े, लेकिन क्लेन के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने शांति से अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी चीज निकाली। वो थी एजिक की तांबे की सीटी, और यहीं पर क्लेन अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने वो सीटी एडमिरल हेल के जहाज के दूसरे कोने में फेंक दी। यह सीटी कोई सामान्य सीटी नहीं थी, इसमें अमर और आत्माओं को अपनी तरफ खींचने की जबरदस्त शक्ति थी। जैसे ही सीटी जहाज पर गिरी, एक सेकंड में पूरा खेल पलट गया। एडमिरल हेल के सारे वफादार मुर्दे, कंकाल और भूत प्रेत जो क्लेन पर हमला करने जा रहे थे, वो सब अचानक रुक गए और बिना एक पल सोचे वो सब अपने मालिक को छोड़कर उस सीटी की तरफ भागने लगे। एडमिरल हेल बस देखता रह गया। उसके सारे सेवकों ने उसे धोखा दे दिया था। अब उस बड़े से जहाज पर वो बिल्कुल अकेला खड़ा था, और ठीक उसी वक्त क्लेन हवा में अपनी टोपी को संभालते हुए एकदम नायक की तरह उसके सामने उतरा। अब स्थिति यह थी, एक तरफ 7 समुद्री डाकू एडमिरलों में से एक एडमिरल हेल और दूसरी तरफ हमारा सन की साहसी जर्मन स्पैरो। एक जबरदस्त आमने सामने की लड़ाई के लिए मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका था। तो कहानी शुरू होती है फ्यूचर शिप पर मौजूद एंडरसन हुड से, जो कि स्ट्रांगेस्ट हंटर के नाम से भी जाना जाता है। वो शिप के किनारे पर हाथ रखकर एक जबरदस्त सीन देख रहा था। उसने देखा कि कैसे समुद्र में मौजूद पूरी की पूरी अनडेड आर्मी यानी कि लाशों और ज़ॉम्बीज की फौज एक लहर की तरह पीछे हट रही थी। ये सारी लाशें ब्लैक ट्यूलिप शिप के पिछले हिस्से की तरफ भाग रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें कमांड दिया हो। और फिर एंडरसन ने देखा कि कैसे गेहरमन स्पैरो यानी हमारा क्लेन आसमान से नीचे उतर रहा है। एक हाथ से अपनी कैप को पकड़े हुए वो सीधा एडमिरल हेल लुडवेल के सामने जाकर लैंड हुआ। अब जरा ये सीन इमेजिन करो, चारों तरफ डार्क रेड और हरी हरी डरावनी लाइटें थीं। बैकग्राउंड में भूत प्रेत, परछाइयां और स्पिरिट वर्ल्ड के अजीबोगरीब जीव घूम रहे थे, और इस सब के बीच में क्लेन की ये एंट्री। एंडरसन के मुंह से बस एक ही वर्ड निकला, कूल। उसने मन ही मन सोचा, जैसा इस क्रेजी एडवेंचरर से उम्मीद थी। लेकिन तभी एंडरसन को कुछ याद आया। उसे याद आया कि गेहरमन ने शिप से कूदने से ठीक पहले उसकी तरह एक चार्म फेंका था, और सिर्फ फेंका ही नहीं था
बल्कि उसे एक्टिवेट करने का मंत्र भी खास तौर पर बोलकर दिखाया था। एंडर ने सोचा, इसका मतलब है कि उसने अपनी नजर नीचे की ओर देखा कि उसके पैरों के पास टिन का बना एक चार्म पड़ा हुआ है। ये एक क्लियर सिग्नल था कि क्लेन को उसकी मदद की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी तरफ ब्लैक ट्यूलिप शिप पर क्लेन की बॉडी थोड़ी झुकी हुई थी और उसकी आंखें सीधे अपने दुश्मन लुडवेल पर टिकी थीं। बाहर से देखने पर वो जितना ठंडा और शांत लग रहा, असल में वो उतना ही नर्वस था। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, एंडरसन प्लीज उस चार्म के साथ जल्दी से यहां आ जाओ। अकेले इससे निपटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, शायद बहुत ज्यादा खतरनाक भी। क्लेन को पता था कि कोई रहस्यमयी ताकत उसे और इस पूरे डेक को लगातार देख रही है, और एंडरसन ने भी ड्रीम वर्ल्ड में किसी डोर ओपनर का जिक्र किया था। इन सब वजहों से क्लेन ने बहुत सावधानी से यह फैसला किया कि वो अभी ग्रे फॉग के ऊपर सी गॉड सेप्टर को इस्तेमाल करने के लिए खुद से प्रार्थना नहीं करेगा। उसने खुद को वार्न किया कि जब तक जान पर ना बनाए तब तक वो अपना सबसे ग्रेट किसी के सामने नहीं खोलेगा। उसे भरोसा था कि क्रीपिंग हंगर ग्लव, टिंडर ग्लव, मैजिशियन की पावर्स और सी गॉड डोमेन के चार्म्स की मदद से वो एडमिरल हेल लुडवेल का सामना कर सकता है। और उसके पास एजिक का कॉपर विसल भी तो था, जो डेथ डोमेन से जुड़े अनडेड या स्पिरिट्स को अपनी तरफ खींच सकता था। ये विसल एक पावरफुल स्पिरिट मीडियम के सबसे बड़े हथियार को न्यूट्रलाइज कर सकता था, क्योंकि सीक्वेंस 5 का बियॉन्डर अक्सर अपने दुश्मनों को अपनी अनडेड आर्मी की संख्या से ही डराता और हराता था। लेकिन क्लेन को यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अकेले लुडवेल को हरा सकता है या उसे मार सकता है। पहली बात, ये लड़ाई ब्लैक ट्यूलिप शिप पर हो रही थी, जो कि एडमिरल ऑफ स्टार्स का इलाका था, और कोई भी समझदार इंसान जानता था कि यहां लड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात, लुडवेल इस समय का सबसे सीनियर पायरेट एडमिरल था, जिसके पीछे किंग ऑफ 5 सीज और न्यूमिनस एपिस्कोपेट जैसे दो बड़े फैक्शंस का हाथ था। इसका मतलब था कि उसके पास जो मिस्टिकल आइटम सेल आर्टिफैक्ट्स होंगे वो क्लेन से कम तो बिल्कुल नहीं होंगे, शायद ज्यादा ही होंगे। और सबसे खतरनाक अफवाह तो ये थी कि लुडवेल के पास एंशिएंट डेथ यानी पुराने मृत्यु के देवता की छोड़ी हुई एक अंगूठी थी। इन सब बातों को मिलाकर और ये फैक्ट कि उसका सीक्वेंस भी लुडवेल से कम था, क्लेन के अंदर भी एड्रेनालाइन रश नहीं था। उसे ना तो एक सफल शिकार करने का एक्साइटमेंट था और ना ही एक क्रेजी एडवेंचर का रोल निभाने का मजा आ रहा था, बल्कि वो अंदर से बहुत स्ट्रेस्ड और परेशान था। वो एक पल के लिए भी लापरवाही नहीं कर सकता था। वो बस यही चाहता था कि वो बदकिस्मत स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर एंडरसन जल्दी से उड़कर यहां आ जाए, क्योंकि जब उन जैसे दो लोग एक साथ मिलेंगे तभी उनके पास लुडवेल को हराने या रोकने का थोड़ा सा चांस होगा, जिसने अभी अपनी अनडेड आर्मी खो दी थी। और इससे कैटलिया और उसके पायरेट्स को भी उस अजीब से मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए थोड़ा टाइम और स्पेस मिल जाएगा। जैसे ही ये ख्याल के दिमाग में आया, उसने बिना एक पल गंवाए अपना पहला अटैक लॉन्च कर दिया। उसने टिंडर ग्लव से चुराई हुई फॉग ऑफ पॉइजन की पावर को चारों तरफ फैला दिया, लेकिन उसके दिल में छिपी घबराहट और चिंता को कोई देख सकता था। लुडवेल, जिसने एक अजीब सी तिकोनी टोपी और चांदी का मास्क पहना हुआ था, उसने अपनी बंधी हुई बाई मुट्ठी उठाई, उंगलियां खोलियां अपनी हथेली क्लेन की तरफ कर दी। एक ही पल में शिप का अगला हिस्सा एक भयानक पीले हरे जहरीले धुएं में घिर गया और लुडवेल के ठीक सामने एक इल्यूजन जैसी रोशनी फटी और फिर एक पॉइंटर की तरफ घूमते हुए सिकुड़ने लगा, जिससे एक धुंधले से कांसे के दरवाजे की आउटलाइन बन गई, जिसके दोनों पल्ले खुले हुए थे। वो कांसे का दरवाजा हर तरह के रहस्यमयी पैटर्न से ढका हुआ था और उसमें एक अजीब सा भारीपन और खामोशी थी। एक चरमराने की आवाज के साथ दरवाजा हिला और थोड़ा सा खुल गया। उस दरार के पीछे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, जैसे वो दुनिया की सबसे गहरी और काली रात हो। उस दरवाजे के पीछे के अंधेरे में अनगिनत आंखें छिपी हुई थीं। वो हर जगह थीं, इतनी ज्यादा कि उनके असली शरीर को देख पाना नामुमकिन था। बिना चमड़ी वाले खून से सने हाथ और बच्चों के चेहरे वाले हरे काले बेले बाहर निकलने लगी। हथेलियां, जिनके बीच में दांतों से भरे मुंह थे, दरवाजे के बाहर हर चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं और साथ में चीखने, हैंसने, सिसकमर चिल्लाने की भयानक आवाजें आ रही थीं। इससे एक जबरदस्त सक्शन फोर्स पैदा हुई और अचानक ठंडी हवा के बवंडर उठने लगे जो हड्डियों तक को कंपा रहे थे और हर चीज को उन अजीबोगरीब जीवों और उस कांसे के दरवाजे की दरार की तरफ धकेल रहे थे। क्लेन का फैलाया हुआ जहरीला फॉग तो एक झटके में साफ हो गया और वो खुद भी लड़खा के आगे की तरफ झुक गया। तभी उसके बाएं हाथ का ग्लव तुरंत पिच ब्लैक कलर का हो गया, जिसमें रात का साया और ब्रह्मांड की विशालता दोनों महसूस हो रही थी। क्लेन की भूरी आंखें गहरी हो गईं और उसने अपना बायां हाथ एक तरफ ऐसे फैलाया जैसे वो किसी को इज्जत दे रहा हो, और तभी डेक पर फैली वो भयानक सक्शन फोर्स ने अचानक अपनी डायरेक्शन बदल दी। अब वो शिप के पिछले हिस्से की तरफ भाग रहे स्केलेटन्स और सड़ते हुए जम्बीज को पकड़कर उस दरवाजे की दरार में फेंकने लगी। उन्हें उन हरे काले बच्चों के चेहरे वाले बेलों और खूनी हाथों ने जकड़ लिया और उस कांसे के दरवाजे के पीछे खींच लिया, जहां अनगिनत आंखें इंतजार कर रही थीं। ये पावर थी डिस्टॉर्शन, बैरन ऑफ करप्शन की डिस्टॉर्शन पावर। क्लेन ने उस रहस्यमयी दरवाजे का टारगेट ही बदल दिया था और खुद की जगह लेने के लिए ब्लैक ट्यूलिप पर मौजूद स्केलेटन्स और ज़ॉम्बीज का इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद वो उस जबरदस्त सक्शन फोर्स की बची ताकत से अभी भी प्रभावित हो रहा था। उसके लिए एक कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था, जिससे वो अपनी फुर्ती और तेजी का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा था। उसने जो कैप पहनी थी वो तो पहले ही उस बवंडर में उड़कर हवा में घूम रही थी
और ऐसा लग रहा था जैसे वो भी उन अनडेड जीवों का पीछा कर रही है जिन्हें दरवाजे के अंदर खींचा गया था। तभी एडमिरल हेलुडवेल ने अपना दाहिना हाथ फिर से उठाया और अपनी हथेली फैला दी। उसके शरीर का दाहिना ऊपरी हिस्सा तेजी से इल्यूजन जैसा बन गया, जैसे वो किसी भूत या प्रेत का हो। उसकी बांह लगातार लंबी होती गई और एक ही पल में उसने एक अच्छी खासी दूरी तय कर ली और उसकी पीली पड़ चुकी हथेली क्लेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। फूश! बवंडर का शोर अचानक गायब हो गया। क्लेन के कानों में हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें घुसने लगीं, जिससे उसका शरीर सुन्न पड़ गया, जैसे उसका खून जम गया हो। जैसे ही वो पीली हथेली पास आई, क्लेन को लगा जैसे ऊपर किसी भूत या बुरी आत्मा का कब्जा हो गया हो। वो कोई भी असरदार जवाब नहीं दे पा रहा था, बस मौत को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। निराशा में उसे महसूस हुआ कि उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म होती जा रही है। बिना किसी रेजिस्टेंस के लुडवेल की पीली और इल्यूजन जैसी दाहिनी हथेली ने क्लेन को पकड़ा और उसे कुचलकर एक पतले से कागज के पुतले में बदल दिया। वो कागज का पुतला गहरे हरे रंग के जंग जैसे निशानों से ढका हुआ था और जल्द ही उस कभी न रुकने वाले बाउंडर के नीचे वो राख में बदल गया। कांसे के दरवाजे के एक तरफ क्लेन का फिगर फिर से सामने आया। उसके बाएं हाथ का ग्लव अब तक शुद्ध सूरज की रोशनी के रंग में रंग चुका था। उसने तुरंत अपने शरीर को सीधा किया और अपनी बाहें फैला दी। सुनहरी लपटें एक पवित्र काश के स्तंभ के चारों ओर घूमने लगीं, जो आसमान से नीचे उतरा और सीधे उस कांसे के दरवाजे पर जा टकराया जो रहस्यमयी पैटर्न से ढका हुआ था। अचानक सूरज की रोशनी फट पड़ी और वो इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि क्लेन के लिए अपनी आंखें खुली रखना लगभग नामुमकिन हो गया था। और लुडवेल ने जो भयानक दरवाजा बनाया था वो अब कांपने लगा था और थोड़ा धुंधला होने लगा था। यहां तक कि दरवाजे के पीछे से आने वाली असाधारण सक्शन फोर्स भी कमजोर पड़ गई थी और आधे से ज्यादा हरे काले बच्चों के चेहरे वाली बेलें और खूनी हाथ भाप बनकर उड़ गए थे। लेकिन और भी ज्यादा अजीब हाथ और बिगड़े हुए जीव दरवाजे के खुलने से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। जैसे ही क्लेन प्रीस्ट ऑफ लाइट की लाइट ऑफ प्यूरिफिकेशन का इस्तेमाल करके उस कांसे के दरवाजे को और शुद्ध करने वाला था, लुडवेल की पीली हथेली ने बेतहाशा नीचे की ओर वार किया। क्लेन जल्दी से एक तरफ हट गया और वो उस बाउंडर के बचे खुचे असर और आत्मा को चूसने वाली हथेली से बचने के लिए लगातार लुढ़कता रहा। एक बार, दो बार, तीन बार लुढ़कने के बाद उसका शरीर अचानक एक तिरछे एंगल में उछला और इसी बीच क्रीपिंग हंगर पहले ही सोने का बन चुका था। एडमिरल हेल का चांदी का मास्क पहली चीज थी जो क्लेन की आंखों में दिखाई दी, जिसमें उसकी आंखों के सॉकेट में जलती पीली लो भी शामिल थी। इसके बाद उसकी आंखों की गहराई से बिजली के 2 बोल्ट चमके। यह था इंटेरोगेटर का साइकिक पियर्सिंग। ठीक उसी पल लुडवेल की बाई तर्जनी उंगली पर एक काली चौकोर आकार की अंगूठी से हल्की सी चमक निकली। तुरंत ही क्लेन के दिमाग में एक सीन उभा आया। ये एक विशाल सिंहासन था जो इंसानों, एल्व्स, जायंट्स, ड्रैगन, डेमोनिक वुल्फ्स, समुद्री राक्षसों और वैम्पायर्स जैसे जीवों के सड़ते हुए सिरों से बना था। हर तरफ भूत, प्रेत और बुरी आत्माओं के छोटे छोटे पारदर्शी चेहरे थे जो नफरेश और गुस्से से भरे हुए थे। अचानक क्लेन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया हो। भयानक दर्द बिना किसी देरी के उसके दिमाग में भर गया। उसका साइकिक पियर्सिंग केवल अपना असर दिखाने में नाकाम रहा, बल्कि वो उल्टा बढ़कर उसी पर असर कर गया। अगर उसने इससे भी ज्यादा दर्द का अनुभव न किया होता तो क्लेन निश्चित रूप से जमीन पर गिरकर करारा होता और छटपटा रहा होता। लेकिन इसके बावजूद उसने अस्थायी रूप से विरोध करने की अपनी क्षमता खो दी और दर्द से कराहते हुए अपनी कमर झुका ली। इस मौके का फायदा उठाते हुए लुडवेल के मुंह की जगह जो दरार थी उससे एक धीमी भाषा निकली जिसे हम जीवित प्राणी समझ नहीं सकते थे, और आसपास का माहौल तुरंत अंधेरा, धुंधला और इल्यूजन जैसा हो गया। ये लैंग्वेज ऑफ डेथ थी जो नरक और अंडरवर्ल्ड से आई थी। जैसे ही क्लेन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, उसने पाया कि उसकी स्पिरिट बॉडी बेकाबू होकर की ओर तैर रही थी। इंच दर इंच उसके शरीर से अलग हो रही थी और उस कांसे के दरवाजे से आने वाली भयानक सक्शन फोर्स एक आत्मा के लिए एक ऐसी ताकत थी जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। नहीं, ये ठीक नहीं है। जब तक उसकी स्पिरिट बॉडी पूरी तरह से उसके शरीर से बाहर नहीं निकल गई थी। क्लेन ने बड़ी मुश्किल से अपना दाहिना हाथ उठाया और टिंडर पहने हुए अपनी हथेली को फैलाया। अलग अलग चमकदार रोशनी तुरंत आपस में गुंथ गई और उसके सामने उभर आई और वे लगातार बदलती रहीं और तेजी से टिमटिमाती रहीं। बिना किसी झिझक के क्लेन ने एक हल्के सफेद धब्बे को पकड़ा जो एक उदास हरे रंग के साथ घूम रहा था। उसने अपनी कलाई घुमार उसे बाहर निकाल लिया। इस लड़ाई में वो जिस बियॉन्डर पावर को सबसे ज्यादा चुराना चाहता था वो उस कांसे के दरवाजे को बनाने वाली पावर थी, लेकिन वो अपनी सफलता की गारंटी नहीं दे सकता था। वो बस गॉडेस का आशीर्वाद ही ले सकता था। चमकदार रोशनी उड़कर आई और टिंडर में समा गई। हालांकि ये वो बियॉन्डर पावर नहीं थी जिसे क्लेन सबसे ज्यादा चाहता था, लेकिन ये सबसे बुरी भी नहीं थी। लुडवेल के चांदी के मास्क के पीछे का मुंह हिला, लेकिन वो उस सुस्त अजीब भाषा को नहीं बोल पाया जिसे समझना जीवित प्राणियों के बस की बात नहीं थी। और ठीक उसी समय क्लेन ने अपना मुंह खोला। तो भाई, चैप्टर 660 शुरू होता है क्लेन के साथ। वो कुछ ऐसे अजीब, डिस्टॉर्टेड और अनजाने शब्द बोलना शुरू करता है जो किसी के भी समझ से बाहर थे। और जैसे ही वो ये बोलना शुरू करता है, वो जो ब्रॉन्ज डोर से एक खतरनाक तूफान जैसा सक्शन फोर्स आ रहा था वो अचानक से एकदम शांत हो जाता है। मतलब सीन का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया और भी ज्यादा डार्क और ग्लूमी। अब जाकर क्लेन को समझ में आता है कि एडमिरल हेल लुडवेल ने जो पावर यूज की थी उसका असली नाम लैंग्वेज ऑफ डेथ था।
ये एक ऐसी खतरनाक पावर है जो किसी के फ्लैश और ब्लड के प्रोटेक्शन को बाईपास करके सीधा उसकी स्पिरिट बॉडी पर अटैक करती हैं। सोचो ये कितना खतरनाक होगा, मतलब आप फिजिकली कितने भी स्ट्रांग हो, ये अटैक सीधा आपकी आत्मा पर होता है। यह एक स्पिरिट मीडियम की पावर्स का एडवांस्ड वर्जन था जो सिर्फ स्पिरिट से बात करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्हें कमांड करने और गुलाम बनाने तक की ताकत रखता था। सिचुएशन ये थी कि लुडवेल भी इस भाषा को समझ नहीं पा रहा था और वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। उसकी आत्मा, मतलब उसका स्पिरिट बॉडी, एक अनदेखी ताकत से खींचने लगी थी। लिटरली उसकी रूह जिस्म से बाहर आ रही थी। लेकिन ठीक उसी मोमेंट पर लुडवेल के हाथ की इंडेक्स फिंगर में पहनी एक काली स्क्वायर शेप की रिंग चमकने लगती है और उस रिंग की पावर से उसकी आत्मा जो हिस्सा बाहर खिंच गया था वो वापस उसके शरीर में चला जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। मुझे तो लगता है ये रिंग कोई बहुत ही पावरफुल मिस्टिकल आइटम है, वरना ऐसी खतरनाक पावर को रोकना आसान काम नहीं है। बचते ही लुडवेल टाइम वेस्ट नहीं करता। वो तुरंत अपने राइट हैंड से कमर पर लटकी अपनी पतली सी तलवार, जिसे रैपियर कहते हैं, बाहर निकालता है। ये तलवार आयरन ब्लैक कलर की थी और उसकी नोक पर आसपास की लाइट एक डार्क पॉइंट में बदल रही थी। एडमिरल हे एक कदम आगे बढ़ाता है और बिजली की तेजी से क्लेन और अपने बीच की दूरी को कम कर देता है और सीधा अपनी तलवार से हमला बोल देता है। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो जो मिस्टीरियस पैटर्न वाला ब्रॉन्ज डोर था वो गायब नहीं हुआ। लुडवेल के अटैक करने के बाद भी वो अपनी जगह पर खड़ा था, जो मिस शेरॉन की एबिलिटी से काफी अलग था। लेकिन क्लेन भी पूरी तैयारी में था। जैसे ही तलवार उसे भेदने वाली होती है, क्लेन की बॉडी एक कागज के टुकड़े में बदल जाती है। क्लासिक पेपर फिगरीन ट्रिक। वो कागज ऐसा लग रहा था मानो हजारों साल पुराना हो और ब्रॉन्ज डोर से निकले तूफान में वो राख बन गया। और असली क्लेन अंधेरे में से हवा में कूदता है। उसके हाथ में सी गॉड डोमेन के ढेर सारे चार्म्स थे। वो एंशियंट हर्मिस भाषा में चिल्लाता है, स्टॉर्म। और भाई साहब, अचानक से तूफान आ जाता है। नीले रंग के विंड ब्लेड्स और शिप जितनी ऊंची लहरें लुडवेल की तरफ बढ़ने लगती हैं। यहाँ एक फनी बात यह हुई कि क्लेन ने जल्दी में अलग अलग तरह के चार्म्स में फर्क नहीं किया, तो लुडवेल पर अटैक के साथ साथ उसे कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स भी मिल गए, जैसे कि अंडर वाटर ब्रीदिंग, पानी में तेजी से मूव करना और उड़ने की क्षमता, जिसका उस मोमेंट पर कोई यूज ही नहीं था। मतलब ले भाई, अटैक भी ले और साथ में फ्री का पावर अब भी। लुडवेल इन हमलों से घबराता नहीं। वो अपना मुंह खोलता है और एक साइलेंट चीख निकालता है। उसकी चीख से सारे विंड ब्लेड्स और लहरें हवा में ही जम जाती हैं। कमाल का डिफेंस था ये। इसके तुरंत बाद एडमिरल हेल अपना लेफ्ट हैंड उठाता है और उसकी उंगली में वो जो काली स्क्वायर रिंग थी वो बहुत तेज और खतरनाक तरीके से चमकने लगती है और वो जो ब्रॉन्ज डोर था वो अचानक से डबल साइज का हो जाता है और भी बड़ा और खतरनाक। एक भारी चरमराती आवाज के साथ उस दरवाजे का गैप और ज्यादा खुल जाता है और उससे निकलने वाला सक्शन फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब सिचुएशन ये थी, नीले विंड ब्लेड्स, काली समुद्री लहरें और खुद क्लेन भी हवा में उस दरवाजे की तरफ खींचे जा रहे थे। दरवाजे के अंदर से अजीब बेलें और हाथ बाहर निकल रहे थे। पूरा हॉरर सीन बन गया था। क्लेन ने पहले सोचा था कि वो प्रीस्ट ऑफ लाइट की पावर यूज करके इस दरवाजे का सामना करेगा, लेकिन तभी उसे एक चमकता हुआ व्हाइट फायरबॉल अपनी तरह आता हुआ दिखता है। ये फायरबॉल दरवाजे की सक्शन फोर्स की वजह से और भी ज्यादा तेज हो जाता है और सीधा जाकर दरवाजे के गैप से टकराता है। बूम! सफेद आग चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन उस विशाल ब्रॉन्ज डोर को बस एक हल्का सा झटका लगता है और वो थोड़ा डिम हो जाता है। और ये फायरबॉल किसी और ने नहीं बल्कि एंडरसन हुड ने फेंका था। द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर फाइनली आ चुका था। हालांकि वो हवा में उड़ने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, शायद उसकी आदत नहीं थी। जब लुडवेल ऊपर देखता है और इस सीन को समझता है तो उसके सिल्वर मास्क के पीछे जो सफेद आग थी वो 2 बार कांपती हैं। वो क्लियरली शॉक में था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फ्यूचर शिप पर एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया के अलावा 2 और एडमिरल लेवल के पावर हाउस होंगे और उनके पास इतने अच्छे मिस्टिकल आइटम्स भी थे। अब लुडवेल एक ऐसा मूव लेता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अचानक अपना हाथ उठाता है, अपने चेहरे पर लगा सिल्वर मास्क उतार देता है। मास्क के पीछे से भारी पीली सफेद रोशनी निकलती है और उसकी काली रिंग से एक अजीब सी खामोशी चारों ओर फैल जाती है। वो खामोशी ब्रॉन्ज डोर में समा जाती है और उसे डेक से उठाकर हवा में ले आती है। मिस्टीरियस पैटर्न वाला वो दरवाजा उस खामोशी के साथ मिलकर और भी विशाल हो जाता है, लगभग 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा। समुद्र को बेस बनाकर वो दरवाजा ऐसे खड़ा था जैसे किसी दूसरी दुनिया का एंट्रेंस हो, एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। क्रीक! ब्रॉन्ज डोर पूरी तरह से खुल जाता है और उसमें से गहरा अंधेरा बाहर निकलता है जो ब्लैक ट्यूलिप शिप के अगले हिस्से को घेर लेता है। ये देखकर क्लेन समझ जाता है कि लुडवेल भागने की प्लानिंग कर रहा है। वो कितना डिसाइसिव था। उसे जैसे ही लगा कि वो जीत नहीं सकता, उसने तुरंत भागने का फैसला कर लिया। लेकिन क्लेन को अटैक की चिंता नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी टेंशन थी एज़िक की कॉपर विसल जो अभी भी ब्लैक ट्यूलिप पर थी। अब वो विशाल सेल बोट उस अंधेरे की खींच से धीरे धीरे ब्रॉन्ज डोर के अंदर जा रही थी, किसी दूसरी दुनिया में। उसे रोकना लगभग नामुमकिन था, लेकिन क्लेन के पास एक प्लान था। उसने एक माचिस की तीली फेंकी और अपनी उंगलियों से स्नैप किया। वो सीधा शिप के पिछले हिस्से में टेलीपोर्ट हो गया, जहां सारे अनडेड क्रीचर्स उस कॉपर विसल के लिए आपस में लड़ रहे थे। और यहाँ क्लेन की जबरदस्त प्लानिंग काम आई। उसने पहले से ही उस विसल पर कुछ माचिस की तीलियां बांध रखी थीं और किसी भी गड़बड़ से बचने के लिए
उसने विसल पर सन एशिया ऑयल भी लगा दिया था, जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। जैसे ही आग की लपटों में विसल घिरी, क्लेन का फिगर उन्हीं लपटों से बाहर निकला और उसने एजिक की कॉपर विसल को पकड़ लिया। क्या मास्टर प्लान था विसल को वापस पाने का। लेकिन जैसे ही उसने विसल को पकड़ा, अनगिनत अनडेड ट्रांसपेरेंट सड़े हुए और डरावने हाथ उसे पकड़ लेते हैं। क्लेन के पास विसल वाले हाथ को वापस खींचने का भी टाइम नहीं था। उसने तुरंत दोबारा स्नैप किया। एक और माचिस की तीली जो उसने पहले ही हवा में फेंकी थी, उसमें आग लग जाती है। क्लेन का फिगर उन लपटों के बीच फिर से मैटेरियलाइज होता है, लेकिन इस बार उसकी हालत खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और होंठ सफेद थे। इतने सारे अनडेड क्रीचर्स, शैडोज और रैट्स के पकड़ने की वजह से क्लेन को अपनी स्पिरिट बॉडी की गहराई तक ठंड महसूस हो रही थी। वो अपनी बॉडी का कंट्रोल खो देता है और सीधा नीचे सुनहरे रंग के समुद्र में गिर जाता है। जैसे ही ब्लैक ट्यूलिप शिप पूरी तरह से ब्रॉन्ज के पार चली जाती है, वो नर्क जैसा दिखने वाला समुद्र फिर से नॉर्मल हो जाता है। क्लेन कुछ मीटर नीचे डूबता है और कड़वा समुद्री पानी पी लेता है, जिसके बाद आखिरकार उसे होश आता है। वो सोचता है कि शुक्र है मैं पूरी तरह से तैयार था, लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ लगती है। मरलोक कफलिंग पहनने की वजह से उसके पास 10 मिनट तक पानी के अंदर सांस लेने की पैसिव एबिलिटी थी, तो उसे पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। क्लेन अचानक अपना सिर घुमाता है और अपनी कलाई को देखता है और उसे पता चलता है कि उसका नीला कफलिंग वहां नहीं है। वो किसी पॉइंट पर निकर खो गया था, शायद जब अनडेड क्रीचर्स ने उसे पकड़ा था। ये एक बहुत बड़ा लॉस था। टिंडर ने उसे खो दिया। वो कुछ सेकंड्स तक आगे तैरने की कोशिश करता है, फिर रुक जाता है और अपने बचे हुए चार्म्स में से एक को यूज करके खुद को अंडर वाटर ब्रीदिंग की बेयॉन्डर इफेक्ट देता है। ऊपर हवा में एंडरसन हुड यह सब देखकर अपनी जबान से क्लिक की आवाज निकालता है। ये बंदा सच में क्रेजी है, ये सच में पीछा करने की कोशिश कर रहा था। तभी फ्यूचर शिप के ऊपर से स्टारलाइट गिरती है और एक लंबा ब्रिज बन जाता है जो उनकी तरफ बढ़ता है। कैटलिया ने आखिरकार उस ग्रे ब्लैक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। एंडरसन हुड मन ही मन सोचता है, काश एडमिरल हेल ने थोड़ी भी हिचकिचाहट दिखाई होती और इतनी जल्दी नहीं भागता, तो शायद उसे पकड़ जा सकता था। जैसे ही जर्मन स्पैरो यानी क्लेन उड़कर स्टार ब्रिज पर आता है, एंडरसन उसे ग्रीट करने ही वाला था, लेकिन क्लेन का ठंडा और उदास चेहरा देखकर वो चुप हो जाता है। एंडरसन चुपचाप क्लेन को रास्ता देता है और उसे अपने पास से गुजरने देता है। फ्यूचर शिप पर वापस आने बाद को कन्नी भावनाओं को क्रोल करने की कोशिश करता है। तभी फ्रैंकली उसके पास आता है और उसे थम्स अप देता है। तुम सबसे क्रेजी इंसान हो जिससे मैं आज तक मिला हूं। तुमने अकेले ब्लैक ट्यूलिप करने की हिम्मत की और अकेले ही एडमिरल हेल को चैलेंज किया, और तुम जिंदा वापस भी आ गए। क्लेन मन में सोचता है, सॉरी लेकिन क्रेजीनेस के मामले में तुमसे बहुत पीछे हूं। इस एटमॉस्फेयर में जहां बाकी पायरेट्स उसकी तारीफ कर रहे थे, क्लेन अपनी आंखें बंद करता है और उसे महसूस होता है कि उसका फेसलेस पोर्शन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है। इस पूरी लड़ाई और लॉस के बाद फाइनली एक अच्छी चीज हुई थी। तो भाई, पिछले चैप्टर के खतरनाक एक्शन के बाद सिचुएशन थोड़ी सी शांत हुई थी, लेकिन टेंशन अभी भी हवा में थी। फ्रैंकली, जो हमेशा की तरह थोड़ा अजीब है, वो गेहरमन स्पैरो यानी हमारे क्लेन को देखकर मजाक में कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ बीज फेंकने वाला था, लेकिन किस्मत से मैं उतनी दूर फेंक नहीं पाया। ये सुनते ही क्लेन के तो होश उड़ गए। उसके मन में आया, भाई शुक्र है तूने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि जिस जगह पर ब्लैक ट्यूलिप शिप था वहां अर्थ मदर की बची हुई डिवाइन ऑरा थी, और अगर फ्रैंक के बीज वहां पहुंच जाते तो वो म्यूटेट होकर किसी को नहीं छोड़ते, दोस्त दुश्मन सब पर अटैक करते, और उस टाइम पर क्लेन खुद उसी शिप पर था, मतलब वो भी लपेटे में आ जाता। ये तो बाल बाल बचने वाली बात हो गई। क्लेन अपने गेहरमन स्पैरो वाले कैरेक्टर में रहकर कुछ ठंडा सा जवाब देने ही वाला था कि तभी उसकी नजर डेक पर पड़ती है। वहां हीथ डॉयल, जो एक रोज बिशप है, वो परछाइयों से बाहर निकलता है और बुरी तरह से उल्टी करने लगता है। पहले तो वो सिर झुकता है, फिर उसके घुटने जवाब दे जाते हैं और वो डेक पर ही घुटनों के बल बैठ जाता है। और फिर वो जो वोमिट करता है वो नॉर्मल नहीं था, वो एक पीला हरा लिक्विड था जिसके अंदर ग्रे ब्लैक कलर के मांस के टुकड़े थे, और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो टुकड़े अभी भी हिल रहे थे जैसे जिंदा हों। ये सीन देखकर किसी को भी घिना आ जाए, लेकिन क्लेन को घिन आने के साथ साथ अजीब सी राहत भी मिली। उसे डर था कि हीथ डॉयल ने जो खतरनाक चीज खाई थी उससे वो पूरी तरह करप्ट हो गया होगा, लेकिन ये वोमिट देखकर उसे समझ आया कि हीथ ने उस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं किया, बल्कि अपनी बॉडी में आइसोलेट करके बाहर निकाल दिया। क्लेन मन ही मन सोचता है, जैसा कि एक समझदार रोज बिशप से उम्मीद थी, ये पागल नहीं हुआ। ये एक छोटी सी डिटेल है, पर यह दिखाती है कि बियॉन्डर वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए कितना कंट्रोल और समझदारी चाहिए। अब क्लेन जैसे ही उस वोमिट से अपनी नजरें हटाने वाला था, उसके दिमाग में एक जबरदस्त आईडी डार्ट आइडिया। एक उसे याद आता है कि उसके हाथ में जो ग्लव है, क्रिपिंग हंगर, उसे 24 घंटों में एक बार खिलाना पड़ता है, मतलब उसे एक आत्मा खिलानी पड़ती है। और अभी आसपास कोई बाहरी इंसान भी नहीं था, और न ही कोई ऐसा घटिया आदमी था जिसे वो अपना शिकार बना सके। जो पायरेट मरा था उसे भी वो यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि क्रिपिंग हंगर सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि आत्मा को खा जाता है, और ये उसके साथियों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होती। तो क्लेन सोचता है, क्या ये जो मांस के टुकड़े हैं, इन्हें खाने की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? आखिरकार इन टुकड़ों में अर्थ मदर की ऑरा की वजह से जबरदस्त लाइफ फोर्स थी। ये एक तरह से जिंदा लाश की तरह थे।
ये सोचते ही क्लेन 2 कदम आगे बढ़ता है और हीथ डॉयल के पास पहुंच जाता है। वो उस वोमिट को देख नहीं पाता, इसलिए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है, समंदर की तरफ जहां सूरज की रोशनी चमक रही थी। और फिर बिना देखे वो अपना बायां हाथ आगे बढ़ाता है और उस हिलते हुए मांस के टुकड़े कुछ नहीं होता। लेकिन क्रीपिंग हंगर कोई रिएक्शन नहीं देता, उसका मुंह नहीं खुलता। क्लेन समझ जाता है कि ग्लव इसे खाना नहीं चाहता। शायद उसे भी ये चीज घिनौनी लगी। ये थोड़ा फनी भी है कि एक आत्मा खाने वाला ग्लव भी किसी चीज को खाने से मना कर सकता है। क्लेन मन ही मन सोचता है, लगता है अभी के लिए इसे सिर्फ छुपे हुए खतरों से डील करने के लिए ही इस्तेमाल कर पाऊंगा, और अगर दिन खत्म होने तक कोई शिकार नहीं मिला तो इसे ग्रे फॉग के ऊपर ले जाकर ही शांत करना पड़ेगा। इसके बाद एटलिया, जो शिप की कैप्टन है, वो अपने गोल्डन ब्रोथ से एक सनव्रेथ को बुलाती है, जो उन गंदे मांस के टुकड़ों को पूरी तरह से साफ कर देता है। इस पूरी घटना के बाद क्लेन अपने रूम में वापस जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। जैसे ही वो मुड़ता है, एंडरसन हुड, वो बदनसीब शिकारी, अपना मुंह खोलकर कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, क्लेन सीधे बोल देता है, चुप रहो। इस बार क्लेन का गुस्सा जायज था, क्योंकि एंडरसन की वजह से ही उसका मरलोक कफलिंग हो गया था, और अब उसे एंडरसन की शक्ल देखकर ही चिढ़ हो रही थी। वो तो बस एंडरसन को क्रीपिंग हंगर का खाना बनाने से खुद को रोक रहा था। एंडरसन भी बेचारा चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके कहता है, ठीक है, मैं चुपचाप शराब पीता हूँ। क्लेन उसे इग्नोर करके अपने रूम में चला जाकर बाथरूम में जाकर वो एक वाटर क्रिएशन चार्म को एक्टिवेट करता है और पूरा टब साफ पानी से भर लेता है। ठंडे पानी और गर्म धूप से उसे काफी सुकून मिलता है, और फिर वो अपना असली काम शुरू करता है। वो एक पेन और पेपर लेता है, एक डिवाइनेशन स्टेटमेंट लिखता है, मरलोक कफलिंग की लोकेशन 7 बार। इसे दोहराने के बाद वो अपनी आंखें बंद करके सपने में चला जाता है। सपने में उसे एक धुंधली सी दुनिया दिखती है और उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो डेक पर सड़ रहा था, और उसी ज़ॉम्बी की कमर के मांस में उसका ब्लू मरलोक कफलिंग फंसा हुआ था। क्लेन तुरंत समझ जाता है कि कफलिंग अभी भी ब्लैक ट्यूलिप शिप पर ही है। अब यहां से क्लेन की स्ट्रेटेजी शुरू होती है। वो सोचता है, उम्मीद है एडमिरल हेल को ये नहीं मिलेगा, इस तरह मैं इस कफलिंग का इस्तेमाल करके ब्लैक ट्यूलिप की लोकेशन ट्रैक कर सकता हूं, और अगर उसे मिल भी गया तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो कफलिंग को फेंकता नहीं। क्लेन उसे ट्रैक कर सकता है, बस उसे डिवाइनेशन रियल वर्ल्ड की जगह ग्रे फॉग के ऊपर करना होगा। साथ ही वो फैसला करता है कि वो डिवाइनेशन में रुकावट डालने वाले रिचुअल्स भी करेगा, ताकि एडमिरल हेल उसे ट्रैक न कर पाए या उसे श्राप न दे पाए। फिर उसे एडमिरल की वो अंगूठी याद आती है, और उसे शक होता है कि वो पुराने डेथ की कोई चीज हो सकती है। वो मिस्टर अजीक को इस बारे में लेटर लिखने का सोचता है, लेकिन फिर रुक जाता है। वो फैसला करता है कि वो इन खतरनाक पानी और इस शिप को छोड़ने के बाद ही मैसेंजर को बुलाएगा, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ये सब सोचने के बाद क्लेन को एहसास होता है कि इस बार उसे काफी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन शुक्र है कि उसका फ्लेश पोषण पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका है और अब उसे बस मरमेड्स के मिलने का इंतजार करना है। क्लेन फिर डेक पर वापस जाता है और वहां वो देखता है कि एंडरसन एक लकड़ी के बैरल के सहारे बैठा है और उसका चेहरा बहुत उदास है। क्लेन सोचता है, क्या ये सच में अपना वादा निभा रहा है और चुपचाप शराब पी रहा है। तभी एंडरसन ऊपर देख पूछता है, क्या यहाँ की शराब में कोई प्रॉब्लम है। क्लेन सीरियस होकर जवाब देता है। ये सुनकर एंडरसन के पास कोई शब्द नहीं बचता। क्लेन को समझ आता है कि ये बतना अनलकी है कि उसकी बियॉन्डर पावर्स ने भी उसे खराब शराब के बारे में वॉर्न नहीं किया। डेक पर बाकी सेलर्स उस पायरेट के लिए एक छोटी सी प्रार्थना सभा कर रहे थे जो मर गया था। नीना एक प्रीस्ट की तरह सेरेमनी को लीड कर रही थी। आखिर में उस पायरेट की बॉडी को स्क्रॉल की मदद से राख में बदल दिया जाता है। बाकी का दिन ऐसे ही निकल जाता है और फिर एंडरसन क्लेन के पास आकर बताता है कि आगे एक खंडहर को पार करने के बाद लगभग 10 नॉटिकल माइल्स दूर उन्हें मरमेड्स मिल सकती हैं। ये सुनकर क्लेन के मन में एक उम्मीद जगती है फाइनली। लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाला होता है, अचानक आसमान में अंधेरा छा जाता है और दिन की रोशनी गायब हो जाती है। फिर से रात हो जाती है। क्लेन बिना कुछ कहे अपने रूम में जाता है और सो जाता है, और फिर वो खुद को अपने सपने में पाता है। लेकिन इस बार वो उसी लाइब्रेरी वो पिछली बार निकला था, जहां से एक बुक शेल्फ के पास जाता है और तभी उसकी नजर सामने वाली शेल्फ पर पड़ती है। वहां एक ब्लैक कवर वाली किताब रखी थी जिस पर लिखा था रोजेल की नोटबुक 3। ये देखकर क्लेन के तो रोंगटे खड़े हो गए। एम्परर की पूरी डायरी। वो उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था कि उसे वो रहस्यमयी आंखें याद आती हैं जो देख रही थीं, और उसे एहसास होता है कि ये एक जाल हो सकता है। वो खुद को रोकता है और उसकी जगह बुक ऑफ चार्म्स उठा लेता है। वो एक टेबल पर बैठकर उसे पढ़ने लगता है कि तभी उसे लाइब्रेरी के अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। क्लेन तुरंत अलर्ट हो जाता है और धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाता है। सबसे पहले जो चीज उसे दिखती है वो थे एक जोड़ी ब्लैक लेदर के बूट्स। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि क्लेन एक अजीब सी ड्रीम दुनिया में पहुंच गया था जो एक लाइब्रेरी जैसी थी। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से और क्लेन को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जैसे ही वो अपनी नजरें ऊपर उठाता है तो उसे एक लेडी दिखाई दी है जिसका ऑरा ही एकदम पावरफुल था। भाई, उसका पहनावा सुनो। बेज कलर की ट्राउजर्स, ब्लैक लेदर बूट्स और उसके ऊपर एक नी लेंथ स्कर्ट, मतलब एकदम मॉडर्न और स्टाइलिश। क्लेन तो उसे देखकर एक सेकंड के लिए शॉक हो गया, क्योंकि इस दुनिया में चाहे वो लोएन हो या इंटीज, ऐसा स्टाइल किसी ने नहीं देखा था।
उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो वापस अर्थ पर आ गया हो, क्योंकि ये फैशन वहां बहुत कॉमन था। अब क्लेन थोड़ा और ऊपर देखता है और फाइनली उस लेडी का चेहरा उसे नजर आता है। उसके चेस्टनट कलर के लंबे बाल थे और उसकी गहरी नीली आंखें ऐसी थी जैसे उनमें कोई समंदर छिपा हो। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा इंप्रेसिव थी उसकी पर्सनालिटी। उसके हर एक्शन से एक नोबिलिटी झलक रही थी, जैसे वो सालों से एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रही हो। उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि क्लेन को सबकॉन्शियसली अपना सिर झुकाने का मन किया ताकि उसकी नजरों से बच सके। और तो और वो बहुत लंबी भी थी, लगभग उतनी ही जितनी क्लेन मोरेटी की हाइट थी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेसलेस पोर्शन को डाइजेस्ट करने के बाद क्लेन अपनी हाइट और लुक्स को मर्जी से बदल सकता था, तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर, वो लेडी धीरे धीरे चलकर क्लेन के सामने आती है, एक चेयर खींच जाती है और फिर वो कहती है, हम फिर मिल रहे हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसमें इमोशन नहीं था। क्लेन का दिमाग एकदम से घूमने लगता है। उसे लगता है कि ये आवाज तो सुनी सुनी सी लग रही है। और फिर उसकी नजर उस लेडी के ब्लैक लेदर बूट्स पर जाती है और भाई, उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे तुरंत याद आता है कि ये वही डेमीगॉड है जिससे वो पहले 2 बार मिल चुका है। पहली बार जब वो रॉयल म्यूजियम से ब्लैक एम्परर कार्ड चुराने गया था, और दूसरी बार जब वो शर्लॉक मोरियार्टी की आइडेंटिटी में था और एक डेविल डॉग से बचकर भाग रहा था। अब सोचो क्लेन की हालत। वो इस वक्त गेहरमन स्पैरो के भेस में है और सामने वो लेडी है जो उसकी पिछली 2 आइडेंटिटीज के टाइम पर भी मौजूद थी। सिचुएशन की ग्रेविटी देखो। अगर इस लेडी ने उसे पहचान लिया तो उसका पूरा प्लान, उसकी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। तो क्लेन अपने गेहरमन वाले कैरेक्टर में रहते हुए एकदम डेडपैन एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है, हम पहले कभी नहीं मिले। मन ही मन वो खुद को हिम्मत दे रहा था कि क्या हुआ अगर तुम डेमीगॉड हो, जब तक तुम एंजल नहीं हो। मैं इस ड्रीम वर्ल्ड में सी गॉड सेप्टर करके तुमसे लड़ सकता हूं। मतलब भाई, बंदे में एटीट्यूड देखो, डेमीगॉड के सामने भी झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर वो लेडी जो बम फोड़ती है, उससे क्लेन का पूरा सिस्टम हिल जाता है। वो 2 सेकंड तक क्लेन को देखती हैं और फिर कहती हैं, अच्छा ऐसा है क्या मिस्टर हीरो बैंडेड ब्लैक एम्परर। भाई साहब, ये लाइन सुनते ही क्लेन के दिमाग में जैसे बिजली कड़क गई हो। उसके सारे थॉट्स बिखर गए, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। मतलब उसका सबसे बड़ा सीक्रेट, वो आइडेंटिटी जो उसने दुनिया से छुपा रखी थी, इस लेडी को पता थी। उसे कैसे पता कि ब्लैक एम्परर कार्ड उसी ने चुराया था? ये तो इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी क्लेन अपनी एक्टिंग जारी रखता है और कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। पर वो लेडी भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने सीधे सीधे कहा, तुम्हारी गेहरमन स्पैरो की आइडेंटिटी मैंने ही प्रोवाइड करवाई थी। बूम, एक और धमाका। क्लेन का तो सर ही चकरा गया। उसे लगा कि इस लेडी के सामने उसका कोई सीक्रेट है ही नहीं। उसे याद आया कि मिस शेरोन ने बताया था कि उनके सर्कल में कोई है जो हीरो बैंडेड ब्लैक एम्परर की असली पहचान जानना चाहता है, और वो लेडी भी दिखने में बिल्कुल ऐसी ही थी। मतलब इस लेडी ने क्लेन के हर मूव पर नजर रखी हुई थी। ये सीन दिखाता है कि क्लेन जितना भी स्मार्ट और केयरफुल हो, इस दुनिया में उससे भी ऊपर के प्लेयर्स मौजूद हैं जो पूरी गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद लेडी बातों बातों में ये भी बता देती है कि उसे पता है कि कैसे क्लेन ने रोजेल की डायरी से ब्लैक एम्परर कार्ड के बारे में पता लगाया था। ये सुनकर क्लेन और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि रोजेल की डायरी का सीक्रेट तो बहुत कम लोगों को पता था। अब क्लेन समझ जाता है कि वो इस बातचीत में बहुत पैसिव हो रहा है, तो वो खुद सवाल पूछना शुरू करता है। वो पूछता है, क्या तुम वही मिस्टीरियस पर्सन हो जो फ्यूचर शिप पर छिपकर मुझ पर नजर रख रही थी? और वो लेडी फ्रैंकली जवाब देती है, हाँ, क्या तुम क्वीन मिस्टिक हो? और वो लेडी शांति से कहती है, बहुत से लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। भाई, ये रिवील तो नेक्स्ट लेवल था। क्वीन मिस्टिक एक ऐसी पायरेट एडमिरल जिसकी अकेले लोएन किंगडम में 650,000 पाउंड्स की बाउंटी थी। क्लेन तो मन ही मन एक गहरी सांस लेता है। फिर वो फाइनली मुद्दे की बात पूछता है कि आखिर वो उससे चाहती क्या है। तो क्वीन मिस्टिक अपनी डिमांड रखती है। वो चाहती है कि क्लेन उसे एम्परर रोजेल की बनाई हुई भाषा को समझने का तरीका बताए, और बदले में वो उसकी कोई भी रीजनेबल रिक्वेस्ट पूरी कर सकती है। यहाँ तक कि हाई सीक्वेंस बियॉन्डर पोशन के फॉर्मूला भी दे सकती है। और जाते जाते वो क्लेन को एक बहुत ही क्रिप्टिक सा हिंट देती है, तुम्हारी किस्मत होर्नासिस माउंटेन रेंज की मेन पीक पर है। इतना कहकर क्वीन मिस्टिक गायब हो जाती है और क्लेन वापस उस म्यूरल वाले हॉल में पहुंच जाता है, जहां एंडरसन उसे देखकर चौंक जाता है और पूछता है, तुम यहाँ कैसे आ गए? और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ। तो भाई, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्लेन क्वीन मिस्टिक के एक ड्रीम में फंस गया था, और अब वो उस ड्रीम से बाहर गिर चुका है। और जैसे ही वो बाहर आता है, उसके सामने खड़ा होता है एंडरसन हुड, द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। एंडरसन उसे देखते ही पूछता है, अरे तुम कहाँ से आए? अब क्लेन इस सवांग हो जाता है। वो ये थोड़ी बोल सकता था कि भाई, मैं क्वीन मिस्टिक के सपने से गिर गया हूँ। तो वो एकदम कूल एक्ट करता है और बिना कुछ बोले बस अपनी ऊपर की तरफ पॉइंट कर देता है। और कमाल की बात यह है कि एंडरसन ये देखकर सिर हिलाता है और कहता है, ओह, ऐसा है, क्या समझ गया? ये देखकर क्लेन मन में सोचता है, भाई तू क्या समझ गया? मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ये एंडरसन भी ना स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कम और कोई ब्रेकिंग न्यूज का रिपोर्टर ज्यादा लगता है। खैर, क्लेन टॉपिक चेंज करता है और कहता है, मैं अभी अभी किसी से मिला।
इतना सुनते ही एंडरसन एकदम एक्साइटेड और पूछता है, कौन? क्या वो कोई ऐसा है जिसे हम नहीं जानते? क्या वो उस हॉल के अंदर वाले दरवाजे से बाहर आया था? क्लेन उसके एक्साइटमेंट को इग्नोर करता है और सीधे बोलता है, उसने तुम्हारे लिए एक प्रोफेसी भेजी है। एंडरसन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, उसने? क्या प्रोफेसी? क्लेन अपने मन में मजाक करता है कि अगर मैं क्लेन मोरेटी की आइडेंटिटी में होता तो बोल देता, सॉरी यार मैं भूल गया। उसने सिर्फ एक बार ही बोला था, लेकिन वो जर्मन स्पैरो के कैरेक्टर में था, तो उसने एकदम डीप आवाज में कहा, सबसे जानलेवा खतरा अक्सर तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा होता है। ये सुनते ही एंडरसन की सांस अटक जाती है। वो कहता है, भाई ये तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। मैं तो उस बियर पी रहा था और ऑलमोस्ट पागल हो जाता। कौन सोच सकता था कि फ्यूचर शिप पर ज्यादातर शराब में प्रॉब्लम है। फिर वो कुछ सेकंड सोचता है और थोड़ा परेशान होकर पूछता है, बस इतना ही? तुमने कोई डिटेल या कीवर्ड मिस तो नहीं कर दिया? क्लेन समझ जाता है कि ये उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसे पूरी तरह इग्नोर करके हॉल के एंट्रेंस की तरफ चला जाता है। अब जाकर क्लेन को सोचने का टाइम मिलता है। जब वो क्वीन मिस्टिक के सामने था तो उस पर हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर होने का इल्जाम लगाया गया था, जिसकी वजह से वो काफी नर्वस और पैसिव स्टेट में था। उसका पूरा फोकस बस इस क्या जवाब देखना है। उसे सिचुएशन को एनालाइज करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब उसके पास टाइम था। वो सोचना शुरू करता है। सबसे पहला और जरूरी सवाल, क्वीन मिस्टिक को मेरी आइडेंटिटी और रोजेल की डायरी के बारे में असल में कितना पता है? वो याद करता है। क्वीन मिस्टिक को ये लगता है कि मेरे पास रोजेल की बनाई हुई लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने तरीका है, कोई मीन्स, यानी कि मुझे वो लैंग्वेज खुद आती है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत बड़ा प्रूफ है कि क्वीन को ये नहीं पता कि हम दोनों ट्रांसमिग्रेटर्स हैं, मतलब दूसरी दुनिया से आए हैं। फिर वो सोचता है, क्या क्वीन मिस्टिक को ये पता है कि शर्लॉक मोरियार्टी ही जर्मन स्पैरो हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर उसे पता होता तो वो उसे मिस्टर ब्लैम्पर शर्लॉक मोरियार्टी कहकर बुलाती, जो उसके मेंटल डिफेंस पर कई गुना ज्यादा डैमेज करता। तो फिर सवाल ये था कि उसने उसे ढूंढा कैसे? क्लेन लॉजिक लगाना शुरू करता है। उसे पता है कि ब्लैक एम्परर कार्ड हीरो बैंडिट के पास है। फिर किंग ऑफ द 5 सीज नेस्ट, जो खुद ब्लैक एम्परर पाथवे का है, अचानक रोरस्टेड आर्किपेलागो में दिखाई दिया। अब बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स का एक रूल होता है कि सेम पाथवे वाले लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो क्वीन ने गेस किया कि हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर भी शायद बायाम या उसके आसपास के एरिया में हो सकता है। और जो उसने इन्वेस्टिगेट किया तो उसे जर्मन स्पैरो नाम का एक क्रेजी एडवेंचरर मिला, जिसकी एक्टिविटीज का टाइमलाइन हीरो बैंडिट के एक्शन से मैच कर रहा था। और इसी वजह से वो फ्यूचर शिप पर आई, उसे करीब से ऑब्जर्व करने के लिए। ये लॉजिक तो सही लगता है, लेकिन इसमें कोइंसिडेंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन फिर क्लेन सोचता है, क्वीन मिस्टिक जैसी पावरफुल इंसान के लिए किसी भी जरूरी क्लू पर शक करना नॉर्मल है, भले ही वो बाद में गलत निकले। मुझे लगता है ये एक अच्छी आदत है, बस थोड़ी थका देने वाली है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और थॉट आता है। एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया, जब जर्मन स्पैरो उसके शिप पर आया था तो उसने बहुत ज्यादा दिखावा किया था, जैसे वो पूरी दुनिया को बताना चाहती हो कि ये क्रेजी एडवेंचरर उसके साथ काम कर रहा है। शायद वो किसी को क्लू दे रही थी। और बाद में जब क्वीन मिस्टिक आई तो उसने कैटलिया से जर्मन स्पैरो के बारे में पता कर लिया होगा। इसका मतलब क्वीन मिस्टिक सिर्फ तुक्का नहीं मार रही थी, वो काफी हद तक श्योर थी। हाय, जिंदगी में लो प्रोफाइल रहना ही सबसे अच्छा है। खैर, शुक्र है कि मेरी एक्टिंग अब खत्म हो गई है। अब मैं जर्मन स्पैरो की आइडेंटिटी को कुछ टाइम के लिए गायब कर सकता हूँ। ये सब सोचने के बाद क्लेन को काफी हद तक प्रॉब्लम की जड़ समझ आ जाती है। अब वो सीधा कैटलिया के पास जाता है, जो अभी भी उस ड्रीम वाली दुनिया में है, ताकि उससे सच उगलवा सके। इस पॉइंट पर वो काफी रिलैक्स हो चुका था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि क्वीन मिस्टिक को बस इतना ही पता है कि जर्मन स्पैरो ही हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर है। इससे ज्यादा बड़े सीक्रेट सेफ हैं। और अगर उसने शर्लॉक मोरियार्टी को भी इससे जोड़ लिया तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत पहले से ही क्लेन ने शर्लॉक मोरियार्टी को द वर्ड और द फूल के ब्लेस के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया था। जर्मन स्पैरो तो बस उसी आइडेंटिटी का एक एक्सटेंशन है। वो मन में हंसता है, हा, तुम्हें क्या लगा था मास्क के नीचे एक और मास्क है? ये सोचते हुए वो कैटलिया के पास पहुंचा है और उससे सीधे पूछता है, जब तुम नास में थी तो तुमने शिप को डॉक से कनेक्ट करने के लिए स्टार ब्रिज का दिखावा क्यों किया था? क्या उसके पीछे कोई छिपा हुआ मकसद था? कैटलिया, जो उस वक्त बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी, अपना सिर घुमाकर कहती हैं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। ये सुनकर क्ले एकदम शॉक हो जाता है। उसने सोचा था कि ड्रीम वर्ल्ड में एडमिरल ऑफ स्टार्स एकदम सच बोलेगी, पर उसने ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। 2 सेकंड के सन्नाटे के बाद क्लेन उहा करने की कोशिश करता है, तुम इस तरीके से किसी को ये बताना चाहती थी कि मैं अटेंशन देने लायक हूँ? कैटलिया एक गहरी सांस लेती है और कहती है, हाँ, लगभग ऐसा ही। ये मैंने इसलिए किया ताकि दूसरों को पता चल जाए कि अगर मेरे साथ कुछ सीरियस होता है, मैं अजीब बिहेव करती हूँ, तो तुम पहला क्लू होगे। तो जैसा मैंने सोचा था, क्लेन मन में सोचता है। वो जानता था कि एडमिरल ऑफ स्टार्स ने ये खुद को बचाने के लिए किया था, लेकिन फूल के तौर पर उसे इस हरकत के लिए पनिश तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो इस मैटर पर शरासरी एक्शन नहीं ले सकता, वरना ऐसा लगेगा कि द फूल अपने ब्लेस को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, जो उसकी स्टैंडिंग के लिए अच्छा नहीं होगा।
इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसकी इस गलती को दूसरी गलतियों के साथ जोकर एक साथ पनिशमेंट देगा। जहां तक क्वीन मिस्टिक के ऑफर की बात थी कि वो उसे रोजेल की डायरी पढ़ना सिखा दे, क्लेन ने उसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। अगर उसने क्वीन को चाइनीज सिखा दी तो वो उसके ट्रांसमिग्रेशन और अर्थ के बारे में जान जाएगी, जो बहुत बड़ा खतरा होगा। वो सोचता है कि हाँ, अगर कभी जरूरत पड़ी तो वो डायरी के कुछ जरूरी पेज उसके लिए ट्रांसलेट कर सकता है, वो भी कुछ वर्ड्स बलकर, ताकि वो लैंग्वेज को रिवर्स इंजीनियर न कर पाए। ये सब सोचकर वो कैटलिया से कैजुअली पूछता है, अफवाह है कि तुम्हारी और क्वीन मिस्टिक की लड़ाई हो गई थी, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है। ये सुनते ही कैटलिया का चेहरा बदल जाता है और वो कहती हैं, मेरी क्या हैसियत कि मैं उनसे लड़ाई करूं, मुझे तो बस बैनिश किया गया था। बैनिश। जैसे ही क्लेन आगे कुछ पूछने वाला होता है, अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और वो जाग जाता है। बाहर आसमान को देखकर वो अपने माथे से पसीना पोंछता और धीरे से कहता है, क्या भयानक सपना था। इसके बाद वो बेड से उठता है और वापस डेक पर चला जाता है, मरमेड्स के आने का इंतजार करने के लिए। तो भाई फाइनली वो चैप्टर आ गया जिसका हम सबको इंतजार था। चैप्टर 664 एवरी सेकंड काउंट्स। और यकीन मानो, इस चैप्टर में सच में हर एक सेकंड कीमती था। जैसे ही क्लाइन को मरमेड्स की आवाज सुनाई देती है, उसके अंदर एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट और खुशी भर जाती है। अब सोचो, बेचारा क्लाइन लगभग 4 महीनों से बैक उनसे दूर था और इतने सारे खतरनाक इवेंट्स के बाद वो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया था। यही वो आखिरी शर्त थी जो उसे सीक्वेंस 5 मैरियोनेटिस्ट बनने के लिए पूरी करनी थी। आपको याद होगा कि इस समंदर में आने के बाद से ही क्लाइन का गुस्सा और फ्रेशन बढ़ता जा रहा था और वो बस इस पल का इंतजार कर रहा था। फ्यूचर शिप पर होने वाली अजीब और फनी बातें, रातों में और सपनों में दिखने वाले खतरे, इन सब ने उसे मेंटली बहुत थका दिया था। वो हर एक घंटा बहुत मुश्किल से गुजार रहा था, लेकिन अब फाइनली उसे इन सारे इमोशंस को रिलीज करने का मौका मिल रहा था। क्लाइन एक लंबी सांस लेता है और सीधा अपने केबिन में चला जाता है। वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करता और ना ही खुशी को अपने सिर पर चढ़ने देता है। उसका प्लान एकदम क्लियर था। सबसे पहले उसने एजिक की कॉपर विसल और विल ऑसेप्टिन के पेपर क्रेन को बाहर निकाला ताकि वो क्वीन मिस्टिक की किसी भी तरह की जासूसी को रोक सके। ये एक बहुत स्मार्ट मूव था क्योंकि उसे पता था कि वो हमेशा निगरानी में है। उसके बाद उसने अपना सूटकेस खोला और मैरियोनेटिस्ट पोशन बनाने का सारा सामान अपने डेस्क पर फैला दिया, जैसे कि एंशियंट रेत की बची हुई स्पिरिचुअलिटी, 6 विंग गार्गोयल की आंखें और सोनिया आइलैंड के गोल्डन स्प्रिंग वाला एक मेटेलिक बोतल। सब कुछ सेट करने के बाद वो बाथरूम में गया, दरवाज लॉक किया और अपना रिचुअल शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। उसने ग्रे फॉग के ऊपर जाकर प्रेयर का जवाब देने से पहले खुद को ही समन करने का एक और रिचुअल सेटअप किया। ये क्लाइन के सबसे कूल मूव्स में से एक है। वो खुद को समन करके अपनी स्पिरिट बॉडी को रियल वर्ल्ड में लाता है और फिर टिंडर नाम के ग्लव को अपने साथ मिस्टीरियस स्पेस में ले जाता है। अब आता है इस चैप्टर का सबसे इंटेंस पार्ट। क्लाइन द फूल की सीट पर बैठता है और एक डिवाइनेशन करता है, ये कंफर्म करने के लिए कि आगे वो सच में मरमेड्स की ही हैं, और जवाब हाँ में आता है। अब उसे ऑल ब्लैक आई को प्यूरिफाई करना था, जिसके अंदर ट्रू क्रिएटर का मेंटल करप्शन था, जो कि एक तरह का खतरनाक कर्स है। वो आयरन सिगार केस खोलता है जिसमें वो ऑल ब्लैक आई रखा हुआ था। उसे देखते ही एक खतरनाक मैडनेस वाली फीलिंग आती है, लेकिन वो गहरी नींद में लग रहा था। क्लाइन बहुत सावधानी से टिंडर को अपने दाहिने हाथ में पहनता है और अपनी स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करके ऑल ब्लैक आई में से ट्रू क्रिएटर करप्शन को बाहर निकालता है। ये करप्शन एक आयरन ब्लैक कलर की लाइट जैसा था। जैसे ही वो उस लाइट को टिंडर में एब्सॉर्ब करता है, उसके कानों में एक और डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं और उसके दिमाग में तेज दर्द होता है, लेकिन ग्रेफॉग की पाव से बचा लेती है और सब कुछ शांत हो जाता है। ये सीन दिखाता है कि ट्रू क्रिएटर कितना खतरनाक है और क्लाइन कितना बड़ा रिस्क ले रहा था। बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए वो अपने लेफ्ट हैंड से टिंडर को उतारता है और उसे जमीन पर फेंक देता है जैसे वो कोई कचरा हो। फिर वो प्यूरिफाइड ऑल ब्लैक आई को पकड़ता है और उसे रिचुअल के जरिए वापस रियल वर्ल्ड में बाथरूम के अल्टर पर भेज देता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। अब जब सबसे खतरनाक काम हो चुका था, क्लाइन वापस रियल बनाना शुरू करता है और पोशन बनाकर शिप से एक आयरन पॉट लेता है। उसमें 80 मिलीलीटर सोनिया गोल्डन स्प्रिंग डालता है और फिर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी एक एक करके उसमें डाल देता है। फाइनली पोशन एक पेल गोल्ड कलर का बन जाता है, लेकिन वो इतना हल्का लग रहा था जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। और फिर इस क्रिटिकल मोमेंट पर क्लाइन एकदम शांत हो जाता है। वो उस पिपिललेस ब्लैक आई को उठाता है और पोशन में डाल देता है। उसे पूरा यकीन था कि ट्रू क्रिएटर का करप्शन अब वापस नहीं आया है। ऑल ब्लैक आई के पोशन में जाते ही उसमें से बबल्स निकलने लगते हैं और धीरे धीरे पोशन का रंग पूरी तरह से काला हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस काले लिक्विड के अंदर अनगिनत छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे हों, जो आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। सक्सेसफुली पोशन बनाने के बाद वो उसे एक मेटेलिक बोतल में भरता है और अपनी जेब में रख लेता है। फिर वो जल्दी से बाथरूम में सब कुछ साफ करता है और केबिन से बाहर डेक पर आ जाता है। इस समय फ्यूचर शिप पर लगे सारे सिंबल्स और मैजिकल लेबल्स चमक रहे थे, जो मरमेड्स के गाने के असर को कम कर रहे थे। अफवाहें थीं कि मरमेड्स का गाना इंसानों को पागल कर देता है और वो शिप से कूदकर उनका खाना बन जाते हैं। क्लाइन कैप्टन के केबिन की तरफ देखता है, जहां एडमिरल ऑफ स्टार्स केटलिया खड़ी थी।
शायद उसे वो ड्रीम वाली बात याद आ गई होगी, इसलिए वो क्लाइन को मिक्स एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। क्लाइन शांत चेहरे के साथ कहता है, मुझे एक छोटी बोट चाहिए। केटलिया सरप्राइज नहीं होती और कहती है, पहले से ही तैयार है। उसे याद था कि गेरमन स्पैरो ने शिप हायर करते समय ही बताया था कि उसका मकसद मरमेड्स को खोजना है। जल्द ही क्लाइन फ्यूचर शिप को छोड़कर एक छोटी सी डिंगी में बैठकर समुद्र में आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, मरमेड्स का गाना और भी लाउडर क्लियर होने लगता है और उसे अपने शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है। उसे पता था कि रिचुअल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उसे और भी करीब जाना होगा। वो एक स्टॉर्म चार्म का इस्तेमाल करता है और अपनी बोट को तेजी से आगे बढ़ाता है। कुछ देर बाद मरमेड्स का गाना इतना क्लियर हो जाता है जैसे वो उसके कानों के पास ही गा रही हों, और वो धुन इतनी नशीली थी कि क्लाइन का मन करता है कि बस समंदर में कूद जाए और उस आवाज की तरफ तैरने लगे। वो खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है और देखता है कि आगे कुछ चट्टानों पर बहुत सारी मैठी गाना गा रही हैं। वो देखने में काफी खूबसूरत थीं, लेकिन उनके शरीर का निचला हिस्सा एक बड़ी मछली की पूंछ जैसा था। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है जो मेरे हिसाब से इस चैप्टर का सबसे फनी मोमेंट था। जैसे ही मरमेड्स क्लाइन को अपनी तरफ आते हुए देखती हैं, वो शॉक होकर गाना बंद कर देती हैं और छपाक से पानी में कूदकर भाग जाती हैं। क्लाइन बस हाथ बढ़ाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता रह जाता है। उसके मन में बस यही चल रहा था, अरे रुको, तुम लोग तो इंसानों को अपने गाने से अट्रैक्ट करके खाती हो ना। मैं तो खुद यहाँ आया हूँ, तो भाग क्यों रही हो? मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मतलब हद है। जिन मरमेड से दुनिया डरती हैं वो गेरमन स्पैरो को देखकर भाग गईं। खैर, अच्छी बात ये थी कि कुछ मरमेड्स जो उसकी तरफ पीठ करके बैठी थीं, उन्होंने अपने साथियों को भागते हुए नहीं देखा और वो गाना गाती रहीं। क्लाइन का दिमाग तेजी से चलता है और वो उसी गॉड डोमेन का एक चार्म निकालता है जिससे अंडर वाटर क्रीचर्स के साथ एंटी बढ़ जाती हैं। चार्म के एक्टिवेट होते ही बाकी बची मरमेड्स उसे नोटिस तो करती हैं, लेकिन इस बार वो डरकर भागती नहीं हैं। क्लाइन एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो तुरंत अपनी जेब से मैरियोनेटिस्ट पोशन वाली बोतल निकालता है, ढक्कन खोलता है और उसे एक ही घूंट में पी जाता है। पोशन पीते ही क्लाइन की बॉडी एकदम अकड़ जाती है, जैसे वो पत्थर का बन गया हो। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो टिंगेन में वापस पहुंच गया हो, जब उसे उस अजीब पपेट ने कंट्रोल किया था। उसे लगता है कि छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर के हर सेल में घुस रहे हैं और उसका दिमाग धीरे धीरे अपनी बॉडी से कंट्रोल खो रहा है। लेकिन यही प्लान का हिस्सा था। मरमेड्स का गाना उसके अंदर के इमोशंस को जगाए रखता है और उसे पूरी तरह से पत्थर बनने से रोकता है। उसकी आंखों के सामने ग्रे फॉग छा जाता है और उसे फिर से वो भयानक आवाजें सुनाई देती हैं, हॉर्नेसिस फ्लेग्रिया। लेकिन इस बार ये आवाजें पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग थीं। फिर क्लाइन अपनी प्रेजेंट अपीयरेंस को देखता है। उसकी स्किन ऐसे पपेट जैसी हो गई थी जिसे सालों तक जमीन में दफनाया गया हो, और उसकी स्किन के नीचे मांस के टेंड्रिल्स रेंग रहे थे। वो तुरंत अपने दिमाग में कॉगिटेशन का इस्तेमाल करके खुद को शांत करने की कोशिश करता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान मरमेड्स का गाना उसके कानों में गूंजता रहता है, जिससे उसकी बॉडी धीरे नॉर्मल होने लगती है। और फिर कुछ देर बाद क्लाइन अपनी आंखें खोलता है। उसका शरीर पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। वो एक गहरी सांस लेता है और मन ही मन कहता है, मैं फाइनली सीक्वेंस 5 बन गया। मैं फाइनली एक मैरियोनेटिस्ट बन गया। और यहीं से क्लाइन की पावर एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाती है, जहां वो दूसरों को अपनी कठपुतलियां बना सकता है। तो भाई, फाइनली वो चैप्टर आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। क्लेन ऑफिशियली सीक्वेंस 5 बन चुका है, एक मैरियोनेटिस्ट। और कसम से ये सीक्वेंस इतना डार्क, इतना क्रीपी और इतना पावरफुल है ना कि सुनकर ही दिमाग घूम जाता है। तो सिचुएशन ये थी कि क्लेन ने मरमेड्स की मदद से रिचुअल पूरा किया और अब वो अपनी नई पावर्स को पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे सूरज की रोशनी में चमकता हुआ समुद्र दिखा, लेकिन उसके साथ साथ उसे कुछ और भी दिखा, कुछ ऐसा जो नॉर्मल आंखों से देखना इम्पॉसिबल है। उसे हर चीज से, आसपास की मरमेड्स से, खुद अपनी बॉडी से और पानी के हर हिस्से से अनगिनत पतले पतले काले धागे निकलते हुए दिख रहे थे। ये धागे हर तरफ फैले हुए थे, एकदम एक मकड़ी के जाले की तरह, और कुछ तो इतने लंबे थे कि जैसे ब्रह्मांड के एंड तक जा रहे हों। अब सोचो ये सीन देखने में कितना ट्रिपी और डरावना होगा कि तुम हर जिंदा चीज की आत्मा से जुड़ धागे देख पा रहे हो, और इन्हीं धागों को कहते हैं स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स। ये मैरियोनेटिस्ट की पावर का असली सोर्स है, उसकी सारी शक्तियां इसी पर बेस्ड। तो अब सवाल ये आता है कि इन धागों से क्लेन आखिर कर क्या सकता है। देखो, पहली और सबसे बेसिक पावर है किसी भी छिपे हुए दुश्मन को ढूंढ निकालना, क्योंकि हर जिंदा चीज के ये स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स होते हैं। तो कोई कितना भी इनविजिबल हो जाए या परछाई में छिप जाए, क्लेन उसे इन धागों की मदद से देख सकता है। मतलब डेमोनिस जैसी खतरनाक एनिमीज की छिपने वाली एबिलिटी अब क्लेन के सामने बेकार हो गई थी। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पावर है ना। लेकिन असली गेम तो दूसरी पावर है, इन धागों को कंट्रोल करना। हाँ, तुमने सही सुना। क्लेन अब किसी के भी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को पकड़कर उसे सीधे सीधे कंट्रोल कर सकता है, एकदम एक कठपुतली की तरह। वो जिसके भी धागे पकड़ेगा, उस इंसान का दिमाग स्लो हो जाएगा, उसकी बॉडी अकड़ जाएगी और वो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं पाएगा। ये एक जबरदस्ती वाला कंट्रोल है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है, जब तक कि सामने वाला कोई डेमीगॉड लेवल का बंदा न हो। मतलब सोचो, कोई तुम पर अटैक करने आ रहा है और तुमने बस उसके धागे पकड़े और वो वहीं स्टैच्यू बन गया।
कितना खतरनाक है ये। मेरे हिसाब से ये इस सीक्वेंस की सबसे टेरिफाइंग एबिलिटी, ये तुम्हें फिजिकली नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के लेवल पर कंट्रोल करती हैं। और तीसरी पावर, वो इससे भी ज्यादा डार्क है। अगर क्लेन किसी को कुछ देर तक कंट्रोल करके रखे तो वो उसे हमेशा के लिए अपनी मैरियोनेट यानी अपनी कठपुतली बना सकता है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि मैरियोनेट बनने के बाद भी उस इंसान की सारी पुरानी बियॉन्डर पावर्स वैसी की वैसी ही रहती हैं। मतलब क्लेन अब पर्दे के पीछे छिपकर अपनी मैरियोनेट को लड़ने भेज सकता है और वो मैरियोनेट अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी। और तो और मैरियोनेट अपनी पावर्स यूज करने के लिए अपनी खुद की स्पिरिचुअलिटी खर्च करते, क्लेन की नहीं। तो एक तरह से क्लेन को फ्री में एक पावरफुल फाइटर मिल गया जिसे वो बिना किसी रिस्क के कहीं भी भेज सकता है। ये किसी भी सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक परफेक्ट एबिलिटी है और यही चीज क्लेन को एक असली मास्टरमाइंड बनाती है। लेकिन हाँ, इतनी खतरनाक पावर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये एकदम अनस्टॉपेबल है। पहली बात, किसी को पूरी तरह मैरियोट बनाने में टाइम लगता है। अभी क्लेन को किसी पर शुरुआती कंट्रोल बनाने में लगभग 20 सेकंड्स लगते हैं और इस दौरान टारगेट को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और एक बार शुरुआती कंट्रोल हो गया तो उसे पूरी तरह से अपनी कठपुतली बनाने में 5 मिनट लगते हैं। ये 5 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर इस बीच किसी ने बाहर से दखल दिया तो कंट्रोल टूट सकता है, लेकिन अगर 5 मिनट पूरे हो गए तो गेम ओवर। वो इंसान हमेशा के लिए क्लेन की मैरियोनेट बन जाएगा और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, मतलब उसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता। दूसरी लिमिटेशन है डिस्टेंस की। क्लेन अभी सिर्फ 100 मीटर्स के दायरे में ही स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स देख सकता है और किसी को कंट्रोल करने के लिए उसे टारगेट के 5 मीटर के अंदर जाना पड़ता है और अपनी मैरियोनेट को भी वो 100 मीटर से ज्यादा दूर से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि वो मीलों दूर बैठकर किसी को भी नचा सकता है, उसे एक्शन के करीब रहना ही पड़ेगा। ये सब समझने के बाद क्लेन ने अपनी पावर्स को बंद किया और पास की मरमेड्स को देखा जिन्होंने गाना गाकर उसकी जान बचाई थी। उसने उन्हें एक फ्रेंडली स्माइल दी और जवाब में जब मरमेड्स ने स्माइल किया तो क्लेन के होश उड़ गए। उनके होठों के बीच से भेड़िए जैसे नुकीले खतरनाक दांत दिख रहे थे जिनसे एक चिपचिपा लिक्विड टपक रहा था। भाई, ये सीन इतना अनएक्सेप्टेबल था कि क्लेन को अपनी नजरें हटानी पड़ी। मतलब ऊपर से इतनी सुंदर और अंदर से इतनी भयानक, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था। खैर, वो जल्दी से अपनी नाव लेकर वापस द फ्यूचर नाम के जहाज पर लौट आया। वहां पहुंचते ही उसे मिला एंडरसन हुड, वो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर जो हमेशा मजाक के मूड में रहता है। उसने क्लेन को छेड़ते हुए कहा, तो तुम मरमेड्स को रिचुअल के लिए ढूंढ रहे थे, मुझे लगा तुम्हें कोई इंग्रेडिएंट चाहिए होगा। उसने ये भी कहा कि किसने सोचा था कि गेरमन स्पैरो जैसा आदमी जो एक पायरेट एडमिरल के लेवल पर है वो सिर्फ एक सीक्वेंस 6 था। क्लेन को यह सुनकर इतना गुस्सा आया ना कि एक पल को तो उसका मन किया कि अभी के अभी एंडरसन के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल कर लूं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और उस भड़काने वाले इंसान को इग्नोर करते हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। पर कहानी में एक और ट्विस्ट था। जैसे ही वो कैप्टन के केबिन के पास से गुजरा, दरवाजा अचानक से खुला और सामने खड़ी थी कैप्टन कैटलिया। उसने अपने भारी चश्मे नहीं पहने थे और उसकी डार्क पर्पल आंखों में एक अजीब सी गहराई दिख रही थी, जैसे वो कोई राज जानती हो। उसने क्लेन को एडवांसमेंट के लिए बधाई दी, लेकिन फिर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, जब मैं सपने में थी तो क्या मैंने कुछ कहा था? भाई, ये सवाल सुनकर कोई भी, लेकिन क्लेन तो क्लेन है। उसने एकदम शांत, बिना किसी इमोशन वाले चेहरे से जवाब दिया, तुम्हें पता है कि तुमने क्या कहा था? कैटलिया 2 सेकंड के लिए चुप हो गई और फिर उसने धीरे से कहा, तुमने मुझसे क्वीन मिस्टिक के साथ मेरे रिलेशन के बारे में पूछा था। और ये बोलते हुए उसने आसपास ऐसे देखा जैसे उसे शक हो कि क्वीन मिस्टिक जहाज टिक पर ही तो नहीं है। देखा, स्मार्ट लोगों से बात करना कितना मुश्किल होता है, वो एक सवाल से ही पूरी सिचुएशन का अंदाजा लगा लेते हैं। क्लेन ने बस सिर हिलाया और बिना कुछ और के अपने कमरे में चला गया और पीछे कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी छोड़ गया। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, पूरे जहाज में कैटिया की आवाज गूंजी, वापसी के लिए जहाज तैयार करो। अब क्लेन अपने कमरे में अकेला था और उसने सबसे पहले अपने कुछ पुराने आइटम्स को ठिकाने लगाया। उसने क्रीपिंग हंगर ग्लव को, जो खाने की कमी से और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था, वापस ग्रे फॉग के ऊपर भेज दिया। फिर उसने उस आयरन सिगार केस में रखे टिंडर को भी कबाड़ में फेंक दिया। एक तरह से वो अपने पास को पीछे छोड़ रहा था। इसके बाद वो फिर से ग्रे फॉग के ऊपर उस मिस्टीरियस स्पेस में गया, क्योंकि उसे कुछ कंफर्म करना था। उसे याद था कि वहां पर रोशनी से बनी हुई कुछ सीढ़ियां थीं और उसे शक था कि सीढ़ियों का कनेक्शन उसके सीक्वेंस लेवल से है। और जब वो वहां पहुंचा तो उसका शक यकीन में बदल गया। पहले जहां 4 सीढ़ियां थीं, अब वहां 5 थीं, ठीक उसके सीक्वेंस 5 की तरह। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि ये जगह उसकी पावर के साथ साथ इवॉल्व हो रही है। वो उन सीढ़ियों पर चढ़ा और अब वो उस घने जमे हुए ग्रे फॉग के और भी ज्यादा करीब था। इतना करीब कि उसे लगा बस एक कदम और वो उसके पार पहुंच जाएगा। उसने अनजाने में ऊपर की तरफ देखा और उसे लगा जैसे उसे कुछ दिखाई दे रहा है। और बस यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है, एक जबरदस्त क्लिफहैंगर के साथ कि आखिर उस ग्रे फॉग के पार क्या है। तो भाई, आज हम देखने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का चैप्टर 666, जिसका नाम है आफ्टरनून टाउन। और नाम से ही वाइब आ जाती है कि कुछ बहुत ही डार्क और मिस्टीरियस होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो क्लेन के साथ,
जो हमेशा की तरह ग्रे फॉग के ऊपर वाले मिस्टीरियस स्पेस में है। वहां उसकी नजरें एक अजीब सी चीज पर पड़ती हैं जो लगभग ट्रांसपेरेंट है, जैसे किसी कीड़े का खोल या कारापेस हो। वो चीज कभी कभी सिकुड़कर गायब हो जाती थी और कभी कभी एक इनविजिबल हवा की वजह से उसका आउटलाइन दिखने लगता था और उसके ऊपर उसे डार्क ग्रीन कलर दिखाई देते हैं जो एक अंधेरे जंगल के पेड़ों जैसे लग रहे थे। क्लेन को यह सब देखकर लगता है कि शायद इन चीजों का कनेक्शन उस मिस्टीरियस स्पेस पर और ज्यादा कंट्रोल पाने से है। मतलब सोचो, अगर उसे इस जगह का पूरा कंट्रोल मिल गया तो वो कितना पावरफुल हो जाएगा। खैर, ज्यादा सोचे बिना वो उस जगह से नीचे अपने पैलेस में आता है और फिर वापस रियल वर्ल्ड में अपने बाथरूम में लौट आता है। अब सिचुएशन ये थी कि क्लेन ऑफिशियली एक सीक्वेंस 5 मैरियोनेटिस्ट बन चुका था, यानी डेमिगॉड्स के नीचे वो दुनिया के सबसे खतरनाक और पावरफुल बियॉन्डर्स में से एक था, एक असली पावर हाउस। उसके पास अब वही मिस्टिकल आइटम्स थे जो बैकलैंड में थे, जैसे कि सनब्रोच जिसे वो अपने कोट पर लगा लेता है। लेकिन इतना पावरफुल बनने के बाद भी वो उतना एक्साइटेड या खुश नहीं था जितना होना चाहिए था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, ये तो मेरे बदले के रास्ते का बस एक और स्टेप है, असली मंजिल तो अभी भी बहुत दूर है। तो उसका पूरा फोकस अपने अगले प्लान पर था, मैरियोनेटिस्ट पोशन को पूरी तरह डाइजेस्ट करना और फिर सीक्वेंस 4 का फॉर्मूला और इंग्रेडिएंट्स ढूंढना। और इस काम के लिए वो मिस्टर जिक, विल ओसेप्टिन और एरोडेस से एडवाइस लेने का सोचता है। लेकिन साथ ही वो खुद को ये भी याद दिलाता है कि अगले कुछ दिन थोड़ा रिलैक्स करना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा टेंशन लेने से लूज कंट्रोल होने का खतरा बढ़ सकता है। वो रूम में लगे फुल बॉडी मिरर में खुद को देखता है, 1.8 मीटर लंबा, ब्लैक हेयर, ब्राउन आईज, एकदम काम और कंपोज एक्सप्रेशन के साथ। और अब सीन अचानक शिफ्ट होता है और हम पहुंच जाते हैं सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सप्लोरेशन टीम के पास। बिजली कड़क रही थी और सामने अंधेरे में डूबी हुई बिल्डिंग्स दिख रही थीं। टीम के चीफ डीमन हंटर कॉलिन इलियड, जिनकी पीठ पर 2 तलवारें थीं, आगे इशारा करके कहते हैं, वो रहा आफ्टरनून टाउन। उनके साथ हमारा लिटिल सन डेरिक बर्ग भी था, जिसके हाथ में उसका एक्स ऑफ हरिकेन था। डेरिक ये देखकर थोड़ा हैरान था कि वो लोग इतनी जल्दी पहुंच गए, लेकिन फिर उसे याद आया कि जाइंग्स कोर्ट सिटी ऑफ सिल्वर के पास ही था, तो ये लॉजिकल था। उसने जब आफ्टरनून टाउन को ध्यान से देखा तो वो किताबों में पढ़ी हुई बातों से बिल्कुल अलग था। बुक्स में लिखा था कि ये एक ऐसी जगह थी जहां इंसान और जायंट्स एक साथ रहते थे और यहाँ हमेशा दोपहर जैसी तेज धूप रहती थी, चाहे कोहरा हो या तूफान। लेकिन असल में ये जगह पूरी तरह से डार्क, भारी और बिना किसी जिंदगी के निशान के थी। हर तरफ टूटी फूटी पत्थर की बिल्डिंग्स थीं। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिएटर ने जब इस जमीन को छोड़ा तो यहाँ के मिथ्स को भी छोड़ दिया। टीम बहुत सावधानी से उस टाउन के अंदर घुसती है, क्योंकि चीफ कॉलिन ने वार्निंग दी थी कि अंधेरे में बहुत अजीब मॉन्स्टर्स छिपे हो सकते हैं। डेरिक सोच ही रहा था कि इस जगह के साथ आखिर हुआ क्या होगा कि तभी टीम के एक मेंबर की घबराई हुई आवाज आती है, वहां कुछ है। डेरिक मुड़कर देखता है तो एक 10 मीटर ऊंची पत्थर की बिल्डिंग की दीवार से एक ट्रांसपेरेंट चेहरा बाहर निकल रहा था। उस चेहरे पर अनगिनत क्रैक्स थे जो एक वॉर्टेक्स की तरह घूम रहे थे और उस वॉर्टेक्स के सेंटर में एक आंख या मुंह जैसी चीज थी। उस वॉर्टेक्स से एक जोरदार हरिकेन निकलता है जिसमें लाइट के एरोज की तरह रोशनी थी। बूम बूम बूम, वो एरोज टीम के कुछ मेंबर्स से टकराते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो किसी मोटी दीवार से टकरा रहे हों। कोई असर नहीं होता, क्योंकि सिटी ऑफ सिल्वर के चीफ कॉलिन इलियड घुटनों पर बैठकर अपनी सिल्वर स्वॉर्ड जमीन में गाड़ चुके थे, जिससे उन्होंने टीम को सबसे स्ट्रांग प्रोटेक्शन दे दिया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी टीम मेंबर्स अपने टैक्स लॉन्च कर देते हैं। हरिकेन, आग के गोले, सब कुछ उस मॉन्स्टर पर बरसने लगता है। डेरिक भी होली लाइट समन करता है जो सीधे उस वॉर्टेक्स पर जाकर लगती है। एक जोरदार धमाके के साथ वो पत्थर की दीवार टूट जाती है। वो ट्रांसपेरेंट चेहरा चीखते हुआ बनकर जाता है। लड़ाई तो बहुत आसानी से खत्म हो गई, लेकिन डेरिक बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने टैरो क्लब में मिस्टर हैंगमैन और मिस जस्टिस से बियॉन्डर्स फाइट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा था और उसे ये रियलाइज हुआ कि सिटी ऑफ सिल्वर के पास अटैक पावर तो बहुत है, लेकिन उनके पास दुश्मन को कंट्रोल करने के इफेक्टिव तरीके नहीं हैं। मतलब अगर कोई चालाक मॉन्स्टर आ गया तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। खैर, इसके बाद चीफ सबको 3-4 लोगों के ग्रुप्स में डिवाइड करके अलग अलग एरियाज को सर्च और क्लियर करने का ऑर्डर देते हैं। डेरिक की टीम में 3 लोग थे, वो जोशुआ और हाइम, जिनके साथ वो पहले भी एक मिशन पर जा चुका था। वो तीनों एक तिकोने बैटल फॉर्मेशन में एक गली में घुसते हैं और हर बिल्डिंग को चेक करना शुरू कर देते हैं। वहां उन्हें कोई और मॉन्स्टर नहीं मिलता, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि काउंसिल शायद यहाँ एक कैंप बनाने का प्लान कर रही है और उनका असली टारगेट जायंट किंग्स कोर्ट हो सकता है। ये सुनकर डेरिक हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो लोग समंदर ढूंढने निकले हैं। तभी हाइम एक अंडरग्राउंड चैम्बर के एंट्रेंस की तरफ इशारा करता है और कहता है, चलो यहाँ की सर्च खत्म करते हैं। डेरिक, जिसे रात में देखने की एबिलिटी थी, सबसे पहले उस अंडरग्राउंड चैम्बर में उतरता है। वो जगह काफी बड़ी थी और वहां सूखे हुए खून के निशान थे, जिसकी स्मेल इतने सालों बाद भी आ रही थी। डेरिक को शक होता है कि यहाँ शायद बहुत बहुत पहले कोई सैक्रिफिशियल रिचुअल हुआ करता था। उसे एक पत्थर का टेबल भी दिखता है जो एक ऑल्टर जैसा लग रहा था और उस पर एक कैंडल भी रखी थी, जिससे उसका शक और पक्का हो गया। वो सोचता है आफ्टरनून टाउन के लोग छिपकर यहाँ किसकी पूजा करते थे।
पहले वो जायंट किंग को मानते थे और बाद में उस लॉर्ड को जिसने सब कुछ बनाया। तो फिर ये सीक्रेट रिचुअल किसके लिए था? इन सवालों के साथ डेरिक उस ऑल्टर के पास जाता है और देखता है कि उस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे जो समय के साथ डैमेज हो गए थे। लेकिन ध्यान से देखने पर डेरिक को 3 नाम दिखाई देते हैं। पहला नाम था यूरोबोरस, दूसरा मेडिसी और तीसरा सासरीर। ये नाम पढ़ते ही डेरिक का दिमाग घूम जाता है। उसे मिस्टर फूल से पता चला था कि यूरोबोरस और मेडिसी तो किंग ऑफ एंजल्स हैं, तो क्या सासरीर भी एक किंग ऑफ एंजल्स है? वो इस शॉकिंग डिस्कवरी के बारे में अपने साथियों को बताने के लिए एक्साइटमेंट और डर में पीछे मुड़ता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है उसके होश उड़ जाते हैं। अंडरग्राउंड चैम्बर खाली था, वहां सिर्फ अंधेरा था। हाइम और जोशुआ जो उस ठीक पीछे थे गायब हो चुके थे। वो उस अंधेरे तहखाने में अब बिल्कुल अकेला था। और इसी खतरनाक क्लिफहैंगर पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप 667 में आपका स्वागत है। और ये चैप्टर शुरू होता है एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट के साथ। हमारा डेरिक जो अपने टीममेट्स हाइम और जोशुआ के साथ एक अंडरग्राउंड चैम्बर में था, अचानक नोटिस था है कि वो दोनों गायब हो गए हैं। बस चारों तरफ घना अंधेरा है। अब सोचो, आप एक मिशन पर हो और अचानक आपके दोस्त गायब हो जाए और हर तरफ अंधेरा छा जाए। कोई भी नॉर्मल इंसान तो डर के मारे काम जाएगा, लेकिन डेरिक सिटी ऑफ सिल्वर का बंदा है और उनके लिए अंधेरा मौत का दूसरा नाम है। तो वो डरने के बजाय तुरंत एक्शन लेता है। वो अपने हाथों को जोड़ता है और उसके शरीर से प्योर लाइट निकलने लगती है जो पूरे चैम्बर को रोशन कर देती है। ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाइट को कभी खत्म नहीं होने देना है, 5 सेकंड के लिए भी नहीं। लाइट फैलाने के बाद डेरिक अपनी एक्स ऑफ हरिकेन को कसकर पकड़ता है और आसपास की सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू करता है। और तब वो और अजीब चीज नोटिस करता है। उसके टीममेट्स तो गायब थे ही, लेकिन चैम्बर की दीवारों पर जो पत्थर और काले बालों के गुच्छे थे वो अब खून की तरह एकदम लाल हो चुके थे, जैसे उन पर अभी अभी फ्रेश ब्लड स्प्रे किया गया हो। ये देखकर डेरिक थोड़ा शांत होता है, क्योंकि अपने एक्सप्लोरेशन एक्सपीरियंस से वो एक बात समझ आता है। उसे रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम हाइम या जोशुआ के साथ नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम उसके खुद के साथ है। मतलब वो दोनों गायब नहीं हुए, बल्कि वो खुद किसी और जगह या किसी इल्यूजन में फंस गया है। उसे याद आता है कि उसने बस ऑल्टर के पास जाकर मन ही मन 3 नाम पढ़े थे और उसे लगता है कि शायद उन्हीं नामों में से किसी एक ने इस छुपी हुई पावर को एक्टिवेट कर दिया है। वो सोचता है कि क्या ये एंजल्स के असली नाम थे, लेकिन नॉर्मली तो किसी एंजल को प्रेयर भेजने के लिए उनका पूरा ऑनरिफिक नेम बोलना पड़ता है और रेंज की भी लिमिट होती है। तो फिर सिर्फ मन में नाम सोचने से ऐसा कैसे हो गया? ये सोचते हुए वो वापस उस पत्थर की टेबल यानी ऑल्टर के पास जाता है और वो देखकर हैरान रह जाता है कि उस पर लिखे हुए शब्द और सिंबल्स पहले से कहीं ज्यादा क्लियर और कंप्लीट हो गए थे, जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी बनाया हो। वो शब्द 3 लैंग्वेजेज में लिखे थे, जोटुन, ड्रैगोनीज और एक ऐसी लैंग्वेज जिसे डेरिक पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसे शक था कि ये एंशियंट हर्मीस है। जोटुन और ड्रैगोनीज में लिखा हुआ कंटेंट सेम था। वहां 3 नाम और उनके टाइटल्स लिखे थे, एंजल ऑफ फेट औरोबोरोस, रेड एंजल मेडिसी और डार्क एंजल सेसरेर। और भाई, इन 3 नामों के ठीक नीचे एक ऐसा नाम लिखा था जिसे डेरिक बहुत अच्छी तरह से जानता था, रोज रिडेम्पशन। ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। मतलब डार्क एंजल सेसरेर, एंजल ऑफ फेट और रेड एंजल, ये तीनों रोज रिडेम्पशन के फाउंडर्स थे। ये वही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके बारे में मिस्टर फूल की दुनिया में बात होती थी। डेरिक को यह सोचकर ही ठंड लगने लगती है कि जिस आफ्टरनून टाउन के लोग क्रिएटर को मानते थे, वो असल में छिपकर इन 3 किंग्स ऑफ एंजल्स की भी पूजा करते थे। और शायद यही वजह थी कि क्रिएटर ने जमीन को छोड़ दिया था। खैर, ये सब सोचने के बाद डेरिक जब नजर उठाता है तो दीवारें अभी भी लाल थीं और उसके टीममेट्स का कोई अता पता नहीं था। वो समझ जाता है कि उसे इस जगह के रूट कॉज का पता लगाना होगा कि आखिर वो फंसा कैसे। तो वो एक विशाल कैंडल की तरह अपने शरीर से रोशनी निकालते हुए धीरे धीरे चैम्बर के एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है और ऊपर हॉल में वापस आ जाता है। हॉल बिल्कुल वैसा ही था, डरावना और खामोश, टूटी हुई कुर्सियों के साथ। जब उसे वहां भी कोई नहीं मिलता तो वो खिड़की की तरफ बढ़ता है, ये देखने के लिए कि शायद बाहर उसे अपनी टीम और मेंबर दिख जाएं। और जैसे ही वो खिड़की से बाहर झांकता है, उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर पूरा का पूरा आफ्टरनून टाउन वैसा ही था जैसा वो तबाही से पहले हुआ करता था। हर घर में कैंडल लाइट जल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सारे लोग अभी भी शांति से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये एक परफेक्ट इल्यूजन था जो किसी को भी फंसा सकता था। लेकिन यहीं पर डेरिक अपनी स्मार्टनेस दिखाता है। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में हाइम और जोशुआ डेरिक का इंतजार कर रहे थे। वो आपस में मजाक कर रहे थे कि ये घर जरूर किसी ऐसे इंसान का होगा जिसमें जायंट्स का ब्लड लाइन होगा। और जैसे ही वो डेरिक से ये जोक शेयर करने के लिए मुड़ते हैं, वो देखते हैं कि डेरिक जो ऑल्टर के सामने खड़ा था गायब हो चुका है। एक पल के लिए भी वो गायब हो गया था। उन दोनों के एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो जाते हैं। एक अपनी तलवार उठा लेता है और दूसरा अपने ग्लव्स को एक्टिवेट कर लेता है। वो ऑल्टर के पास जाकर चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता। हाइम को याद आता है कि गायब होने से पहले डेरिक ऑल्टर पर लिखे शब्दों को देख रहा था, तो वो जोशुआ को उन्हें देखने से मना कर देता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो चीफ को बुलाकर लाएंगे, लेकिन जाने से पहले वो एक बहुत ही समझदारी का काम करते हैं। वो ऑल्टर पर बची हुई एक कैंडल को जला देते हैं। ये डेरिक को प्रोटेक्ट करने के लिए था, ताकि वो असली अंधेरे में न फंस जाए।
सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सप्लोरेशन टीम्स ने पहले भी ऐसे एनकाउंटर्स फेस किए थे जहां कोई टीममेट अचानक गायब हो जाता था, लेकिन असल में वो बस किसी पावर से छिप जाता था, और अगर बाकी लोग लालटेन लेकर मदद के लिए चले जाते तो वो बेचारा अंधेरे में ही मारा जाता। तो कैंडल जलाकर वो दोनों बाहर जाते हैं और चीफ को बुलाने के लिए सिग्नल भेजती हैं, और कुछ ही देर में उनके कॉलिन इलियड वहां पहुंच जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, और हाइम उन्हें पूरी सिचुएशन समझाता है। अब वापस आते डेरिक के पास, जो उस डरावने इल्यूजन में फंसा हुआ था। बाहर जलती हुई कैंडल्स और गर्म पीली रोशनी के बावजूद डेरिक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी बर्फीले नर्क में गिर गया हो, लेकिन वो घबराता नहीं है और न ही वो उस अजीब से आफ्टरनून टाउन को एक्सप्लोर करने की गलती करता है। वो जानता था कि ये एक ट्रैप था। उसे जब तक खतरा तुरंत जानलेवा न हो तब तक सिचुएशन उतनी सीरियस नहीं होती, और ऐसी सिचुएशन में जब कुछ समझ ना आए तो उसके पास ही रास्ता था। वो अपना सिर झुकाता है और श्रद्धा से प्रार्थना करना शुरू करता है। द फूल, जो इस युग से बिलोंग नहीं करते, ग्रे फॉग के ऊपर के मिस्टीरियस रूलर, येलो और ब्लैक के किंग जो गुड लक को कंट्रोल करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे क्लेन जो गॉड्स के बैटफील्ड का नजारा एंजॉय कर रहे थे। उन्हें लिटिल सन की प्रेयर मिलती है। वो तुरंत ग्रे फॉग के ऊपर जाते हैं और लिटिल सन को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिम्सन स्टार को टच करते हैं। जैसे ही प्रेयर क्लियर होती है, क्लेन के सामने जो सीन आता है वो उसे शॉक कर देता है। उसने देखा कि लिटिल सन यानी डेरिक के चारों तरफ अजीब अनखा अंधेरा घूम रहा था, और उस अंधेरे में अलग अलग शेप्स की अनगिनत आंखें छिपी हुई थीं जो चुपचाप डेरिक को घूर रही थीं। वो आंखें इतनी ज्यादा थीं कि क्लेन भी हैरान रह गया, और सबसे डरावनी बात यह थी कि लिटिल सन को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। क्लेन समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल इल्यूजन नहीं है, मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। उसे लगता है कि लिटिल सन ने जरूर किसी किंग ऑफ एंजल्स को नाराज कर दिया है, तो वो तुरंत डेरिक को ग्रे फॉग के ऊपर खींचने का फैसला करता है। लेकिन जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे एक जबरदस्त रेजिस्टेंस महसूस होता है, जैसे वो किसी दलदल से कुछ खींच रहा हो। लेकिन सीक्वेंस 5 में एडवांस होने के बाद क्लेन ग्रे फॉग की पावर को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता था। वो अपनी पावर का यूज करता है और आसानी से डेरिक को उस अंधेरे से बाहर निकालकर ग्रे फॉग में ट्रांसपोर्ट कर देता है। और जैसे ही डेरिक ग्रे फॉग पर अपीयर होता है, क्लेन देखता है कि उसके चारों तरफ का वो अजीब अंधेरा और वो सारी आंखें चकनाचूर हो जाती हैं। और ठीक उसी पल रियल वर्ल्ड में चीफ कॉलिन इलियड, हाइम और जोशुआ के साथ उस अंडरग्राउंड चैम्बर में एंटर करते हैं, और वो देखते हैं कि डिम येलो कैंडलाइट के सामने डेरिक बर्ग का फिगर हवा में से धीरे धीरे बन रहा है, बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह। वो अपनी आंखों के सामने उसे वापस मैटेरियलाइज हुए देखते हैं, क्योंकि मिस्टर फूल ने उसे उस खतरनाक यूजन से बचा लिया था। तो चलो भाई, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 668 की शुरुआत होती है ग्रे फॉग के ऊपर उसी शानदार पैलेस से जहां टैरो क्लब की मीटिंग होती है। हमारा लिटिल सन डेरिक बहुत जल्दी मिस्टर फूल को अपने साथ हुए पूरे एनकाउंटर के बारे में बताता है। वो डार्क एंजल सासरिर के बारे में मेंशन करता है, और ये सुनते ही क्लेन का दिमाग घूमने लगता है। वो सोचने लगता है कि यार, ये जो किंग्स ऑफ एंजल्स हैं, जैसे कि सासरिर या मेडिसी, इनके नाम तो जैसे हिस्ट्री से मिटा दिए गए हैं। आज की दुनिया में शायद ही कोई इनके बारे में जानता होगा। अगर लिटिल सन ने फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड में ये सब डिस्कवर न किया होता, या फ्लिन खुद रेड एंजल की इविल स्पिरिट से न मिला होता, तो उसे भी इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि हिस्ट्री के इतने पावरफुल प्लेयर्स को आज कोई जानता तक नहीं। क्लेन के मन में सवाल उठते हैं कि ये डार्क एंजल अभी कंधा है, क्या वो अभी भी रोज रिडेम्पशन का कोई बड़ा मेंबर है? लेकिन क्लेन इन सवालों में ज्यादा डूब नहीं पाता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लिटिल सन उससे कोई ऐसा सवाल न पूछ ले जिसका जवाब उसके पास है ही नहीं। अपनी मिस्ट्री बनाए रखना भी तो जरूरी है ना। तो क्लेन तुरंत अपने थॉट्स को रोकता है और एकदम आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर एक बॉस वाले अंदाज में कहता है, तुम अपनी मुश्किल से आजाद हो चुके हो और तुम्हारे साथी तुम्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। और इतना बोलकर उसने लिटिल सन को कुछ और पूछने का मौका ही नहीं दिया और सीधा कनेक्शन काट दिया। ये क्लेन का स्टाइल है, एकदम पावरफुल और मिस्टीरियस दिखना। उसे लगा कि डेरिक को कोई बहाना बनाने के लिए याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार कोई इंसान मिस्टीरियस तरीके से गायब और फिर वापस आ जाए तो उसके साथ अजीब अजीब चीजें होना तो नॉर्मल ही है ना। दूसरी तरफ डेरिक इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार था कि मिस्टर फूल ने उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उसे डर था कि उस नकली आफ्टरनून टाउन से बचकर निकलने के बाद कहीं वो किसी असली खतरे या मॉन्स्टर का सामना न कर ले। इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपने शरीर पर कंट्रोल वापस चाहता था ताकि वो तैयार रह सके। जैसे ही उसकी चेतना उसके शरीर में लौटती है, डेरिक को होश आने लगता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे एक मोमबत्ती दिखती है जो लगभग खत्म होने वाली थी, और फिर उसका ध्यान जाता है कि उसके चीफ कॉलिन उसके ठीक बगल में खड़े थे और उसके साथी हाइम और जोशुआ 2 कदम पीछे बड़ी सावधानी से उसे घूर रहे थे। ये सीन देखकर डेरिक के मन में आया, ये लोग मुझे कब से ऐसे देख रहे हैं। हालांकि उसने ग्रे फॉग के ऊपर पहले से ही एक कहानी सोच ली थी, फिर भी उसे थोड़ी घबराहट और गिल्ट महसूस हो रहा था। चीफ कॉलिन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उन्होंने नॉर्मल आवाज में पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? अब यहाँ डेरिक ने हैंग्ड मैन की सिखाई हुई एक ट्रिक यूज की। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऐसा लगता कि उसने पहले से ही कोई बहाना रट रखा है।
उसने जानबूझकर कुछ सेकंड का पॉज लिया और फिर ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे वो याद करके कहानी सुना रहा हो। उसने बताया, मैं अंडरग्राउंड चैम्बर में गया और मुझे एक ऑल्टर दिखा। मैं उस पर लिखे शब्दों को पहचानने की कोशिश कर रहा था और मुझे 3 नाम मिले, जिनमें से एक था एंजल ऑफ फेट ओरोबोरस। तभी मेरे लैंटर्न की लाइट बुझ गई और जब मैंने मुड़कर देखा तो हाइम और जोशुआ गायब थे। मैं बाहर गया तो देखा वो अभी भी आफ्टरनून टाउन ही था, लेकिन वहां घरों में मोमबत्तियां जल रही थीं, जैसे वहां कोई रहता हो। मैं डर के मारे वापस अंडरग्राउंड चैम्बर में आ गया और वहां ऑल्टर पर शब्द पूरी तरह से क्लियर थे। वहां 3 एंजल्स के नाम और रोज रिडेम्पशन का जिक्र था। उसके बाद मैं खुद को वापस यहीं पर पाया। उसने जो भी कहा वो सब सच था, बस ये छुपा लिया कि वो वापस कैसे आया। डेरिक को पता था कि वो चीफ से झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए उसने प्लान बनाया था कि अगर ज्यादा सवाल पूछे गए तो वो कंफ्यूज होने की एक्टिंग करेगा। ये सब सोचकर डेरिक के मन में एक आह निकल गई। बाहरी दुनिया सच में कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। सिटी ऑफ सिल्वर में जहां हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड करता है, वहां इस तरह का धोखा देना बहुत मुश्किल था। चीफ कॉलिन ने धीरे से सिर हिलाया और फिर वो खुद उस ऑल्टर के पास गए और वही करने की कोशिश की जो डेरिक ने बताया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डीमन हंटर ने धीरे से कहा, लगता है बची खुची पावर्स ने अपना काम पूरा कर दिया। ये सुनकर डेरिक थोड़ा एम्बेरेस्ड हो गया। अरे मुझे तो कोई बहाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर चीफ ने डेरिक की तरफ मुड़कर पूछा, मेडिसी और सासरीर के टाइटल्स क्या हैं? डेरिक ने ईमानदारी से जवाब दिया, रेड एंजल और डार्क एंजल। कॉलिन ने सिर हिलाया जैसे कुछ सोच रहे हों। कुछ पुरानी किताबों में रेड एंजल का जिक्र है, लेकिन नाम नहीं बताया गया, और डार्क एंजल सासरीर का नाम तो इतिहास से पूरी तरह गायब हो चुका है। जैसे ही डेरिक कुछ और पूछने वाला था, उसे लगा कि चैम्बर में रोशनी कम हो गई है, जैसे बाहर से कोई परछाई अंदर आ रही हो। चीफ ने भी इसे महसूस किया और कहा, चलो अभी के लिए यहां से निकलते हैं। डेरिक ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपने साथियों के पास जाने लगा ताकि एक बैटल फॉर्मेशन बना सकें। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसने देखा कि हाइम और जोशुआ दोनों उससे दूर हट गए थे। वो दोनों उसे शक की निगाहों से देख रहे थे। डेरिक को पता था कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया था कि जो साथी किसी अजीब सिचुएशन से बचकर आए, उस पर तुरंत भरोसा मत करो। और डेरिक ने यह भी साफ साफ नहीं बताया था कि वो उस अजीब जगह से कैसे बच निकला। ये देख डेरिक को बहुत शर्मिंदगी और दुख महसूस हुआ। वो चुपचाप चीफ के पीछे पीछे उस अंडरग्राउंड चैम्बर से बाहर निकल गया। जब वो चारों बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पूरा आफ्टरनून टाउन और भी ज्यादा अंधेरा हो गया था और अलग अलग इमारतों की खिड़कियों से मोमबत्तियों की पीली रोशनी आ रही थी, जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। दूसरी तरफ क्लेन ग्रे फॉग पर ज्यादा देर नहीं रुका और जल्दी से बाथरूम में वापस आ गया। वो मन ही मन सोच रहा था, उम्मीद है लिटिल सन की तरफ अब कोई और झमेला न हो। बार बार बाथरूम आना मेरे लिए अच्छा नहीं है। वो मजाक में सोचता है, जानने वाले तो समझेंगे कि मेरे पास कोई सीक्रेट है, लेकिन जो नहीं जानते वो सोचेंगे कि गेरमैन स्पैरो को ब्लैडर की प्रॉब्लम है। ये तो मेरी इमेज पर धब्बा होगा। फिर वो अपने फ्लेश पोषण के डाइजेशन के बारे में सोचता है और फिर पानी से अपना चेहरा धोकर बाथरूम से बाहर निकलता है। जैसे ही वो अपनी घड़ी निकालने वाला था कि डिनर का टाइम हुआ या नहीं, अचानक उसकी आंखों के अंधेरा छा गया। उसे लगा फिर से रात हो गई। इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। वो मजाक में सोचता है, अगर हमारी किसी मॉन्स्टर से लड़ाई चल रही हो और अचानक रात हो जाए तो क्या होगा? शायद मॉन्स्टर्स को भी सोना पड़ता होगा, वरना वो भी रात में गायब हो जाएंगे। मतलब दोनों पार्टियां सो जाएंगी और सुबह उठकर फिर से लड़ेंगी। ये कैसी कहानी है? ये सोचते सोचते अब्दी से अपने बिस्तर पर चला गया, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही उसके दिमाग में एक सीरियस थॉट आया। यहाँ की रात बहुत खतरनाक है। अगर कोई सोता नहीं है तो वो गायब हो जाता है, और फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड की रात भी उतनी ही खतरनाक है। अगर 5 सेकंड से ज्यादा रोशनी न हो तो इंसान गायब हो जाता है। ये दोनों बातें गिलती जुलती हैं। क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? ये सोचते सोचते क्लेन नींद में चला गया। सपने के बीच में जब उसे थोड़ी होश आई तो उसने महसूस किया कि वो फिर से जगह बदल चुका है। इस बार वो एक सीढ़ी के सामने था और ऊपर से सूरज की रोशनी रंगीन कांच से छनकर आ रही थी, जिससे वो जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्लेन ने एंचास्टिक साइड में देखा और पाया कि क्वीन मिस्टिक सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थीं। क्वीन मिस्टिक ने धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहा, कभी कभी कॉन्फिडेंस भी एक वीकनेस बन जाता है। तुम अपनी उस कॉपर व्हिसल और पर क्रेन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। शायद एक दिन वही तुम्हारे लिए खतरे का कारण बन जाए। ये सुनकर क्लेन थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। क्वीन मिस्टिक ने अपनी बात दोहराई, कभी कभी कॉन्फिडेंस भी एक वीकनेस बन जाता है। कैटेलिया को अपने उस सील्ड आर्टिफैक्ट पर बहुत भरोसा था जो उसने हीथ डॉयल को दिया था। अगर मैं उस जहाज पर नहीं होती तो नीना फ्रैंकली और वो सब मर चुके होते, बस शायद तुम बच जाते। क्लेन ने तुरंत मतलब समझते हुए पूछा, क्या वो सील्ड आर्टिफैक्ट असल में उन आवाजों को ब्लॉक नहीं कर सकता जो इस समंदर में गूंजती हैं? क्या हीथ डॉयल इसीलिए बदल गया? क्वीन मिस्टिक ने सिर हिलाया। नॉर्मल सिचुएशन में वो काम करता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये आवाजें आती कहां से हैं? और क्लेन के जवाब का इंतजार किए बिना उन्होंने खुद ही जवाब दिया, द ट्रू क्रिएटर। तो भाई चैप्टर शुरू होता है क्लेन और क्वीन मिस्टिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन से। क्वीन मिस्टिक एक ऐसी इंफॉर्मेशन देती है जिससे क्लेन के होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि ये जो पानी में अजीब व गरीब आवाजें आ रही हैं वो क्रिएटर की हैं। अब ये सुनते ही क्लेन एकदम शॉक हो जाता है।
लेकिन थोड़ा खुश भी होता है। खुश इसलिए क्योंकि अगर क्वीन मिस्टिक उनके शिप पर न्यायी होती तो उनके साथ जो रोज बिशप पाथवे का बेओंडर था हीथ डोयल, वो पक्का पागल हो जाता, क्योंकि उसके पाथवे का जो गॉड है सीक्वेंस 0 वो ट्रू क्रिएटर ही है। तो उसके लिए तो ये आवाजें डायरेक्ट कनेक्शन थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि क्वीन मिस्टिक ने उसे बचा लिया, वरना पूरा शिप खतरे में पड़ जाता। लेकिन जो शॉकिंग बात थी वो आवाजों का सोर्स था। क्लेन की थ्योरी तो ये थी कि ये जगह सेकंड एपोक की है, जहां पुराने देवताओं और सिटी ऑफ सिल्वर केटर के बीच लड़ाई हुई थी। पर ट्रू क्रिएटर तो थर्ड एपोक के कैटलिकम के बाद अपीयर हुआ था, तो उसकी आवाजें यहाँ कैसे? मतलब पूरी टाइमलाइन ही गड़बड़ हो रही थी। यहाँ से स्टोरी का मिस्ट्री और भी गहरा हो जाता है। फिर क्लेन का ध्यान जाता है क्वीन मिस्टिक की तरफ। जैसे ही वो उसके पास से गुजरती हैं, क्लेन को उसकी बैग देखकर कुछ जाना पहचाना सा फील होता है, और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है रोजेल मेमोरियल एग्जीबिशन वाला सीन, जहां उसने ब्लेस्फेमी कार्ड्स ढूंढते वक्त सेम ऐसी ही एक फिगर देखी थी। वही अजीब सा ड्रेसिंग स्टाइल, आधा पुराना आधा नया। और फिर क्लेन सारे क्लूज जोड़ने लगता है। क्वीन मिस्टिक, मिस्ट्री प्रायर पाथवे, जिसका सीक्वेंस वो होता है मिस्टिकोलॉजिस्ट, उसका रोजेल की डायरी में इंटरेस्ट और उसका अजीब फैशन सेंस जो अर्थ से इंस्पायर्ड लगता था। ये सब इशारा कर रहा था सिर्फ एक इंसान की तरफ, एम्परर रोजेल की सबसे बड़ी बेटी बर्नाडेट गुस्ताव। ये रेवलेशन बहुत बड़ा था। मतलब क्लेन के सामने एक ऐसी लेजेंडरी फिगर खड़ी थी जिसका नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में था। सिचुएशन ये थी कि अब ये दोनों लेजेंड्स आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे थे। क्वीन मिस्टिक बताती है कि ये जो ड्रीम वर्ल्ड है इसके दो मेन हिस्से हैं। एक तो ये काला क्लोइस्टर यानी बिल्डिंग जिसमें वो लोग हैं, और दूसरा सामने पहाड़ पर जो दिख रहा है वो जायंट किंग्स कोर्ट का प्रोजेक्शन है। भाई ये सुनकर तो मेरे भी गूज बम्प्स आ गए। वही जायंट किंग्स कोर्ट जिसे लिटिल सन और उसकी टीम इतने टाइम से ढूंढ रही थी। क्वीन मिस्टिक आगे बताती है कि उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये फैसाक के ग्रेट ट्वाइलाइट हॉल जैसा दिखता है, और फोर्थ एपोक में रूमर्स थे कि गॉड ऑफ कॉम्बैट एक जिंदा बचा हुआ एंशिएंट जायंट था। अब क्लेन को भी सब समझ आ जाता है, क्योंकि गॉड ऑफ कॉम्बैट का पाथवे जायंट पाथवे ही है। लेकिन अब बारी थी क्लेन की। अपना स्टेटस दिखाने के लिए वो बहुत ही कैजुअली बोलता है, असली जायंट किंग्स कोर्ट तो फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड में है। ये सुनकर क्वीन मिस्टिक भी एक सेकंड के लिए रुक जाती है। क्लेन बेसिकली ये शो ऑफ कर रहा था कि उसके पीछे जो एंटिटी है उसके पास ऐसी सीक्रेट नॉलेज है, और हम सब जानते हैं कि वो एंटिटी वो खुद ही है, द फूल। क्वीन मिस्टिक फेक और बॉम्ब फोड़ती है। वो कहती है कि फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड का रास्ता इसी प्रोजेक्शन के अंदर यानी सामने वाले पहाड़ में ही छुपा हुआ है। अब क्लेन को सारी डॉट्स कनेक्टी हुई दिखती हैं। लिटिल सन की टीम आफ्टरनून टाउन में है। ये जगह ट्रू क्रिएटर की आवाजों से भरी है। यहाँ एवरनाइट, स्टॉर्म जैसे गॉड्स की पावर है। ये सब कैटेक्लिज्म की तरफ इशारा कर रहा था। फिर वो लोग उस काली बिल्डिंग में नीचे उतरते रहते हैं। क्वीन मिस्टिक एक्सप्लेन करती है कि इस बिल्डिंग का हर दरवाजा और हर लेवल इन पानियों में मौजूद किसी न किसी क्रीचर के सपने को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जिस सीढ़ी से वो उतर रहे थे वो न्यूमिनस एपिस्कोपेट के एक अनडाइंग का सपना था, जो यहाँ डेथ के अवशेष ढूंढने आया था और कंट्रोल खो बैठा। इसीलिए एडमिरल हिल भी यहाँ बार बार आता है। फाइनली वो लोग सबसे नीचे पहुंच जाते हैं। वहां एक अजीब पैटर्न्स वाला काला लकड़ी का दरवाजा था। क्वीन मिस्टिक कहती है कि उसे शक है कि इसके अंदर का सपना ही इस पूरी जगह को सस्टेन कर रहा है। ये कहकर वो दरवाजे का हैंडल घुमाती है और उसे खोल देती है। और भाई, दरवाजे के पीछे का सीन माइंड ब्लोइंग था। कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक पूरा समुंदर था। एक सुनहरा समुंदर जिससे इतनी ब्लाइंडिंग रोशनी और अनइमेजिनेबल ऑरा निकल रही थी कि पूरी बिल्डिंग कांपने लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये ड्रीम वर्ल्ड अभी टूट जाएगा। सीन इतना इंटेंस था कि क्वीन मिस्टिक, जो खुद एक इतनी पावरफुल डेमीगॉड है, वो भी डर जाती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। वो कहती है, मैं भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन अपना गेहरमन स्पैरो यानी क्लेन अलग ही स्वैग में था। वो बिल्कुल कामली, जैसे उसे सब पहले से पता हो, बोलता है, इसके अंदर कुछ बचे हुए देवताओं के सपने हैं। टोटल बॉस मूव। उसने ये इसलिए किया ताकि क्वीन मिस्टिक को लगे कि उसके पीछे जो हस्ती वो सब जानती है। अब क्वीन मिस्टिक समझ जाती है कि ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का टाइम है। वो चुपचाप क्लेन को देखती है, जैसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही हो। क्लेन पहले ट्राई करता है और पूछता है, क्या तुम ब्लैक एम्परर कार्ड का एक्टिवेशन इनकांटेशन जानती हो? पर वो मना कर देती है। और फिर क्लेन अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड यूज करता है। वो सीधा उसकी आंखों में एक नाम देखता है, और सिर्फ एक, बर्नाडेट। भाई, उस एक सेकंड के लिए पूरा कॉरिडोर पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। क्वीन मिस्टिक का कंपोजर एकदम से ब्रेक हो जाता है। उसकी नीली आंखें फोकस खो देती हैं। हालांकि वो जल्दी से खुद को वापस ले आती हैं, लेकिन क्लेन को अपना जवाब मिल चुका था। इसके बाद मिस्टिक कुछ नहीं बोलती। वो बस घूमती है, सीढ़ियों की तरफ जाती है और कहती है, सपना खत्म हो रहा है, और वहां से चली जाती है। और चैप्टर का एंड होता है आफ्टरनून टाउन के सीन पर। डेरिक और बाकी लोग देखते हैं कि शहर की बिल्डिंग्स में अचानक से मोमबत्तियां जलने लगती हैं, जैसे शहर जिंदा हो गया हो। उन्हें रियलाइज होता है कि वो रियल वर्ल्ड में है, और ऑल्टर की पावर लीक होने की वजह से चीजें अब बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली हैं। बेसिकली एक नया खतरा उनका इंतजार कर रहा था। तो भाई, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे डेरिक एक बहुत ही अजीब और डरावने आफ्टरनून टाउन में फंस गया था,
जहां सूरज कभी डूबता ही नहीं था। मिस्टर फुल की मदद से वो जैसे तैसे वहां से बाहर तो निकल आया, लेकिन अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। होता है कि वो अजीब सपनों वाला आफ्टरनून टाउन अब रियल वर्ल्ड के आफ्टरनून टाउन में घुसपैठ कर चुका है। मतलब दोनों दुनियाएं एक तरह से मर्ज हो रही हैं और ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। डेरिक को अपने चीफ की बातें सुनकर थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि ये सब क्यों हुआ। उसे लगता है कि जब मिस्टर फूल ने उसे उस अजीब जगह से बाहर खींचा तो शायद उन्होंने अनजाने में कोई बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से उस दूसरी दुनिया की पावर्स रियल वर्ल्ड में लीक होने लगी। और इसी वजह से जब डीमन हंटर कॉलिन इलियड ने वही चीज दोबारा करने की कोशिश की तो वो तुरंत गायब नहीं हुए। अब डेरिक ये सोच ही रहा था कि इस गड़बड़ से आगे क्या क्या हो सकता है। तभी 6 मेंबर काउंसिल के चीफ कॉलिन अपनी बेल्ट से एक पाउच निकालते हैं। उसमें से वो एक चमकने वाला पाउडर निकालते हैं, हवा में बिखेर देते हैं। वो पाउडर अचानक फट जाता है और उससे एक सिल्वर कलर की रोशनी आसमान की तरफ जाती है। इतने अंधेरे माहौल में ये सिग्नल बहुत ही क्लियरली दिख रहा था। डेरिक, हाइम और जोशुआ तीनों को इस सिग्नल का मतलब अच्छे से पता था। इसका मतलब था कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, जहां हो वहीं रुको, दुश्मनों से सावधान रहो और रेस्क्यू का इंतजार करो। ये सिग्नल उन सभी एक्सप्लोरेशन टीम्स के लिए था जो आफ्टरनून टाउन में अलग जगहों पर फैली हुई थीं। चीफ कॉलिन ने बिजली कड़कने के बीच बहुत तेजी से 3 बार ये सिग्नल भेजा। फिर वो डेरिक और बाकी लोगों की तरफ मुड़े और बोले, अब हम बाहर की तरफ सर्च करते हुए बाकी लोगों से मिलेंगे, रास्ते में सावधान रहना। यस चीफ। डेरिक पहले वाली सारी बातें भूल चुका था। अब उसके दिमाग में बस यही था कि वो जल्द से जल्द अपने साथियों की मदद करे। चीफ के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसने टीम के लेफ्ट साइड की पोजीशन ले ली। दूसरी तरफ रेड ग्लव्स वाला जोशुआ था, जिसके हाथ में एक लोहे जैसी काली तलवार थी। टीम के पीछे की तरह द स्ट्रॉन्ग डॉन पैलाडिन हाइम खड़ा था और सबसे आगे लगभग 3 कदम की दूरी पर खुद डीमन हंटर कॉलिन थे। अब माहौल देखो कैसा था। आसमान में बिजली बहुत तेजी से चमक रही थी, जिसकी वजह से पूरा आफ्टरनून टाउन एक पल के लिए रोशन होता और फिर एकदम अंधेरे में डूब जाता। घरों की खिड़कियों से जो मोमबत्ती की रोशनी आ रही थी वो भी एकदम शांत और चुपचाप जल रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन हमारा डेरिक वो नया लड़का नहीं था जो छोटी छोटी बातों से डर जाए। हाँ, वो नर्वस जरूर था, लेकिन उसके हाथ में जो एक्स ऑफ हरिकेन था उसे पकड़ते हुए उसके हाथ पसीज नहीं रहे थे। वो बहुत ही स्किलफुली अपनी नजरें चारों तरफ घुमा रहा था ताकि किसी भी बड़ी मॉन्स्टर निकले तो वो तैयार रहे। एक बार फिर बिजली चमकी और दुनिया वापस अंधेरे में डूब गई। हाइम के हाथ में जो एनिमल हाइड लैंटर्न था उसकी रोशनी फैल तो रही थी, लेकिन उस घने अंधेरे में कुछ खास काम नहीं कर पा रही थी। सच कहूं तो डेरिक की नाइट विजन उससे ज्यादा इफेक्टिव थी। उस लैंटर्न का बस एक ही फायदा था कि वो आसपास के अंधेरे को थोड़ा कम डरावना बना रहा था। तभी अचानक डेरिक को अपनी गर्दन पर एक ठंडी सेंसेशन महसूस हुई, लेकिन वहां तो कोई ठंडी हवा भी नहीं चल रही थी। ये बहुत ही क्रीपी फीलिंग थी। उसने बिना सोचे समझे अपना सिर नहीं घुमाया, ये उसकी ट्रेनिंग थी। इसके बजाय उसने एक कदम तिरछे में लिया, अपनी बॉडी को आधा घुमाया और अपनी आंख के कोने से पीछे देखा। और जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लगभग 2.3 मीटर लंबा हाइम, उसका अपना साथी, एक बहुत ही उदास और खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देख रहा था और उसने अपने हाथ में पकड़ी ब्रॉडस्वॉर्ड से डेरिक पर हमला कर दिया। बैंग! डेरिक ने एक कलाबाजी खाई और उस हमले से बाल बाल बचा। उसे अभी भी उस तलवार से निकली तेज हवा की गूंज सुनाई दे रही थी। इसके तुरंत बाद उसे अपने चीफ की आवाज सुनाई। क्या हुआ? हाइम ने मुझ पर अटैक किया। डेरिक लुढ़कते हुए कॉलिन की तरफ गया और खड़ा हो गया। मैंने? हाइम ने एक हाथ में लैंटर्न और दूसरे में तलवार पकड़ी हुई थी और वो बहुत ही कंफ्यूज दिख रहा था। चीफ कॉलिन ने एक नजर डेरिक पर डाली और फिर हाइम पर। उन्होंने कहा, मुझे तो इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं दिख रही। ये बोलते हुए डीमन हंटर की आंखों में 2 डार्क ग्रीन सिंबल उभर आए। उन्होंने एरिया को सर्वे किया और कहा, अटैकर ने अपना रूप बदलकर हाइम जैसा कर लिया है क्या? और इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा करते, उनके राइट हैंड में जो सिल्वर स्वॉर्ड थी वो बिजली की तेजी से पीछे की तरफ घूमी। उफ! एक डल क्लैश की आवाज के साथ अंधेरे में एक फिगर सामने आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी नीली आंखें गहरी थीं। वो बिल्कुल डीमन हंटर कॉलिन जैसा दिख रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसका एक्सप्रेशन बहुत ग्लूमी था और स्किन का कलर डार्क था। बैम! 2 सिल्वर तलवारें हवा में टकराईं और चिंगारियां निकलने लगीं। इसी बीच असली कॉलिन इलियड ने अपनी गहरी आवाज में चिल्लाया, लाइट लाइट! डेरिक ने तुरंत अपने दोनों हाथ उठाए और उन्हें मुंह और नाक पर रख लिया और उसी पल उसने देखा कि आसपास के अंधेरे से 3 और फिगर्स बाहर निकले। उनमें से एक लंबा और मस्कुलर हाइम था, दूसरा रेड ग्लव्स वाला जोशुआ और तीसरा एक लंबा लड़का था जिसका चेहरा बच्चों सा था। वो खुद डेरिक था। लेकिन डेरिक इस बार घबराया ही। उसने चीफ के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और अपनी बॉडी से एक शानदार चमक छोड़ी। ये देखकर वो तीनों नकली फिगर्स डर गए। उन्होंने अपने हाथ से अपना चेहरा ढका और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी स्पीड लाइट की स्पीड का मुकाबला कैसे कर सकती थी। वो शानदार रोशनी चारों तरफ फैल गई, उन तीनों फिगर्स को अपने अंदर घेर लिया। उन्होंने अपने मुंह खोले और साइलेंट चीखें मारी, लेकिन जल्द ही वो डिम होकर गायब हो गए। जैसे ही लाइट फैली, दोनों डीमन हंटर भी उसकी चपेट में आ गए। उनमें से जो नकली वाला था, उसके एक्शन तुरंत ही कड़े और स्लो हो गए और फिर उसका कलर पूरी तरह से ब्लैक हो गया।
असली कॉलिन की सिल्वर स्वॉर्ड उस मॉन्स्टर के आर पार हो गई, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो हवा में तलवार चला रहे हों, कोई असली डैमेज हुआ ही नहीं। तभी उस ब्लैक मॉन्स्टर ने खुद को जला लिया और वो टूटकर कई सारे शैडोज में बदल गया जो लाइट को धीरे धीरे खत्म करने लगे। कॉलिन ने अपनी तलवार पीछे खींची और डेरिक की तरफ मुड़कर कहा, इस बार के मॉन्स्टर्स हमारी परछाइयां हैं और इनकी कमजोरी है रोशनी की चमक। ये बोलते हुए चीफ की बॉडी से सुबह की एक पवित्र और ब्राइट लाइट निकलने लगी, जिससे पूरी गली ऐसे रोशन हो गई जैसे दिन निकल आया हो। ये एक डॉन पैलाडिन की बियॉन्डर पावर थी। चीफ ने इसे शुरू में इसलिए इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इससे क्या मुसीबत आ सकती है, लेकिन अब उन्हें मॉन्स्टर्स की कमजोरी पता चल चुकी थी। चीफ की ये लाइट एक डोमेन की तरह थी, तो हाइम ने अपनी पावर इस्तेमाल करने का प्लान छोड़ दिया। वो लैंटर्न पकड़े हुए कॉलिन के पीछे पीछे चलने लगा और डेरिक और जोशुआ के साथ वो लोग एक दूसरी गली में मुड़ गए। जल्द ही वो चारों एक आधी टूटी हुई कैथेड्रल के पास पहुंचे। उस कैथेड्रल में एक टावर हुआ था और वो पूरा भारी पत्थरों से बना था। एक बहुत बड़े दरवाजे से अंदर जाकर डेरिक चीफ के पीछे प्रेयर हॉल में पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति तो टूटी हुई थी, लेकिन ऑल्टर पर रखी मोमबत्ती किसी ने जलाई हुई थी। ऑल्टर के सामने एक सफेद कपड़े पहने हुए एक फिगर जमीन पर झुका हुआ था और वो इतनी धीरे धीरे प्रार्थना कर रहा था कि किसी को सुनाई न दे। ये हम में से कोई नहीं है। हाइम ने, जिसके पास भी नाइट विजन थी, अपनी हाइट की वजह से सबसे पहले ये नोटिस किया। इसका मतलब ये था कि ये मॉन्स्टर हमारे किसी टीममेट की शैडो से नहीं बना है। ये एक अननोन है और अननोन का मतलब होता है बहुत बड़ा खतरा। यहाँ पर एक एक्सप्लोरेशन टीम होनी चाहिए थी। कॉलिन ने अपनी लाइट की रेंज को कम कर लिया ताकि वो सफेद कपड़ों वाले फिगर को खड़ोहर न करें। हाइम, जोशुआ और डेरिक अचानक चुप हो गए। ऐसी सिचुएशन में अगर टीम सामने नहीं आ रही है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। तभी हॉल के राइट साइड से टाइट ब्लैक कपड़ों में दो आदमी बाहर निकले। वो उसी एक्सप्लोरेशन टीम के मेंबर थे। चीफ, वो शैडोज, उन शैडोज में प्रॉब्लम है। लारोया को उसकी अपनी ही शैडो ने निगल लिया, एक टीममेट ने घबराते हुए कहा। क्या को पहले ही मारा जा चुका है? डेरिक का दिल डूब गया। तभी उसने देखा कि चीफ की डॉन लाइट फैली और उन दोनों टीममेट्स को भी कवर कर लिया। अचानक उन दोनों के चेहरे पर खूंखार एक्सप्रेशन आए और उनकी बॉडी तेजी से काली पड़ने लगी। सिर्फ 2 सेकंड के अंदर वो परछाई की तरह गायब हो गए। स्मैक स्मैक, उनकी जगह पर सफेद हड्डियां और खून के लोथड़े जमीन पर आकर गिरे। उन लाशों से धीरे रोश निकल रही थी। कॉलिन ने अपनी नजरें हटाईं और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, उस प्रीस्ट के पास जाओ और सुनो कि वो क्या बोल रहा है। डेरिक और बाकी लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया और टूटी हुई मूर्ति की तरफ बढ़ने लगे। लगभग 10 कदम चलने के बाद उन्हें उस सफेद कपड़ों वाले फिगर का चेहरा दिखाई दिया। वो एक रोता हुआ मिड एज आदमी था। उसका चेहरा जमीन से लगभग चिपका हुआ से बातें कर रहा था और वो खुद से बातिमान, लॉर्ड, मैं पश्चाताप करता हूँ। मैंने ससुर को लालच दिया। किंग्स अक्सर शाम के महल में आकर साजिश रचते थे। पता नहीं कब इस शहर के लोग बदल गए। उन्होंने सीक्रेट ऑल्टर बनाए और अजीब रिचुअल्स करने लगे, वो काम जो आपने मना किए थे। जब तक मुझे ये सब पता चला बहुत देर हो चुकी थी। पतन, खून खराबा, अंधेरा, सड़न, मर्डर, करप्शन और परछाइयों ने इस जमीन को डुबो दिया था। एक बहुत बड़ी आपदा यहीं से शुरू होगी। ये शब्द वो बार बार दोहरा रहा था जैसे कोई भविष्य देख रहा हो। डेरिक के दिमाग में हजारों ख्याल घूमने लगे। एक बड़ी आपदा यहां से शुरू होगी। क्या यहीं जमीन को छोड़ दिया था? और डार्क एंजल ससुर को किसने लालच दिया? इस प्रीस्ट ने कहा, मैंने। लेकिन उसके बाद एक नाम होना चाहिए था जो कि खाली था। क्या वो नाम ने अब गायब हो गया? उसे किसने मिटाया? तभी उसने देखा कि चीफ आगे बढ़े और उस सफेद कपड़ों वाले प्रीस्ट के बगल में जाकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ क्लाइन अपने सपने से जागा। दोपहर की धूप खिड़की से उसकी आंखों पर पड़ रही थी। वो बिस्तर से उठा और आराम से डाइनिंग हॉल में पहुंचा। जैसे ही फ्रैंकली ने उसे देखा, उसने हाथ हिलाया। गेहरमन, मैंने कुछ नया खोजा है। फक, अब क्या? क्लाइन का दिल मुंह को आ गया। तुम्हारा कोई नया इन्वेशन? नहीं नहीं। फ्रैंक ने एक्साइटमेंट में सिर हिलाया। मैं यहाँ के पानी की मछलियों पर स्टडी कर रहा था। शायद वो सपने देख सकती हैं। और जैसे ही मैंने फिशिंग करने की कोशिश की, मुझे ये अजीब सी चीज मिली। तो पिछले चैप्टर के बाद कहानी वापस आती है फ्यूचर शिप पर, जहां हमारा क्रेजी साइंटिस्ट फ्रैंकली हमेशा की तरह कुछ तूफानी करने के मूड में था। वो भागता हुआ गेहरमन स्पैरो यानी हमारे क्लेन के पास आता है और कहता है, तुम्हें एक बहुत ही अजीब चीज दिखानी है। अब देखो, जब भी फ्रैंक अजीब चीज बोलता है तो समझ जाओ कि मामला नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। क्लेन ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए पूछा है और फ्रैंक अंदर से एक नीले काले रंग की मछली ले आया। लेकिन भाई, ये कोई नॉर्मल मछली नहीं थी। उस मछली की आंखों की एक सान जैसा चेहरा बना हुआ था और जब फ्रैंक ने उसका पेट दिखाया तो उसके अंदर से 3 खूनी उंगलियां निकली। सोचो जरा, एक मछली जिसके पेट में इंसानी उंगलियां हों, कितना वियर्ड और क्रीपी सीन होगा ये। फ्रैंक ने तुरंत सफाई दी, ये मैंने नहीं डाली हैं, ये पहले से ही ऐसी थी। उसे लगा कि शायद मछली ने खुद ही ये उंगलियां अपने अंदर पैदा कर ली हैं। मतलब वो एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए सुपर एक्साइटेड था, जो हमेशा शांत दिमाग से सोचता है। उसने एक बहुत ही सिंपल बात कही, हो सकता है किसी ने ये उंगलियां इसके पेट में डाली हों। ये सुनते ही का सारा एक्साइटमेंट हवा हो गया। उसका चेहरा उतर गया जैसे किसी बच्चे से उसका खिलौना छीन लिया हो। उसे लगा, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन फ्रैंक हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, चलो हीथ से पूछते हैं।
वो खून और मांस के मामलों का एक्सपर्ट है। अब हीथ डॉयल, जिसे ब्लडलेस भी कहते हैं, वो शिप का एक और अजीब कैरेक्टर है जो हमेशा कोने में बैठकर कुछ न कुछ खाता रहता है। फ्रैंक ने वो मछली हीथ के सामने रख दी और हीथ उसे खाने के लिए आगे बढ़ा। मतलब उस बंदे को हर चीज में सिर्फ खाना ही दिखता है, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न हो। फ्रैंक ने उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं, ये तुम्हारे लिए खाना नहीं है, मैं बस ये पूछ रहा हूं कि क्या तुम इन उंगलियों को पहचानते हो। हीथ ने उन उंगलियों को ध्यान से देखा और कुछ सेकंड्स में ही जवाब दे दिया, ये उंगलियां एक रोज बिशप की हैं, कम से कम एक रोज बिश की। अब रोज बिशप ऑरोरा और के बहुत ही हाई रैंक के बियॉन्डर्स होते हैं, मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और फिर जो हुआ वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। हीथ ने उन तीनों उंगलियों को एक साथ रखा और वो मोम की तरह पिघलने लगीं और पिघलकर खून और मांस के एक चिपचिपे ढेर में बदल गईं। फिर उस मांस ने हिलना शुरू किया और खून से एक शब्द लिखा है, यानी मदद करो। ये देखते ही क्लेन दिमाग की बत्तियां जल गईं। उसे तुरंत लियो मास्टर की याद आई, वही ऑरोरा ऑर्डर का सेंट ऑफ डार्कनेस जिससे वो सपने में मिला था। लियो मास्टर एक पुराने खंडहर में फंसा हुआ था जहां उसकी पर्सनैलिटी दो हिस्सों में बंट गई थी, एक अच्छी और एक बुरी। उसकी अच्छी वाली पर्सनैलिटी हर जगह से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, तो क्लेन समझ गया कि ये उंगलियां उसी लियो मास्टर के अच्छे वाले हिस्से ने मदद मांगने के लिए भेजी थीं। फ्रैंक ने क्लेन से पूछा, अब क्या करें, कैसे मदद करें? लेकिन क्लेन ने सीधे मना कर दिया और उसका रीजन बिल्कुल लॉजिकल था। देखो भाई, मास्टर एक डेमीगॉड लेवल का बंदा है, भले ही उस अच्छी पर्सनैलिटी मदद करेगी, लेकिन फिर भी एक डेमीगॉड से लड़ना मौत को दावत देने जैसा है। क्लेन ने सोचा कि अब उसे बचाना इतना ही आसान होता तो क्वीन मिस्टिक जो इसी शिप पर हैं, वो कब का उसे बचा चुकी होती। मतलब उस जगह पर जरूर कोई बहुत बड़ा खतरा है, शायद ऐसा खतरा जो क्वीन मिस्टिक को भी डराता है। क्लेन ने मन ही मन सोचा, अगर मैं असल में उससे मिलने गया तो मेरी भी पर्सनैलिटी दो हिस्सों में बंट जाएगी और मैं पागल खाने का मेंबर बन जाऊंगा। तो ये सीन हमें बताता है कि क्लेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी है। वो बेवजह के खतरों में नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ हमारा फ्रैंकी तो अलग ही दुनिया में था। जैसे ही उसे पता चला कि ये एक रोज बिशप का मांस है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने हीथ से पूछा, क्या तुम इस मांस पर से मेंटल इम्प्रिंट हटा सकते हो? हीथ ने कहा, हाँ। और ये सुनते ही फ्रैंक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो एक बच्चे की तरह खुश होकर बोला, मैं हमेशा से एक रोज बिशप के मांस की बनावट को लेकर बहुत क्यूरियस था, अब मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। मतलब एक तरफ मदद की गुहार थी और दूसरी तरफ फ्रैंक को अपने एक्सपेरिमेंट्स की पड़ी थी। ये बंदा सच में नेक्स्ट लेवल का क्रेजी है। क्लेन ने मन में सोचा, एक दिन तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स के बीच ही मारे जाओगे। अच्छा है, मैं जल्दी ही इस शिप से निकल जाऊंगा। ये सीन काफी फनी था और फ्यूचर शिप के क्रू की अजीब पर्सनैलिटीज को दिखाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं सिटी ऑफ सिल्वर, जहां सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस थी। कोलिन इलियड और हमारी सिटी ऑफ सिल्वर की टीम एक आधे टूटे हुए कैथेड्रल में थी, जहां एक पुजारी जैसी आत्मा घुटनों पर लगातार कुछ दोहरा रही थी। चीफ कोलिन ने उससे कुछ सवाल पूछे, किंग्स कौन है, वो बड़ी तबाही क्या है, और सेसरर को किसने बहकाया था। लेकिन उस आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपनी ही धुन में लगी हुई थी। तब कोलिन ने एक मोमबत्ती बुझा दी और अचानक वो आत्मा पागल हो गई और उसने उन पर हमला कर दिया। कोलिन पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपनी तलवार से एक लाइट का तूफान बनाया, उस आत्मा को वश में कर लिया और फिर उन्होंने वही सवाल दोबारा पूछे। इस बार उस आत्मा ने जवाब देना शुरू किया। उसने कहा, किंग्स हैं सेसरा, ओरोबोरोस, मेडिसी। ये तीनों एंजेल किंग्स के नाम थे, मतलब हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लोगों में से कुछ। ये एक बहुत बड़ी जानकारी थी। लेकिन जैसे ही वो चौथा नाम बताने वाला था, उसके अंदर से एक आग निकली और उसने उसे जलाकर राख कर दिया। बुहानी में एक और जबरदस्त मिस्ट्री, आखिर वो चौथा नाम क्या था? वो नाम इतना खतरनाक क्यों था कि उसे बोलने से पहले ही वो आत्मा खुद तबाह हो गई? ये सस्पेंस दिमाग हिला देने वाला था। और जैसे ही वो आत्मा मरी, पूरे शहर से जानवरों के दहाड़ने जैसी भयानक आवाजें आने लगीं और मॉन्स्टर्स ने उन पर हमला। तो सिटी ऑफ सिल्वर की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। अब कहानी का एंडिंग सीन वापस फ्यूचर शिप पर आता है, जहां क्लेन सपने में एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया के साथ बैठा था। कैटलिया ने भारी आवाज में क्लेन से पूछा, क्या तुम उससे मिले? वो क्वीन मिस्टिक की बात कर रही थी। क्लेन ने सच बता दिया। हाँ। कैटलिया ने फिर पूछा, क्या वो इसी शिप पर है? क्लेन ने फिर से हाँ में जवाब दिया और फिर कैटलिया ने अपने दिल की बात कह दी, जो बहुत ही इमोशनल थी। उसने कहा, मैं 3 साल की उम्र से पहले से उसके साथ थी। उसने मुझे सिखाया, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एडवेंचर पर ले गई, उसने मुझे बड़ा होते देखा है। मेरे लिए वो मेरी कैप्टन है, मेरी टीचर हैं और मेरी माँ जैसी हैं। ये बोलते बोलते कैटलिया चुप हो गई। ये सीन बहुत ही टचिंग था। इससे हमें पता चलता है कि कैटलिया, जो बाहर से इतनी स्ट्रांग और कोड दिखती है, अंदर से क्वीन मिस्टिक के लिए कितना गहरा प्यार और इमोशन रखती है। और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। एक तरफ सिटी ऑफ सिल्वर में एक्शन और मिस्ट्री और दूसरी तरफ कैटलिया का इमोशनल कन्फेशन। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि एडमिरल ऑफ स्टार्स यानी कैटलिया के साथ बात करने के बाद क्लेन थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, तो वो बिना कुछ और बोले उस पत्थर से नीचे कूदता है और उस ब्लैक क्लोइस्टर के आधे खुले दरवाजे के अंदर चला जाता है। अब अंदर का सीन ऐसा कि वहां एक उदास सा टावर और कुछ बिल्डिंग्स थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई जंग हुई हो। हर तरह आग के निशान थे।
बड़े बड़े तीर जमीन में धंसे हुए थे और हवा से उनके पिछले हिस्से हिल रहे थे। मतलब माहौल पूरा वॉर वाला था। और वहां पर हमारा क्रेजी साइंटिस्ट फ्रेंडली अभी भी कुछ खोदने और प्लांट करने में लगा हुआ था, लेकिन इस बार उसके पैरों के पास कोई खाना नहीं, बल्कि खून और मांस का एक पूल पड़ा हुआ था। बड़ा ही घिनौना सीन था वो। तो क्लेन जब वहां से गुजर रहा था तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछ ही लिया, तुम इन पर क्या एक्सपेरिमेंट्स करने का प्लान कर रहे हो? फ्रैंक ये सुनकर एक्साइटमेंट में स्माइल करता है और बोलता है, बहुत सारे। जैसे कि मुझे बस एक ऐसा बैल बनाना है जो पूरे शिप की मीट की जरूरतों को पूरा कर सके। जब भी तुम उससे मीट का एक टुकड़ा काटोगे तो वो फिर से नया मांस उगा लेगा। अब ये सुनकर क्लेन का दिमाग खराब हो जाता है। यार फिर से बैल? मतलब इस बंदे को बैलों से क्या ऑब्सेशन है? क्लेन के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस मन ही मन में क्रिम्सन मून को प्रे कर लेता है कि भगवान इसे सद्बुद्धि दे। आगे बढ़ते हुए उसे और भी लोग मिलते हैं। उसे नेविगेटर ओटोलोव जमीन पर बैठकर कुछ पढ़ता हुआ दिखता है। फिर नीना दिखती है जो नशे में इतनी धुत थी कि वो लगभग अपने कपड़े ही उतार रही थी। और फिर एक कोने में परछाइयों में छिपा हुआ ही डॉयल भी था। इन सब से गुजरते हुए फाइनली क्लेन उस हॉल में पहुंचता है जो म्यूरल्स यानी दीवारों पर बनी पेंटिंग से भरा हुआ था। वहां पर हमारा एक और मजेदार कैरेक्टर एंडरसन हुड पता नहीं कर एक आरामदायक कुर्सी ले आया था और उस पर लेटकर छत पर बनी रिलीजियस पेंटिंग्स को देख रहा था। ये बंदा एंडरसन खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कहता है और पूरी कहानी के सबसे बड़े ट्रॉल्स में से एक है। तो जैसे ही वो गेहरमन स्पैरो यानी क्लेन को अंदर आते देखता है वो दिल से एक आह भरता है और कहता है, आह फाइनली हम इन मनहूस पानी से निकलने वाले हैं। बस 2 दोपहर और रातें और जैसे ही हम इस एरिया से सक्सेसफुली निकल जाएंगे मुझे फिर किसी बची हुई प्रॉब्लम तक करने की जरूरत नहीं होगी। अब क्लेन का तो मन कर रहा था कि उसे बोले कि अपना मुंह बंद रख, कहीं तेरी वजह से सच में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन क्योंकि एंडरसन सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा था तो क्लेन ने उसे इग्नोर किया और ऐसे ही पूछ लिया, क्या तुम इंटी से हो? को तो जैसे बात करने का मौका मिल गया वो तुरंत बोला, हाँ कह सकते हो। मेरे फादर इंटिस से हैं और मेरी मदर सेगर से। क्लेन कुछ कदम और आगे बढ़ता है और पूछता है, तो तुम किस पर विश्वास करते हो? इटर्नल ब्लेजिंग सन, गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी या गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम? ये सुनते ही एंडरसन का एक्सप्रेशन अजीब हो जाता है। वो कहता है, पहले तो मैं गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम में मानता था, लेकिन उनके प्रीस्ट बहुत ही घटिया हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं अपने एग्जाम्स में फेल हो गया उन्होंने मेरे इतने हैंडसम चेहरे को इग्नोर किया और मुझे एक रिटार्ड की तरह ट्रीट किया। छी, वो आगे बोलता है, मैं बस दूसरे टॉपिक्स में बहता हूँ। मेरे इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है। मेरी खूबसूरती की परख और ड्राइंग की बेसिक नॉलेज हमेशा से एक्सीलेंट रही है। हे हंटर बनने से पहले मेरा सपना एक आर्टिस्ट बनने का था। ऑफ कोर्स समुद्र में आने के बाद मेरा फेथ अब कमोबेश लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स में है। अब एंडरसन की ये कहानी सुनकर क्लेन को एक जोक याद आ जाता है कि गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम का कोई प्रिस्ट शायद ऐसा कहता होगा, ये एग्जाम में फेल हो गया, इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, बस इसे दफना दो। मतलब सोचो, एग्जाम में फेल होने पर सीधा दफनाने की बात, कितनी सैवेज बेइज्जती है ये। खैर, क्लेन अब एंडरसन से उसकी हंटर वाली लाइफ के बारे में बात करने ही वाला था, क्योंकि इस ड्रीम वर्ल्ड में क्वीन मिस्टिक के अलावा वही एक बंदा था जिससे नॉर्मली बात की जा सकती थी कि तभी अचानक उसे एक दरवाज खुलने की चरमराती हुई आवाज सुनाई दी। उस म्यूरल हॉल की गहराई से एक दरवाजा खुलने की आवाज आई थी और अभी अभी एंडरसन ने कहा था कि हम सक्सेसफुली यहां से निकलने वाले हैं। ये सुनते ही क्लेन का मन किया कि वो अपना माथा पीट ले कि इस बंदे ने पनौती लगा ही दी। उसने अपना ध्यान उस आवाज की तरफ लगाया और फिर उसने देखा कि एक आदमी जिसने छोटा सा लिनेन का चोगा पहना हुआ था हॉल की गहराई से भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। उस आदमी के बाल कौवे की तरह काले और घने थे, लेकिन उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं जैसे उसने बहुत मुश्किलें झेली हों। क्लेन उसे तुरंत पहचान गया। ये सेंट ऑफ डार्कनेस लियो मास्टर था, लियो मास्टर का अच्छा वाला साइड। और तभी क्लेन ने नोटिस किया कि हॉल की गहराई में एक और लंबा फिगर सामने आया। वो फिगर मोटे और भारी काले फुल बॉडी आर्मर में था और उसकी आंखों से गहरी लाल रोशनी निकल रही थी। उसने हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार पकड़ी हुई थी और वो लियो मास्टर का पीछा कर रहा था। क्लैंग क्लैंग उसके मेटल के बूट्स जमीन से टकरा रहे थे, जिससे तेज और जल्दी जल्दी आवाजें आ रही थीं। ये असली लियो मास्टर था, सेंट ऑफ डार्कनेस का मेन पर्सोना, मतलब उसका इविल साइड। जैसे ही क्लेन ने उन दोनों को पास आते देखा, वो एजेंसेसी साइड में मुड़ा और तेजी से पीछे हट गया। वो तुरंत हॉल की दीवार से जाकर चिपक गया और तभी उसे रियलाइज हुआ कि एंडरसन हुड भी पता नहीं कब अपनी कुर्सी से उछलकर हॉल की दूसरी तरफ दीवार से चिपका हुआ था। मतलब दोनों की हालत एक जैसी थी, फट्टू कहीं के। जैसे ही एंडरसन ने गेहरमन स्पैरो की नजरें महसूस की, वो मुस्कुराया, ऐसी स्माइल जिसका मतलब था, तो तुम भी मेरे जैसे ही हो। क्लेन मन में सोचता है, कौन है तेरे जैसा, ये कायरता नहीं है। अगर तुम यहां नहीं होते तो मैंने सी गॉड सेप्टर निकालकर सेंट ऑफ डार्कनेस से फाइट कर ली होती। वो खुद को जस्टिफाई कर रहा था। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि अगर मैंने इस ड्रीम में अच्छे वाले लियो मास्टर की हेल्प करके बुरे वाले को मार दिया तो रियल वर्ल्ड में क्या होगा। हाँ, बाहर फ्यूचर शिप के क्रू मेंबर्स भी हैं। अगर लियो मास्टर का मेन पर्सोना सच में पागल हो गया तो क्वीन मिस्टिक जरूर एक्शन लेंगी। क्लेन का दिमाग तेजी से चल रहा था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि ये दोनों अपने ड्रीम्स छोड़कर यहां आए हैं। क्या रियल वर्ल्ड में दोनों पार्टीज पहले से ही बहुत करीब हैं?
शायद किसी ने अच्छे वाले लियोमास्ट को यहाँ डायरेक्ट किया है। क्वीन मिस्टिक। अब जो लिनेन वाला अच्छा लियोमास्टर था, उसने सामने दो लोगों को देखा तो वो हेल्प के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन पलक झपकते ही उसने देखा कि वो दोनों तो हॉल के दो कोनों में भाग गए, जैसे उन्हें इस मामले से कोई लेना देना ही ना हो। उस बेचारे का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बेतहाशा दौड़ता हुआ म्यूरल हॉल से बाहर निकल गया। आर्मर वाले लियोमास्टर की आंखों में लालिमा और भी गहरी हो गई, और वो क्लेन और एंडरसन को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए, जो दीवारों से चिपके हुए थे, उसका पीछा करता रहा। जैसे ही वो दोनों हॉल से निकले, क्लेन, जिसके दिमाग में कुछ थ्योरीज बन चुकी थीं, बिना किसी हिचकिचाहट के एक शिकारी तेंदुए की तरह आगे बढ़ा और बाहर की तरफ भागा। एंडरसन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में ही हाथ घुमाता रह गया। वो गेहरमन स्पैरो को टाइम पर रोक नहीं पाया। ये आदमी अभी एक पल पहले तो काफी समझदार लग रहा था, अचानक पागल क्यों हो गया? क्या उसे कुछ पता चला? कितना अजीब इंसान है। एंडरसन ने बाहर स्क्वायर की तरफ देखा, कुछ सेकंड्स तक हिचकिचाया, और फाइनली उसने भी पीछे जाने का फैसला किया। वो दोनों पीछा करते करते ब्लैक क्लोइस्टर से बाहर आ गए और उस रीजन में पहुंच गए जहां एडमिरल ऑफ स्टार्स थी। क्लेन ने देखा कि लिनेन चोगा वाला लियोमास्टर अपने बुरे रूप से बचने के लिए उस बड़े पत्थर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। फिर उसने मौका देखकर सामने वाले पहाड़ों पर जाइंट किंग्स कोर्ट के प्रोजेक्शन का सामना किया और एंशिएंट हर्मिस भाषा में धीरे धीरे प्रार्थना करने लगा। वो लॉर्ड जिसने सब कुछ बनाया, आप सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। एक और चक्कर लगाने के बाद अच्छे लियोमास्टर ने बोलना जारी रखा, आप सभी महान चीजों के सोर्स हैं। आप ही शुरुआत और अंत हैं। आप देवताओं के देवता हैं। आप विशाल एस्ट्रल वर्ल्ड के शासक हैं। जैसे ही ऑनरिफिक नेम बोला गया, दोनों पहाड़ों को अलग करने वाले बादलों का समुद्र अचानक हिलने लगा और फिर धीरे धीरे अलग होकर नीचे एक गहरी दरार दिखाने लगा। सामने की तरफ जाइंट किंग्स कोर्ट का प्रोजेक्शन अचानक उस जमी हुई शाम को सोखने लगा जो बहुत दूर थी। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। क्लेन को जैसे कुछ समझा गया। उसने अपना सिर घुमाया और ब्लैक क्लोइस्टर के दरवाजे के पास की बिल्डिंग्स तरफ देखा। उसने देखा कि एक साफ फर्श से छत तक की खिड़की के पीछे खूबसूरत ले दूर खड़ी क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट चुपचाप हो रही हर चीज को देख रही थी। तो ये वही थी जिसने अच्छे लियोमास्टर को उसके सपने से निकाल कर यहां पहुंचाया था। क्लेन सोचने लगा, अगर ऑरोरा ऑर्डर का एक लिसनर लिटिल जैक को फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड में ले जा सकता है, तो ये कोई मतलब नहीं बनता कि सेंट ऑफ डार्कनेस ऐसा नहीं कर सकता। जब आगे कोई रास्ता नहीं था और उसने जाइंट किंग्स कोर्ट का प्रोजेक्शन देखा, तो लियो मास्टर की स्प्लिट पर्सनैलिटी निश्चित रूप से उसमें भागना चाहेगी। इसलिए उसने सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे व्यक्ति को फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड में एंटर करने का तरीका दिखा दिया, और वो ऑब्जर्वर थी क्वीन मिस्टिक। अब सवाल ये था कि लियो मास्टर सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। क्लेन का मानना यह था कि इसका कारण था वो सही लोकेशन पर नहीं था। उसे उन वाटर्स की गहराई में होना चाहिए और उसे खतरे और अजीबोगरीब चीजों से घिरी एक पर्टिकुलर जगह ढूंढनी होगी, और फिर रात के लाए गए सपने में सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर का ऑनरिफिक नेम बोलकर ही जाइंट किंग्स कोर्ट के प्रोजेक्शन में छिपा हुआ रास्ता खुलेगा। क्लेन को लगा कि ये उसके लिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। सिटी ऑफ सिल्वर के लिए ये प्राइसलेस थी। ऐसा लग रहा था कि फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड को छोड़ने की सच में जाइंट किंग्स कोर्ट में ही है। इन्हीं सब सोच के बीच अचानक जमीन से मटर की बेलें तेजी से उगने लगीं, और देखते ही देखते ब्लैक क्लोइस्टर के बाहर का एरिया एक हरे जंगल में बदल गया, और इसने सेंट ऑफ डार्कनेस के मेन पर्सोना और अच्छे पर्सोना को जबरदस्ती अलग कर दिया। फिर क्लेन ने मटर की बेलों के गैप से देखा कि केटलिया खड़ी हो गई थी। वो अब वहां अपने घुटनों को गले लगाकर नहीं बैठी थी। उधर दूसरी तरफ फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड में डेरिक यानी लिटिल सन एक जाइंट से लड़ रहा था। उसने एक रोल किया, फिर उछलकर उस जाइंट के पैर पर अपनी तलवार से हमला किया जो छोटे काले ढका हुआ था। सिल्वर लाइटनिंग निकली, जिससे वो एक आंख वाला मॉन्स्टर कांप गया और वहीं जड़ हो गया। डेरिक ने इस मौके को नहीं गंवाया और तुरंत अपने हाथ खोल दिए। ब्राइट और प्योर होली लाइट नीचे उतरी और उस म्यूटेटेड जाइंट को ढक लिया। उस रोशनी में मॉन्स्टर एक दर्दनाक चीख के साथ ढह गया और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। लगातार लड़ाइयों के बाद डेरिक ने पाया था कि उस अजीब आफ्टरनून टाउन से निकले मॉन्स्टर्स, भले ही उनके ट्रेट्स अलग अलग हों, सभी तेज रोशनी से डरते थे। इस एक्सपीरियंस उसे चोटों से बचने में मदद की थी और उसके टीममेट्स की जान भी बची रही। थोड़ी देर बाद जब चीफ कॉलिन ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, तो आफ्टरनून टाउन फिर से शांत हो गया। 6 मेंबर काउंसिल के चीफ ने एरिया का सर्वे किया और एक आह के साथ कहा, चलो फिर से ग्रुप बनाते हैं और कैंप लगाते हैं। उस मोमेंट पर जो टीमें एक साथ इकट्ठा हुई थीं, वे अब केवल 1/3 रह गई थीं। सिर्फ 6 लोग बचे थे। कॉलिन इलियड का असली गोल जाइंट किंग्स कोर्ट था, लेकिन आफ्टरनून टाउन में हुए एनकाउंटर ने उन्हें एहसास दिलाया था कि एक्सप्लोरेशन जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। तो भाई, चैप्टर 673 की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और मिस्टीरियस सीन के साथ। मटर की बेलों की वो लेयर्स जो ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ियां बना देंगी, अचानक से सिकुड़कर वापस जमीन में चली जाती हैं। सेंट ऑफ डार्कनेस का मेन पर्सोना और लिमास्टर का अच्छा वाला साइड दोनों गायब हो जाते हैं, और उस बड़े से पत्थर के ऊपर बस कैटले अकेली खड़ी रह जाती है, एकदम ब्लैंक लुक के साथ। अब क्लेन जो साइड में खड़ा ये सब देख रहा था, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है।
वो सोचता है कि क्या क्वीन मिस्टिक ने लियो मास्टर के मेन अच्छे वाले साइड को वापस उसके ही सपने में फेंक दिया, या फिर उन्हें कहीं और खींच कर ले गईं ताकि वो फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड में एंटर करने के लिए जरूरी यूनिक ट्रेट्स के बारे में जान सकें। फिर उसके दिमाग में आता है कि इन दोनों पर्सनैलिटीज को अलग अलग सपनों में खींचना शायद इम्पॉसिबल है, वरना क्वीन मिस्टिक ने बहुत पहले ही अच्छे वाले लियो मास्टर से अकेले में बात कर ली होती और उससे इन्फॉर्मेशन के बदले शैतान को हराने में मदद करने का सौदा भी कर लिया होता। इतना सब ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जाहिर है सेंट ऑफ डार्कनेस के मेन पर्सोना को सच में मारने के लिए शायद रियल वर्ल्ड के उन खतरनाक खंडहरों में जाना पड़ेगा। और ये रिस्क तो क्वीन मिस्टिक भी नहीं लेना चाहेंगी, क्योंकि क्या पता इसका रिजल्ट एक ऐसी इविल क्वीन में हो जो अपनी मनमर्जी करती हो और सिर्फ तबाही मचाती हो। ये सब सोचते हुए क्लेन अपना सिर घुमाकर पास की बिल्डिंग्स को देखता है और नोटिस करता है कि बर्नाडेट की फिगर यानी क्वीन मिस्टिक अब वहां नहीं थी। लेकिन क्लेन उनसे मिलने और ये पता करने की कोशिश नहीं करता कि उन्हें लियो मास्टर से कोई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं, और इसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है जो उसके कैरेक्टर की गहराई को दिखाता है। उसे गेहरमन स्पैरो का कोर पर्सोना याद आता है, मिस्टर फूल का ब्लेस्ड, और एडमिरल ऑफ स्टार्स यानी कैटलेया ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि मिस्टर फूल के टैरो गैदरिंग में द सन फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड की सिटी ऑफ सिल्वर से आता है। तो ये मानना कि मिस्टर फूल को फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड में एंटर करने का तरीका नहीं पता, ये तो बेवकूफ़ी होगी। इसलिए एक ब्लेस्ड होने के नाते गेहरमन स्पैरो को इस मामले में ज्यादा गहराई से छानबीन करने का कोई मोटिवेशन ही नहीं होना चाहिए। यही तो एक फेसलेस होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो पर्सोना आपको सक्सेस दिलाता है वही कभी कभी आपकी नाकामी का कारण भी बन जाता है। ये सब सोचकर क्लेन अपनी नजर हटाता है और वापस सामने वाले पहाड़ पर जाइंट किंग्स कोर्ट के प्रोजेक्शन को देखता है जो अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। और उसी पहाड़ पर कैटलेया वापस उस पत्थर पर बैठ जाती हैं, अपने घुटनों को पकड़कर, शायद वो भी अपने थॉट्स में खोई हुई थी। इसके बाद सीन चेंज होता है। 3 दिन और 3 रातें बीत जाती हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में असल में सिर्फ 1 दिन का ही वक्त गुजरा था। द फ्यूचर शिप आखिरकार उन खतरनाक खंडहरों के चारों ओर चक्कर लगाकर और सेफ सी रूट्स में छिपे खतरों से बचकर उन पानी के एंट्रेंस के पास पहुंच जाती हैं। क्लेन और बाकी लोगों को एक बार फिर वही खंडहर दिखाई देते हैं जो शुरूनी में डूबे हुए थे। वही ग्रे पत्थर, कॉलम्स और ऊपर एक बड़ा सा डोम। पिछली बार उन्हें वहां से जोर जोर से हाँफने की आवाजें सुनाई दी थीं। ब्लडलेस ने तो दर्द से यह भी बताया था कि उन खंडहरों में एक लाश छिपी हुई है और वो हाँफने की आवाज बहुत हद तक उसी लाश की थी। लेकिन इस मोमेंट पर वो खतरनाक खंडहर फ्यूचर के लोगों को डरा नहीं रहे थे, बल्कि खुशी दे रहे, क्योंकि इसका मतलब था कि वो आखिरकार इन अजीब और डरावने पानी से बाहर निकलने वाले थे। तभी नीना जो क्रोज नेस्ट पर चढ़ी हुई थी जोर से चिल्लाती हैं, अरे वहां एक शिप है। शिप! क्लेन एंडरसन हुड के बगल से जो उसे ब्लॉक कर रहा था आगे बढ़ता है और ध्यान से देखता है, और सच में उन पत्थरों और कॉलम्स के राइट साइड में एक नॉर्मल 3 मस्तूल वाली सेलबोट खड़ी थी। वो ऐसी जगह पर थी कि अगर कोई ऊंचाई से या बहुत ध्यान से न देखे तो उसे नोटिस करना मुश्किल था। वो सेलबोट वहां तैर रही थी, पर उस पर एक भी सेलर नहीं था। ये खामोशी उस जगह को और भी डरावना बना रही थी। एंडरसन पास आकर कहता है, ऐसा लगता है जैसे उन सबको खंडहर ने खा लिया। ये सुनकर क्लेन मन ही मन में सोचता है, एक ऐसा इंसान जो एक एंजल ऑफ फेट का म्यूरल बनाने की हिम्मत रखता है, उसे ये कहने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी ट्रेजर हंटिंग टीम भी तो एक्सपीरियंस होने का दावा करती थी, लेकिन आखिर में बचे तो सिर्फ तुम ही हो। इसी मोमेंट पर कैटलेया भी डेक पर आती हैं और उस सेलबोट को देखने लगती है। इस पूरे प्रोसेस में वो गेहरमन स्पैरो की तरफ एक नजर भी नहीं डालती, जैसे कि वो वहां मौजूद ही न हो। कुछ देर की खामोशी के बाद कैटलेया अपना हाथ उठाकर अपनी नाक पर रखे भारी चश्मे को हटाती हैं। उसकी आंखों में गहरा पर्पल रंग ऐसे घूमने, ऐसे वो एक के बाद एक कॉम्प्लेक्स सिंबल्स बना रही हो। और तभी उस खाली सेलबोट के ऊपर अचानक 2 आंखें दिखाई देती हैं। वो इल्यूजनरी ट्रांसलूसेंट डार्क पर्पल आंखें थीं। वो आंखें धीरे धीरे मूव करती हैं और एक बार डेक का चक्कर लगाकर केबिन के अंदर चली जाती हैं। ये देखकर क्लेन सोचता है, ये बियॉन्डर पावर तो बहुत यूजफुल है। वैसे क्वीन मिस्टिक और एडमिरल ऑफ स्टार्स के तरीकों को देखकर एक मिस्ट्री प्रायर की बियॉन्डर पावर्स में फेरी टेल्स वाली फील आती है। क्या क्वीन मिस्टिक लोगों को मेंढक में बदल सकती हैं? और क्या मिस्ट्री प्रायर की ये पावर्स उनकी आंखों पर बेस्ड होती हैं? एडमिरल ऑफ स्टार्स की आंखें कुछ अजीब हैं, मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा। क्लेन चुपचाप अनुमान लगाता है और कैटलेया के रिमोट एक्सप्लोरेशन के रिजल्ट का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद कैटलेया की आंखों में डार्क पर्पल रंग आखिरकार धीमा हो जाता है। वो अपनी भौहें मलती है, अपना चश्मावास पहनती है और एंडरसन हुड और फ्रैंक ली से कहती हैं, अंदर एक प्रॉब्लम है। ये बोलते हुए वो अपने क्लासिक वॉरलॉक रोब से एक मुट्ठी कलरफुल पाउडर निकालती है और अचानक उन्हें बाहर की तरफ फेंकती है। वो पाउडर बिखरने के बजाय हवा में एक रियलिस्टिक कलर पिक्चर बना देता है। पिक्चर का बैकग्राउंड एक कैप्टन केबिन जैसा लग रहा था। डेस्क पर एक तस्वीर थी और दीवार पर एक ही इंसान था। दोनों में फेसैक का एक आदमी था जिसके कंधे चौड़े थे, हल्के सुनहरे बाल थे और गहरी नीली आंखें थीं। ये तो जाना पहचाना लग रहा है। क्लेन को याद आता है कि उसने इस आदमी को पहले कहाँ देखा था, जब वो नास में था। द किंग ऑफ इमॉर्टिलिटी के सेकंड मेट किरचेस ने एक एडवेंचर का पीछा किया था और वो मदद के लिए एडवेंचर एसोसिएशन के मेंबर्स के पास भागा था।
उस मोमेंट पर जिन पावर हाउसेज ने उसे प्रोटेक्शन दी थी उनमें फेसेक का ये मस्कुलर आदमी भी था जो 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। क्लेन को वो तब काफी स्ट्रांग लगा था, कम से कम सीक्वेंस 6 का तो होगा ही। उसकी शिप अचानक इन पानी में क्यों आ गई और उसने इतनी लापरवाही से एक खतरनाक खंडहर को एक्सप्लोर क्यों किया? इन सवालों के बीच क्लेन डेक पर बने सुपरनेचुरल पिक्चर को ध्यान से देखता है। इस बार उसने फर्श पर खून का एक तालाब देखा और खून के बगल में फेसेक भाषा में कुछ शब्द लिखे थे, द फाउंटेन ऑफ अनएजिंग। आखिरी कैरेक्टर के बाद खून का एक लंबा सा निशान था जो दरवाजे की तरफ जा रहा था। क्लेन का दिमाग एक्चुअल सीन को रिस्टोर कर लेता है। सीक्वेंस 6 वाले फेसेक मैन पर अचानक हमला हुआ होगा और वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गया होगा। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपने एनकाउंटर के सोर्स के बारे में लिख सके, लेकिन जैसे ही उसने पहले कुछ शब्द खत्म किए उसे किसी अननोन एंटिटी ने पैरों या सिर से पकड़ा होगा और जबरदस्ती खींचकर ले गई होगी। ये देखते हुए कि लाल शब्द मिटे नहीं थे, क्लेन को शक होता है कि एडवेंचर को खींचकर ले जाने वाली एंटी कोई जिंदा इंसान नहीं थी, वो शायद उस खंडहर की लाश ही होगी। वो सिरदर्द महसूस करते हुए सोचता है, द फाउंटेन ऑफ अनएजिंग, वो लोग यहाँ फाउंटेन ऑफ अनएजिंग की तलाश में आए थे। एंडर्स हुड एक्साइटमेंट में कहता है, साफ है, लेकिन उन्हें वो मिला नहीं। फ्रैंकली बड़ी निराशा से अपना सिर हिलाता है। उसे भी द फाउंटेन ऑफ अनएजिंग की तलाश थी। उसका मानना था कि फाउंटेन का पानी उसके एक्सपेरिमेंट्स में क्वालिटेटिव चेंजेस ला सकता है। द फाउंटेन ऑफ अनएजिंग स्लॉटर किर्चेस उस यंग एडवेंचर का पीछा कर रहा था। वो किंग ऑफ इमॉर्टेलिटी का सेकंड मेट है। अफवाह है कि किंग ऑफ इमॉर्टेलिटी ने एक बार फाउंटेन ऑफ अनएजिंग का पानी पिया था। किर्चेस ने मुझे गेहरमन स्पैरो को उस यंग एडवेंचरर के मामलों में इंटरफेयर न करने की वार्निंग भी दी थी, ये दावा करते हुए कि ये किंग ऑफ इमॉर्टेलिटी की मर्जी है। क्लेन अलग अलग इन्फॉर्मेशन के टुकड़ों के आधार पर सच्चाई को रिप्रोड्यूस करता है। यंग एडवेंचर को द फाउंटेन ऑफ अनएजिंग का सीक्रेट किंग ऑफ इमॉर्टेलिटी के किसी सहयोगी से मिला था और इसलिए उसका पीछा किया जा रहा था। बाद में एडवेंचरर एसोसिएशन के कुछ स्ट्रॉन्ग मेंबर्स के प्रोटेक्शन से वो मुश्किल से स्लॉटर किर्चेस से बच निकला। बाद में किंग ऑफ इमॉर्टेलिटी से छिपने और द फाउंटेन ऑफ अनएजिंग को खोजने के लिए उन्होंने आखिरकार इन पानी में एडवेंचर करने का फैसला किया। किसे पता था कि आखिर में वो उस खंडहर में मारे जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि द फाउंटेन ऑफ अनएजिंग उस खंडहर में गहराई में छिपा हो? क्लेन उन ग्रे पत्थरों और स्टोन कॉलम्स को अंदाजा लगाता है, क्योंकि उसके पास अपनी थ्योरी को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं था और न ही वो जानता था कि वहां किसकी लाश दबी हुई है, इसलिए उसे एक्सप्लोर करने या रिस्क लेने का कोई मन नहीं था। वो समझदारी से अपनी नजर हटा लेता है। मैं विल ऑसेप्टिन या एरोडेस से पूछ सकता हूँ, हे शायद फाउंटेन ऑफ अनएजिंग उस सड़ती हुई लाश से निकलने वाला पस हो। क्लेन सबसे बुरे विचारों के अंदाजा लगाता है। इसी मोमेंट पर कैटलिया, जो एंडरसन और फ्रैंक की बातें सुन रही थी, सोचकर कहती हैं, अगर उनकी मौत द फाउंटेन ऑफ अनएजिंग की तलाश के कारण हुई थी तो मुझे नहीं लगता कि पोर्ट्रेट और पिक्चर के ओनर के पास मरने से पहले एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पीछे छोड़ने का कोई मोटिवेशन होगा। आखिरकार जो लोग उसे यहां ढूंढेंगे वो उसके परिवार वाले तो नहीं होंगे। बात तो सही है। अगर मैं उसकी जगह होता और अगर मुझे ट्रेजर हंटिंग एडवेंचर में कोई मॉन्स्टर मिलता तो मैं मरने से पहले दूसरों को कोई हिंट देने के बारे में नहीं सोचता। क्लेन सिर हिलाता है। उसे फिलहाल कोई रीजन समझ नहीं आता। कैटलिया एंडरसन और फ्रैंक को देखती है जो उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। एक सक्सेसफुल एडवेंचर डिटेड इंटेल और पूरी तैयारी का नतीजा होता है, लेकिन हमारे पास अभी ये सब नहीं है। उसकी आवाज अचानक तेज हो जाती है और शिप के हर कोने में गूंजती है, आगे बढ़ते रहो, इन पानी से बाहर निकलो। निया कैप्टन। निया जो क्रोज नेस्ट पर थी बियर का एक घूंट पीती है। कुछ मिनटों बाद कॉमन सेंस को वायलेट करने वाला वो उतार चढ़ाव एक बार फिर होता है, लेकिन द फ्यूचर के प्रिपेयर्ड मेंबर्स अब पहले की तरह बुरी हालत में नहीं थे। उन्होंने आसानी से उस खाई के ऊपर से कूदने और हवा में उड़ने के स्टिमुलेटिंग सीन को पार कर लिया। जल्द ही द फ्यूचर नीले समंदर के ऊपर लैंड करती है और थोड़ी दूरी पर एक विशाल तूफान आसमान को ढके हुए था। पास में ही एक और शिप चुपचाप तैर रही थी। वो 200 मीटर लंबी थी। उसका अगला और पिछला हिस्सा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था, जिससे वो एक अर्धचंद्र की तरह दिख रही थी। ब्लैक टॉमस्टोन वाले झंडे को देखते ही क्लेन के दिमाग में उसका नाम कौन जाता है, द डेथ अनाउंसर। ये किंग ऑफ इमॉर्टेलिटी एगालिटो का फ्लैगशिप था। इस मोमेंट पर क्लेन को डर और खौफ नहीं बल्कि एक्साइटमेंट और एजिटेशन महसूस होता है। क्वीन मिस्टिक बोर्ड पर हैं और इस बार छिपने की भी जरूरत नहीं है। वो मेरे साथ एडमिरल ऑफ स्टार्स एंडरसन हुड और द फ्यूचर के क्रू के साथ मिलकर किंग ऑफ इमॉर्टेलिटी के क्रू का सफाया करने का चांस रखती हैं। क्रीपिंग हंगर के लिए खाना मिल गया है। मुझे एक मैरियोनेट के लिए कैंडिडेट मिल गया है। इसी मोमेंट पर डेथ अनाउंसर अचानक मुड़ती है और एक अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से दूर जाने लगती हैं। ये तो भाग गई। क्लेन का चेहरा इनसे ब्लैंक हो जाता है। जल्द ही द डेथ अनाउंसर उसकी नजरों से ओझल हो जाती हैं। तो भाई चैप्टर 674 जिसका नाम है लीविंग द शिप, यहाँ से कहानी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। अब सीन ये था कि फ्यूचर शिप पर सब लोग किंग ऑफ इमॉर्टेलिटी अगालिटो से एक जबरदस्त फाइट के लिए तैयार थे। पर हुआ क्या? अगालिटो भाई साहब अपनी शिप डेथ अनाउंसर को लेकर ऐसे भागे जैसे कल हो ही ना। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि क्लेन बेचारा बस समुद्र की लहरों को देखता रह गया।
उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था कि आखिर हुआ क्या। मतलब मैंने तो बस सोचा ही था प्लान के बारे में और वो 9-2-11 हो गया। अब क्लेन के दिमाग में थीरीज का तूफान चलने लगा। उसने सोचा कि अगालिटो का जो सेकंड मेट था स्लॉटर किरचेस, वो शायद डेविल पाथवे का था, जिसके पास खतरे को पहले से भांपने की पावर होती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि किंग ऑफ इमॉर्टेलिटी खुद डेविल पाथवे का सीक्वेंस 4 डेमीगॉड है? और इसी वजह से जैसे ही फ्यूचर शिप पर क्वीन मिस्टिक ने सच में एक्शन लेने का मन बनाया, अगालिटो को तुरंत वाइब्स आ गई। उसे पता चल गया कि यहाँ एक रियल थ्रेट मौजूद है और वो बिना एक सेकंड सोचे वहां से निकल लिया। यार, ये डेविल पाथवे की पावर तो सच में बहुत यूजफुल है। मतलब किसी को एम्बुश करने का तो सोच भी नहीं सकते। प्लान बनाने से पहले ही सामने वाले को पता चल जाएगा, ये तो चीटिंग है यार। क्लेन बड़े अफसोस के साथ ये सब सोच रहा था और फिर उसकी नजर पर एंडरसन हुड पर, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। उसके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो इस बात से दुखी था कि उसका बैड लक अभी भी कम नहीं हुआ। वो भी हैरान था कि डेथ अनाउंसर ऐसे दुम दबाकर कैसे भाग गया, जैसे उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं। वैसे क्लेन के मन में एक फनी थॉट आया कि काश एंडरसन का बैड लक और ज्यादा स्ट्रांग होता तो उसे किंग ऑफ इमॉर्टलिटी के लिए चारे की तरह यूज कर सकते थे। प्रोवोकर का सही इस्तेमाल तो यही होता है ना। ही ये सब सोचकर क्लेन अपने रूम की तरफ वापस चला गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। खिड़की के पास एक जानी पहचानी औरत खड़ी थी और वो कोई और नहीं बल्कि क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट थी। क्लेन के मन में पहला ख्याल आया, मैम क्या आपके फादर एम्परर रोजेल ने आपको सिखाया नहीं कि किसी के रूम में, खासकर एक मेल स्ट्रेंजर के रूम में, बिना परमिशन के नहीं घुसना चाहिए? एक नोबल लेडी को तो दरवाजे पर वेट करना चाहिए था। ये सब सोचते हुए उसने शांति से दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले कि क्लेन कुछ पूछता, बर्नाडेट ने बिना पीछे मुड़े समुद्र को देखते हुए कहा, अभी जो कुछ भी हुआ उससे मेरी एक थियरी कंफर्म हो गई है। क्लेन ने अपनी क्यूरियोसिटी दबाते हुए पूछा, कैसी थियरी? बर्नाडेट ने जवाब दिया, अगालिटो का फाउंटेन ऑफ अनेजिंग एक स्कैम है, एक बहुत बड़ा धोखा। उसने समझाया कि अगर फाउंटेन ऑफ अनेजिंग सच में होता तो वो डीमनेस ऑफ अनेजिंग के मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक होता। इसलिए कोई भी मर्द जो ये दावा करता है कि उसने उस फाउंटेन से पानी पिया है, वो झूठ बोल रहा है। अब सोचो ये कितनी बड़ी बात थी। इसका मतलब किंग ऑफ इमॉर्टलिटी इतने सालों से सिर्फ एक झूठ फैला रहा था। क्लेन को तुरंत वो पुरानी सेलबोट याद आई जिस पर खून से लिखा था कि ये एक स्कैम है। अब सारी डॉट्स कनेक्ट हो रही थीं। अगालिटो बार बार ये अफवाह इसलिए फैलाता था ताकि एडवेंचरर्स और पायरेट्स उस खतरनाक पानी में आए और मर जाएं और वो उन्हें मार सके। ये स्टाई एकदम एक डेविल वाला था, दूसरों को धोखा देकर उन्हें नुकसान पहुंचाना। क्वीन मिस्टिक ने आगे बताया कि ये सब शायद अगालिटो के सीक्वेंस 4 में एडवांस होने के रिचुअल का हिस्सा है, क्योंकि उसके पाथवे का सीक्वेंस 4 डीमन है। डीमन नाम से ही पता चलता है कि ये धोखेबाजी और मैनिपुलेशन से जुड़ा होगा। अब क्लेन को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया था। तभी क्वीन मिस्टिक पीछे मुड़ी और सीधा गहरमन स्पैरो की आंखों में देखने लगी, जैसे कह रही हो, अब तुम्हारी बारी है इन्फॉर्मेशन देने की। क्लेन ने भी यहां अपना दिमाग लगाया। उसने रोजेल की डायरी की एक इन्फॉर्मेशन शेयर की। उसने बधूरिया डायरी के हिसाब से एम्पर रोजेल अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, जिसने उन्हें कुछ क्रेजी करने पर मजबूर कर दिया। ये एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि उसने बर्नाडेट को एक हिंट दे दिया था कि अगर पूरी सच्चाई जाननी है तो उसे एम्परर के उस क्रिटिकल पीरियड की डायरीज एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया को देनी होंगी। बर्नाडेट कुछ सेकंड्स तक चुप रहीं और फिर अचानक वो छोटे छोटे कलरफुल बबल्स में टूटकर गायब हो गईं, जैसे कोई सपना हो। क्लेन ने तुरंत अपनी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स वाली विजन एक्टिवेट की, पर वहां कोई एक्स्ट्रा थ्रेड नहीं था। मतलब क्वीन सच में जा चुकी थी। अभी वो इन सब से रिकवर कर ही रहा था कि दरवाजे पर नॉक हुआ। कौन है? क्लेन ने पूछा। बाहर से आवाज आई, मैं हूं। ये कैटलिया थी। क्लेन ने दरवाजा खोला तो कैटलिया ने बताया कि वो लोग उन खतरनाक वाटर से बाहर आ गए हैं, लेकिन एग्जिट पॉइंट अलग था। वो लोग अब टोस्कार्टर आइलैंड से बस 100 नॉटिकल माइल्स दूर थे। क्लेन ने टोस्कार आइलैंड पर उतरने का फैसला किया, क्योंकि टैरो गैदरिंग भी नजदीक थी और वहां लोएन किंगडम की करेंसी यानी पाउंड्स चलते थे, तो एक्सचेंज का भी कोई झंझट नहीं था। क्लेन मन ही मन हंसा, अगर तुम थोड़ी जल्दी आ जाती तो अपनी माँ क्वीन मिस्टिक से मिल लेती। शाम को फ्यूचर शिप टोस्कार्टर आइलैंड के पोर्ट पर पहुंच गया। क्लेन ने अपना सूटकेस उठाया और एडमिरल ऑफ स्टार्स को फाइनल पेमेंट दी, जो कि 1300 पाउंड्स थी। अब क्लेन के पास टोटल 8436 पाउंड्स बचे थे। उसी वक्त एंडरसन भी शिप से उतरने के लिए तैयार था। कैटलिया ने उससे पेमेंट मांगी तो एंडरसन ने बड़े दुखी मन से अपनी शर्ट का एक बटन तोड़ा और उसे दे दिया। उसने बताया कि ये एक सीक्वेंस 6 जज बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है और इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि इसका पहनने वाला आसानी से लोगों और मॉन्स्टर्स को गुस्सा दिला देता है, यहां तक कि कोई डेमीगॉड भी उसे टारगेट कर सकता है। क्लेन का रिएक्शन था, भाई ये कोई छोटा मोटा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ये तो सुसाइड करने का तरीका है। शिप से उतरकर एंडरसन सीधा क्लेन के पास पहुंचा। चलो ड्रिंक्स पर चलते हैं, सेलिब्रेट करने के लिए, उसने एक्साइटमेंट से पूछा। क्लेन ने अपनी आंखों से ही उसे मना कर दिया। वो इस मनहूस आदमी से दूर रहना चाहता था। तो एंडरसन ने बेशर्मी से कहा, ठीक है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मेरा सब कुछ तो उस पानी में डूब गया। उसने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, कल सुबह तक लौटा दूंगा।
टोस्ट कार्टर के बार में बहुत सारे पायरेट्स हैं, मैं उनसे थोड़ा स्पॉन्सरशिप ले लूंगा। मतलब ये सीधा सीधा जाकर लूटपाट करने वाला था। क्लेन ने उसे एक 5 सोली का नोट दिया, जो असल में एक 1 पाउंड का नोट था। एंडरसन बोला, बस इतना सा। क्लेन ने शांति से जवाब दिया, ये तुम्हारे ड्रिंक्स खाने और होटल के लिए काफी है। एंडरसन ने नोट को देखकर कहा, ठीक है 1 पाउंड, कल सुबह तुम्हें 1 पाउंड लौटा दूंगा। और इसी के साथ दोनों का सफर यहाँ खत्म हुआ और दोनों ने अपने रास्ते पर निकल गए। तो भाई, पिछले चैप्टर के एंड में हम देखा कि एंडरसन, हमारा हंटर दोस्त, कैसे गेहरमन स्पैरो से पैसे मांग रहा था। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है एंडरसन के रिएक्शन से। जैसे ही गेहरमन उसे 5 सोली का नोट देता है, एंडरसन उसे फौरन पकड़ लेता है। मानो डर हो कि कहीं गेहरमन अपना मन न बदल ले। उसके दिमाग में बीफ और अल्कोहल के सीन घूमने लगते हैं। मतलब बेचारा कब से इन छोटी चीजों के लिए तरस रहा था। अब यहाँ एक फनी बात यह है कि क्लेन यानी हमारा गेहरमन स्पैरो मन ही मन सोच रहा था, अरे यार, इसने तो सच में पैसे ले लिए। मैं तो बस अपना पर्सोना बनाए रखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि मुझसे पैसे मांगना आसान नहीं है, थोड़ा भाव खा रहा था। क्लेन को लगा था कि एक सीक्वेंस 5 हंटर, वो भी पायरेट्स के इलाके में, भूखा तो नहीं मर सकता, भले ही उसके पास एक पैसा न हो। लेकिन एंडरसन का डेस्परेशन अलग ही लेवल पर था। खैर, क्लेन ये सब सोचकर वहां से निकलने ही वाला होता कि उसे एक जानी पहचानी और बहुत ही इरिटेटिंग आवाज सुनाई देती है। गेहरमन, ये आवाज थी फ्रैंक ली की, फ्यूचर शिप का फर्स्ट मेट और पॉइजन एक्सपर्ट, जिसके सर पर 7,000 पाउंड का इनाम था। फ्रैंक की आवाज सुनते ही क्लेन की बॉडी कांप जाती है। मतलब वो बंदा इतना खतरनाक और क्रेजी है कि गेहरमन जैसा इंसान भी उसे परेशान हो जाता है। फ्रैंक शिप से चिल्लाकर पूछता है, तुम ज्यादातर कहाँ मिलोगे? मुझे तुम्हें लेटर लिखना हो तो कहाँ भेजूं? मैं तुम्हें अपनी लेटेस्ट रिसर्च के रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ। ये सुनते ही क्लेन के मन में आता है, भाई, मुझे नहीं जानना तेरी रिसर्च के बारे में। क्लेन को यह भी समझ आ जाता है कि फ्रैंक ज्यादा दोस्त नहीं होंगे और जिन्हें वो दोस्त समझता है वो शायद उसे दोस्त नहीं मानते। पर फिर क्लेन के दिमाग की बत्ती जलती हैं। उसे याद आता है कि एडमिरल ऑफ स्टार्स यानी कैटलिया अभी भी क्वीन मिस्टिक के ज्यादा करीब है और टैरो क्लब से पूरी तरह जुड़ी नहीं है। तो क्लेन सोचता है कि फ्रैंक के जरिए वो एडमिरल ऑफ स्टार्स पर नजर रख सकता है। ये एक तरह से गेहरमन स्पैरो लेवल की पनिशमेंट होगी कैटलिया के लिए, और इससे मिस्टर फूल का दबदबा भी बना रहेगा। मतलब एक तीर से कई निशाने लगा था हमारा क्लेन। ये सोचकर वो अपनी जेब से एक नोटपैड और पेन निकालता है। उस पर वो अपने मैसेंजर को बुलाने का रिचुअल लिखता है और साथ में ये भी मेंशन करता है कि इसके लिए एक गोल्ड कॉइन की जरूरत होगी। फिर वो उस नोट को एक डार्ट की तरफ फ्रैंक की तरफ फेंकता है और वो सीधा फ्रैंक के हाथ में जाकर लैंड होता है। फ्रैंक ये देखकर खुश हो जाता है और हाथ हिलाता है। इसके बाद क्लेन अपना सूटकेस उठाकर वहां से निकलता है एक होटल ढूंढने। पहले तो एंडरसन रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों सेम होटल में रुकें, जिसे क्लेन मना कर देता है। पर फिर उसे एंडरसन की खराब किस्मत का ख्याल आता है। वो सोचता है कि अगर इस बंदे के साथ कुछ हुआ तो बेचारे होटल के बाकी गेस्ट और स्टाफ मारे जाएंगे, इसलिए उसे अपनी निगरानी में रखना ही बेहतर है ताकि जरूरत पड़ने पर सिचुएशन को संभाला जा सके। मतलब देखो, क्लेन दिल का बुरा नहीं, बस दिखाता नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है एंडरसन के रूम में। वो दरवाजा बंद करके एक चेयर पे से बैठता है जैसे उसकी जान में जान आई हो। फाइनली उस खतरनाक समंदर से निकलने के बाद उसे लग रहा था कि वो दोबारा इंसान बन गया है, जहां उसे हर पल मरने का डर नहीं था। थोड़ी देर शांत लेटने के बाद वो उठता है और अपने लिए एक गिलास में गर्म पानी डालता है। वो सोचता है कि थोड़ा फ्रेश होकर वो बार में जाएगा, ड्रिंक्स पिएगा और फिर अपने लिए कुछ स्पॉन्सर्स ढूंढेगा। जैसे ही पानी थोड़ा ठंडा होता है, एंडरसन कप उठाकर एक घूंट पीता है और भाई साहब, अगले ही पल जो होता है वो कोई सोच भी नहीं सकता। उसे जोर से खांसी आने लगती है, उसका चेहरा बैंगनी पड़ता है, उसे सांस नहीं आ रही थी, जैसे उसका गला किसी ने दबा दिया हो। उसके हाथ से कांच का गिलास छूटकर जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। धीरे धीरे उसकी खांसी कमजोर पड़ने लगती है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और फिर शांत हो जाता है। उस सांसें भिग जाती हैं। एक पल के लिए तो लगता है कि एंडरसन सच में मर गया, वो भी पानी पीने से। मतलब इससे ज्यादा खराब किस्मत क्या ही होगी। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो अचानक उठकर बैठ जाता है, अपने चेहरे पर डर के भाव के साथ। वो खुद से कहता है, भाड़ में जाए, मैं अभी पानी पीते पीते मरने वाला था। अगर ऐसा होता तो शायद मैं हिस्ट्री का सबसे मजाकिया मौत मरने वाला हंटर होता। फिर वो अपनी बनियान की एक सीक्रेट जेब से एक तिनके से बनी डॉल निकालता है। उस डॉल पर स्याही से आंखें, नाक और मुंह बने हुए थे, लेकिन अब वो डॉल पूरी तरह से गल चुकी थी और उसमें से काला लिक्विड टपक रहा था। कुछ ही सेकंड्स में वो डॉल पूरी तरह पिघलकर जमीन पर एक धब्बा बन जाती है। पता चलता है कि एंडरसन ने एक सब्स्टिट्यूट आइटम का इस्तेमाल था अपनी जान बचाने के लिए। उसने ये आइटम उन खतरनाक वाटर्स में जाने से पहले ही खरीद लिया था और आज वो काम आ गया। एंडरसन को एहसास होता है कि उसकी बुरी किस्मत कम होने की बजाय और भी बढ़ गई है। उसे गेहरमन स्पैरो की भविष्यवाणी याद आती है कि सबसे घातक खतरा अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा होता है। वो डर के मारे खुद को बचाने के लिए फौरन अपने कमरे से बाहर निकलता है और सीधा क्लेन के रूम का दरवाजा खटखटाता है। क्लेन दरवाजा खोलता है और एंडरसन एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहता है, सरप्राइज, और बैंग, क्लेन उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। बेचारा एंडरसन कुछ सेकंड्स के लिए शॉक में खड़ा रहता है और फिर खुद से कहता है, शायद मुझे बात करने का तरीका बदलना चाहिए। वो दोबारा दरवाजा खटखटाता है
इस बार दरवाजा खुलता है और सामने एक रिवॉल्वर उसकी तरफ पॉइंट कर रही होती है। एंडरसन हाथ ऊपर उठाकर घबराते हुए कहता है, हाँ, मैं बस ये पूछने आया था कि क्या तुम किसी ऐसे बियॉन्डर को जानते हो जो मेरी किस्मत सुधार सके। क्लेन को उस पर थोड़ी दया के वो मन में सोचता है कि वो क्वीन मिस्टिक से तो कांटेक्ट नहीं कर पर वो मिस शैरोन की मदद ले सकता है। क्लेन एक पल सोचकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए पूछ सकता हूँ और कल सुबह तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हारे पास मुझे पे करने के लिए पैसे होंगे। एंडरसन तुरंत जवाब देता है, मैं अभी बार्स में जाऊंगा और मेरे फॉक्सी में बहुत सारे ठिकाने हैं जहां मेरा सामान रखा है। क्लेन सिर हिलाता है और दरवाजा बंद करते हुए कहता है, कल सुबह मिलते हैं। उम्मीद है तुम तब तक जिंदा बचोगे। ये सुनकर एंडरसन सोचता है कि ये दुआ थी या बद्दुआ। अब सीन वापस क्लेन के रूम में आता है। वो अपनी डेस्क पर बैठता है जहां एक लेटर और एक पेपर क्रेन रखा था। एंडरसन की प्रॉब्लम के लिए क्लेन के दिमाग में पहले से ही एक टारगेट था, एक और स्नेक ऑफ फेट, वेलोसेप्टिन। क्लेन एक पेंसिल उठाता है और उस पेपर क्रेन पर अपने सवाल लिखता है। पहला सवाल, एंजल ऑफ फेट म्यूरल से लगे बैड लक कर्स को कैसे हटाया जाए, और दूसरा सवाल, सीयर पाथवे के सीक्वेंस 4 पोशन का नाम क्या है और उसका फॉर्मूला और मेन इंग्रेडिएंट्स कहाँ मिल सकते हैं। सवाल लिखने के बाद वो उस पेपर क्रेन को फोल्ड कर अपने वॉलेट में रख लेता है। इसके बाद वो मिस्टर अजीक को लेटर लिखना जारी रखता है। वो उन्हें बताता है कि कैसे उसने एडमिरल ऑफ स्टार्स की मदद से अपना रिचुअल पूरा किया और कैसे रास्ते में एडमिरल हेल लुडवेल ने उस पर हमला किया। वो उस रिंग के बारे में बताता है जो एडमिरल हेल ने पहनी हुई थी और मिस्टर अजीक से पूछता है कि क्या उन्हें उसके बारे में कुछ याद है। वो न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछता है और आखिर में मिस्टर अजीक को उन खतरनाक वाटर्स के खतरों के बारे में भी आगाह करता है। लेटर पूरा करके वो अजीक के कॉपर विसल से मैसेंजर को बुलाता है और लेटर उसे दे देता है। ये सब करने के बाद क्लेन सोने चला जाता है और फिर वो खुद को सपने में पाता है उसी सुनसान मैदान और काले टॉवर के सामने। वो टॉवर के अंदर जाता है, वहां उसे कार्ड्स के बीच विल ऑसेप्टिन का जवाब मिलता है। जवाब में लिखा था, फ्रेंडली रिमाइंडर, पेपर क्रेन फटने वाला है। म्यूरल की वजह से लगे बैड लक कर्स को रिसियार्डो ठीक कर सकता है। सीयर पाथवे के हाई सीक्वेंस फॉर्मूला सिर्फ क्रेजी जेराटल या होर्नासिस माउंटेन रेंज से ही मिल सकते हैं। और आखिर में सबसे बड़ी जानकारी, सीयर पाथवे का सीक्वेंस 4 है, बिजारो सॉर्सरर। तो पिछले चैप्टर के एंड में क्लेन समंदर के उस खतरनाक एरिया से निकल चुका था जहां अगर आप रात में नहीं सोते तो गायब हो जाते हो। अब वो चैन की नींद ले रहा था, लेकिन अचानक एक सपने की वजह से उसकी आंख खुल जाती हैं। सपने में उसे एक नाम सुनाई देके, बिजारो सॉर्सरर। ये नाम सुनते ही क्लेन एकदम से जाग जाता है और उसे रियलाइज होता है कि ये उसके सीयर पाथवे का सीक्वेंस 4 है। भाई, नाम सुनो, बिजारो सॉर्सरर मतलब एक अजीबोगरीब सन। क्लेन सोचने लगता है कि यार, इस पाथवे के नाम कितने अजीब हैं, क्लाउन, मैजिशियन, फेसलेस मैरियोनेटिस्ट। और अब ये सारे नाम एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि ये पाथवे सिर्फ किस्मत या फ्यूचर बताने के बारे में नहीं है, बल्कि ट्रिक, धोखेबाजी और पैरानॉर्मल चीजों पर ज्यादा फोकस्ड है। मतलब इस पाथवे का असली डोमेन है बिजार होना। अब क्लेन के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस सीक्वेंस 4 का पोशन फार्मूला मिलेगा कहां से। उसे वेलोसेप्टिन की बातें याद आती हैं जिसने उसे 3 रास्ते बताए थे। पहला रास्ता, सीक्रेट ऑर्डर को ढूंढो और उनके लीडर जाराथुल से मिलो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जाराथुल कोई नॉर्मल बंदा नहीं था भाई साहब, वो एक सीक्वेंस एंजेल था, मतलब एक सच्चा देवता जो अब पागल होता। अब आप ही सोचो, एक पागल एंजेल से डील करना कितना खतरनाक हो सकता है। क्लेन को पता था कि अगर वो एजिक की मदद भी ले ले तब भी वो जाराथुल के सामने टिक नहीं पाएगा। ये तो सुसाइड मिशन जैसा था। दूसरा रास्ता था हॉर्नासिस माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी पर जाना जहां एंटीगोनस फैमिली का खजाना छिपा हुआ था। सुनने में तो ये किसी एडवेंचर मूवी जैसा लगता है, लेकिन असल में ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वहां हर तरफ अजीब अजीब सी आवाजें गूंजती थीं और अफवाहें थी कि वहां एक पूरी की पूरी नेशन ऑफ द एवरनाइट दफन है। क्लेन को पक्का यकीन था कि ये कोई खजाना नहीं बल्कि एक खतरनाक ट्रप है जो एंटीगोनस फैमिली ने बिछाया है। मतलब वहां जाना भी मौत को दावत देने जैसा ऑप्शन। और तीसरा ओल तो और भी इम्पॉसिबल, चर्च ऑफ द गॉडेस से मदद मांगना। क्लेन को याद था कि एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक वहीं बैकलैंड डायोसिस में रखी है और हो सकता है कि फार्मूला उसमें हो। लेकिन उस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक डेमीगॉड थी, वही लेडी जिसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था और जिसने मिस्टर ए को एक पेंसिल ड्राइंग की तरह मिटा दिया था। वो लेडी तो क्लेन को देखकर मुस्कुराई भी थी, जिसका मतलब आज तक क्लेन को समझ नहीं आया था। तो भाई, चर्च के अंदर घुसकर वो नोटबुक हासिल करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तीनों रास्ते इतने खतरनाक थे कि क्लेन का सिर ही घूम गया। उसे समझ आ गया कि इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन उसके लिए सही नहीं है। फिर उसने सोचा कि एक और तरीका हो सकता है, सीक्रेट ऑर्डर के किसी ऐसे डेमीगॉड को ढूंढना जो अभी तक पागल न हुआ हो। कम से कम वो उससे बात तो कर सकता है, कोई डील कर सकता है। अकेले तो ये भी मुश्किल था, लेकिन वो मिस्टर एजिक या क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट की मदद ले चुका था। बेशक एक बड़ी किलहाल के लिए उसे यही प्लान सबसे सेफ लगा। अब इन सब टेंशन वाली बातों को साइड में रखकर क्लेन ने सोचा कि चलो पहले एंडरसन हुड की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा, एंडरसन हुड वो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर जिस पर एक खतरनाक बैड लक का कर्स लगा हुआ है। क्लेन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसकी मदद करेगा। क्लेन को याद आया कि ओरावी आइलैंड पर एक फेट काउंसलर है
जिसका नाम रिकियार्डो है और उस पर क्लेन का एक फेवर बाकी है। अब देखो क्लेन का मास्टर प्लान, जिसे मैं कहता हूँ ट्राइपाइड ट्रांजैक्शन यानी 3 तरफा सौदा। प्लान ये था कि लाइफ स्कूल ऑफ थॉट ने क्लेन को अभी तक फाइनल पेमेंट नहीं दी थी, तो क्लेन रिकियार्डो के जरिए लाइफ स्कूल ऑफ थॉट सेगा कि वो एंडरसन का बैडलॉक ठीक कर दें और यही उनकी फाइनल पेमेंट होगी। और बदले में एंडरसन क्लेन को पेमेंट करेगा, मतलब एक तीर से 3 निशाने। क्लेन का फेवर भी यूज हो जाएगा, एंडरसन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और क्लेन को अपनी पेमेंट भी मिल जाएगी। है ना एकदम जीनियस प्लान। खैर, ये सब सोचने के बाद क्लेन सुबह का इंतजार करता है। सुबह होते ही दरवाजे पर नॉक होता है और सामने खड़ा था एंडरसन हुड। वो कल की तरह ही जिंदा और सही सलामत था, जो कि उसके बैड लक को देखते हुए एक बड़ी बात थी। उसने आते ही क्लेन को कल का उधार एक लोएन गोल्ड कॉइन दिया। क्लेन ने सिक्का लिया और बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आया। उसने एंडरसन से कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। ये सुनते ही एंडरसन की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, क्या सोल्यूशन है? ये मत कह देना कि कोई सोल्यूशन नहीं है। क्लेन ने सीरियस होकर बताया कि ओरावी आइलैंड पर एक डेमिगॉड है जो लक बदलने में माहिर है और वो उसे एक फेवर ओ करता है। एंडरसन ये सुनकर बहुत खुश हो गया और तुरंत पेमेंट की बात करने लगा। क्लेन ने कहा कि उसे एक ऐसा मिस्टिकल आइटम चाहिए जिसमें बहुत पावरफुल ऑफेंसिव एबिलिटीज हों। अगर आइटम की वैल्यू फेवर से ज्यादा हुई तो वो एक्स्ट्रा पैसे दे देगा। एंडरसन थोड़ा सोचता है और फिर मुस्कुरा कर बोलता है, मेरे पास एक ऐसा आइटम है जो तुम्हारी रिक्वेस्ट से मैच करता है। उसमें जानलेवा डैमेज देने की पावर है और उसके नेगेटिव भी बुरे नहीं हैं। वो खाता है, सोता है और बस थोड़ी सी बैड लक है जिससे मॉन्स्टर्स और दुश्मन अट्रैक्ट होते हैं और कभी कभी वो बहुत ज्यादा बातूनी और इरिटेटिंग हो जाता है। क्लेन समझ जाता है कि वो अपनी ही बात कर रहा है। फिर एंडरसन सीरियस होकर बताता है कि उसके पास एक क्लू है। एक्सल बताता है कि उस रिवॉल्वर से निकली गोलियों में वीकनेस अटैक, लीथल अटैक और स्लॉटरिंग इफेक्ट होता है, लेकिन उसका एक बहुत ही अजीब नेगेटिव इफेक्ट भी है। हर बार यूज करने के बाद यूजर के अंदर 6 घंटों के लिए एक नई कमजोरी पैदा हो जाती है, जैसे रोशनी से डर, जहाजों से डर या कुत्तों से डर। ये सुनकर मुझे तो बड़ी हंसी आई। सोचो, एक हंटर कुत्तों से डर रहा है। एंडरसन बताता है कि उस रिवॉल्वर की कीमत 9000 पाउंड्स है, तो वो क्लेन को 1500 पाउंड्स और उस रिवॉल्वर का क्लू देगा। क्लेन को येल काफी अच्छी लगती है क्योंकि रिवॉल्वर उसके कॉम्बैट स्टाइल को सूट करती थी। क्लेन पूछता है, 1500 पाउंड्स? तो एंडरसन हंसते हुए बताता है कि उसने कल रात 10 से ज्यादा पायरेट्स को पकड़ा और उनसे करीब 1600 पाउंड्स कमाए। ये सुनकर तो क्लेन का भी मन ललचा गया कि वो भी कुछ रातें यहीं रुक जाए, लेकिन फिर उसे लगा कि एंडरसन ने आसान टारगेट्स तो खत्म कर ही दिए होंगे। क्लेन उससे पूछता है कि क्या उसे पायरेट्स के अड्डे पर ऐसा करने से डर नहीं लगता, तो एंडरसन बड़े कैजुअल अंदाज में कहता है, डर किस बात का? जब तक उन लोगों तक खबर पहुंचेगी मैं तो कब का जहाज और पहचान बदल चुका होऊंगा। ये सुनकर क्लेन मन ही मन सोचता है कि ये आदमी फिर से अपनी किस्मत को चैलेंज कर रहा है। फाइनली डील पक्की हो जाती है। एंडरसन उसे 300 पाउंड्स एडवांस देता है और बाकी के पैसे बाद में देने का वादा करता है। क्लेन उसे कल के लिए ओरावी के 2 टिकट्स खरीदने को कहता है। अब कहानी के सबसे शॉकिंग पार्ट पे आते हैं। दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाते हैं। वो एक टेबल पर बैठे ही थे कि एक वेटर उनके पास आता है और अचानक बिना किसी वार्निंग के उस वेटर की आंखें एकदम खाली हो जाती हैं और वो हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच सीधा एंडरसन गले की तरफ घूम देता है। एंडरसन चौंक जाता है, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत तेज था। वो तुरंत पीछे हटकर उस हमले से बच जाता है, लेकिन तभी गोली चलती है। होटल का मालिक अपनी जगह से उठकर एंडरसन पर गोली चला देता है और गोली चलाने के बाद वो खुद भी शौक में बड़बड़ाता है, मैंने ये क्या किया? और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है एक खतरनाक क्लिफहैंगर पर। क्या ये एंडरसन का बैड लक था जो फिर से एक्टिवेट हो गया, या फिर ये किसी और का हमला था? ये जानने के लिए तो हमें अगला चैप्टर ही देखना पड़ेगा। तो भाई, कहानी के इस चैप्टर 177 में सिचुएशन एकदम से पलट जाती है। क्लेन और एंडरसन एक होटल के रेस्टोरेंट में आराम से बैठे थे कि तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है और भाई एंडरसन का रिएक्शन देखने लायक था। वो गोली से बचने के लिए इतने फनी तरीके से जमीन पर गिरता है जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। क्लेन को तो एक पल के लिए समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। उसे लगता है कि एंडरसन ने कल रात जिन पायरेट्स का शिकार किया था उन्हीं में से कोई बदला लेने आया है। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि चिल्लाकर बोल दूं, भाई मैं इस बंदे को ही जानता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सिचुएशन बहुत जल्दी सीरियस हो जाती है। एंडरसन के बगल वाली टेबल पर बैठा एक मोटा सा आदमी अचानक कांटे छुरी फेंकता है और अपनी पहले से लोड की हुई डबल बैरल हंटिंग राइफल निकालकर सीधे जमीन पर लेटे एंडरसन पर फायर कर देता है। बैंग, जमीन पर छर्रे फैल जाते और एंडरसन बुरी तरह घायल हो जाता है। अब सोचो, क्लेन से बचाने के लिए जैसे ही अपनी रिवॉल्वर निकालता है वो नोटिस करता है कि हमला करने वाला आदमी और होटल का बॉस दोनों अचानक ब्लैंक हो जाते हैं। उनके चेहरे पर कंफ्यूजन और डर था, जैसे वो अभी अभी किसी सपने से जागे हों। क्लेन को तुरंत समझ आ गया कि ये लोग असली हमलावर नहीं हैं, इन्हें तो कोई और कंट्रोल कर रहा है।
उसने तुरंत अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट किया, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। तो फिर उसने अपनी एक और खास एबिलिटी यूज की, स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स विजन। इससे उसे वो अदृश्य धागे दिखने लगते हैं जिनसे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। और तभी सीन और भी क्रेजी हो जाता है। रेस्टोरेंट में भगदड़ मच जाती है, सब लोग बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं और भागते भागते जमीन पर पड़े एंडरसन के पास से गुजरते हुए हर कोई उस पर हमला करने लगता है। एक खूबसूरत लेडी उस पर कोई केमिकल फेंकती है, से उसकी स्किन जलने लगती है। फिर एक वेटर एक अखबार पढ़ता हो जेंटलमैन, और यहाँ तक कि एक 5 साल का बच्चा भी उस पर हमला कर देता है। कोई उस पर गर्म कॉफी फेंक रहा है तो कोई चाकू से हमला कर रहा है। मतलब लिटरली रेस्टोरेंट में मौजूद हर इंसान का बस एक ही मकसद था, एंडरसन वुड को मारना। ये सीन इतना खतरनाक और अजीब था क्योंकि कोई भी बियॉन्डर पावर यूज नहीं कर रहा था, सब नॉर्मल चीजों से हमला कर रहे थे लेकिन एक साथ। लेकिन भाई, एंडरसन को स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर ऐसे ही नहीं कहते। वो इस घेरे में फंसा होने के बावजूद किसी तरह टेबल को ढाल बनाकर और सही टाइम कर खुद को बचा लेता है। उसे चोटें तलकती हैं पर कोई भी जानलेवा नहीं होती। इसी बीच क्लेन की नजर रेस्टोरेंट के एक कोने में जाती है जहां एक डेकोरेटिव कैबिनेट के पीछे से पतले पतले काले स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स निकल रहे थे। उसे समझ आ जाता है कि असली मास्टरमाइंड वहीं छिपा है। क्लेन का दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। वो समझ जाता है कि ये लोग कठपुतलियां नहीं बने हैं, बल्कि ये किसी तरह का माइंड कंट्रोल है, शायद किसी डिजायर अपोस्टल का काम। उसे शक होता है कि ये साइकोलॉजी एल्केमिस्ट का काम हो सकता है, जिनके बारे में उसने पहले भी सुना था। और उसे लगता है कि ये कोई नॉर्मल बियॉन्डर नहीं, बल्कि एक सीक्वेंस 4 का डेमी गॉड हो सकता है, एक मैनिपुलेटर। तो क्लेन तुरंत एक्शन लेता है। वो एक कस्टमर को धक्का देकर एंडरसन के लिए भागने का रास्ता बनाता है। एंडरसन मौका देखते ही वहां से निकलकर होटल की दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों के पास छिप जाता है। वहां पहुंचकर वो हाँफते हुए मजाक में कहता है, यार मेरी प्रोवोकेटिव पावर इतनी बढ़ गई है क्या कि अब आम लोग भी मुझे मारना चाहते हैं। मतलब बंदे की हालत खराब है पर ह्यूमर नहीं जा रहा। क्लेन उसे सीरियस होकर समझाता है कि ये मजाक नहीं है, तुमने कल रात जिन पायरेट्स को मारा था उनमें से कोई जरूर इस आइलैंड पर छिपे एक डेमीगॉड से जुड़ा था। ये सुनकर एंडरसन के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि अगर उन लोगों की जगह ट्रेंड फाइटर्स या बियॉन्डर्स होते तो वो अब तक मर चुका होता। क्लेन उसे बताता है कि शायद वो डेमीगॉड तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस एक वार्निंग दे रहा है और अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, जाकर माफी मांगो। अब सोचो, एंडरसन जैसा घमंडी हंटर जिसकी फॉक्सी में इतनी रेपुटेशन है, उसे माफी मांगने में कितनी शर्म आ रही होगी। लेकिन जब क्लेन वहां से जाने लगता है तो एंडरसन को समझ आ जाता है कि कोई और चारा नहीं है। वो जोर जोर से चिल्लाकर माफी मांगता है, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, हम बात कर सकते हैं। तभी नीचे से तालियों की आवाज आती है और एक परछाई सीढ़ियों पर दिखाई देती है। वो फिगर धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, लेकिन क्लेन को महसूस होता है कि उसका मन उस आदमी को देखने का नहीं कर रहा। उसके हाथ खुद खुद नीचे हो जाते हैं, जैसे लड़ने की सारी इच्छा ही खत्म हो गई हो। क्लेन समझ जाता है कि ये उस डेमीगॉड का साइलेंट कमांड है। वो चाहता है कि क्लेन वहां से चला जाए ताकि वो एंडरसन से अकेले में बात कर सके। ये पावर इतनी डरावनी थी कि क्लेन ने रजिस्ट करने की नहीं की कोशिश भी और चुपचाप अपने कमरे में वापस चला गया। 5 मिनट बाद एंडन उसके दरवाजे पर आता है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने बताया कि उस डेमीगॉड ने उसे अपने लिए एक काम करने को कहा है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता कि काम क्या है। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसे उस डेमीगॉड का चेहरा तक याद नहीं था। क्लेन मन ही मन सोचता है, देख लो, सिर्फ 1600 पाउंड्स के लिए एक डेमीगॉड से दुश्मनी मोल ले ली। बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं था। इसके बाद का सीन और भी अजीब था। जब वो दोनों वापस नीचे ब्रेकफास्ट करने जाते हैं तो रेस्टोरेंट में सब कुछ नॉर्मल था। वेटर टूटी हुई चीजें साफ कर रहा था और बॉस और कस्टमर्स ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो, सब कुछ भूल चुके थे। चैप्टर के एंड में सीन शिफ्ट होकर क्लेन पर आता है। वो दोपहर में ही ग्रे फॉग के ऊपर अपनी सीक्रेट जगह पर पहुंच जाता है। वहां वो अगली टैरो गैदरिंग की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उसे द हर्मिट कैटलिया को एक छोटी सी सजा जो देनी थी। द फूल की कुर्सी पर बैठकर वो अपने पनिशमेंट के प्लान्स की प्रैक्टिस करता है। वो द वर्ल्ड मैरियोनेट को कंज्यूर करता है और उसे कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करता है ताकि टैरो गैदरिंग में सब कुछ परफेक्ट लगे और मिस्टर फूल का रुतबा बना रहे। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है, एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ कि आखिर एंडरसन को क्या काम मिला है और टैरो गैदरिंग में क्या होने वाला है। तो भाई, चैप्टर 678 शुरू होता है टैरो क्लब की यूजुअल गैदरिंग से। हमेशा की तरह सब लोग उस पुराने ब्रॉन्ज टेबल के चारों तरफ अपनी जगह पर अपीयर होते हैं। माहौल एकदम शांत और ग्रैंड था, जैसा हमेशा होता है। ऑड्रे यानी मिस जस्टिस हमेशा की तरह सबसे पहले एकदम चेफुल आवाज में मिस्टर फूल को ग्रीट करती हैं, गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। और उसके बाद बाकी सब मेंबर्स भी एक एक करके ग्रीट करते हैं। लेकिन इस बार एक चीज थोड़ी अलग थी। द हर्मिट यानी कैटलिया काफी चुप चुप और टेंशन में लग रही थी। ऑड्रे को देखकर ही समझ आ गया था कि उसके दिमाग में जरूर कुछ बड़ा चल रहा है। जैसे ही सब शांत होकर अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं, मिस्टर फूल यानी क्लेन मिस जस्टिस की तरफ एक नजर डालते हैं। ऑड्रे इतनी स्मार्ट है कि वो एक ही नजर में समझ जाती है कि मिस्टर फूल चाहते हैं कि वो चुप रहे और कुछ न बोले। इसके बाद मिस्टर फूल सीधे द हर्मिट की तरफ देखते हैं और एक बहुत ही कैजुअल लेकिन खतरनाक टोन में कहते हैं, बर्नाडेट को बता देना कि वो कुछ आइटम्स के बदले में कुछ सवालों के जवाब ले सकती है। अब सोचो, ये सुनते ही कैटलिया की हालत क्या हुई होगी।
बर्नाडेट नाम सुनते ही कैटलिया का दिल एकदम बैठ गया। मिस्टर फूल ने उसे क्वीन मिस्टिक या एलिमेंट डॉन की लीडर नहीं, बल्कि सीधे उसके असली नाम बर्नाडेट से बुलाया। इसका मतलब साफ था, मिस्टर फूल सब कुछ जानते हैं। कैटलिया की सारी चालाकियां, सारे सीक्रेट्स सब उनके सामने खुले पड़े थे। ये एहसास होते ही उसे इतना डर लगा कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब वो क्या बोले या कैसे रिएक्ट करे। उसे ये भी समझ आ गया कि मिस्टर फूल के मैसेज का मतलब था कि उसे सिर्फ यही एक लाइन बर्नाडेट को बतानी है और कुछ भी एक्स्ट्रा हिंट नहीं देना। ये एक सीधी सीधी वार्निंग थी। अब ये सुनकर बाकी मेंबर्स के दिमाग में भी सवाल उठने लगे। ऑड्रे सोचने लगी, बर्नाडेट एक कॉमन नाम है, ये कौन हो सकती है? और मैम हर्मिट का इससे क्या रिश्ता है? मिस्टर फूल उन्हें वार्निंग क्यों दे रहे हैं? और फिर एक होशियार स्पेक्टर होने के नाते उसे तुरंत सिचुएशन समझ आ गई। उसे रियलाइज हुआ कि मैम हर्मिट ने टैरो क्लब के बारे में बर्नाडेट को बताया होगा ताकि उसे कुछ जवाब मिल सकें, और मिस्टर फूल इस बात से बहुत ज्यादा नाराज है। ऑड्रे को पहली बार इतना गुस्सा आया। वो सोचने लगी, सीरियसली कोई गैदरिंग की बातें दूसरों को कैसे बता सकता है? मैंने आज तक अपने डॉग सूजी को भी कुछ नहीं बताया। इससे तो हम सब खतरे में पड़ सकते हैं। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद सब लोग टैरो क्लब को लेकर उतने लॉयल और सीरियस नहीं हैं वो खुद है। द हैंगमैन एल्गर का दिमाग भी तेजी से चल रहा था। वो सोच रहा था कि ये बर्नाडेट कौन है और हर्मिट इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। वहीं फॉरिस द मैजिशियन को टेंशन हो गई कि कहीं टैरो क्लब का राज खुल तो नहीं जाएगा, और उसके दिमाग में स्पाई और डबल स्पाई वाली कहानियां चलने लगीं। और द मून एम्लिन का तो अलग ही सीन था। वो तो मन ही मन में हर्मिट पर हंस रहा था। वो सोच रहा था, बेवकूफ औरत, हमारे सैंगुइन के एंसेस्टर तक मिस्टर फूल को बराबरी का मानते हैं और तुम एक डेमी गॉड भी नहीं हो और मिस्टर फूल के सामने चालाकी करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें मरने का शौक है क्या? मतलब वो फुल मजे ले रहा था। इन सब के बीच हमारा बेचारा सन डेरिक पूरी तरह से कंफ्यूज्ड था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ था कि चल क्या रहा है। तो उसने बहुत ही मासूमियत सीधा सवाल पूछ लिया, मिस्टर फुल, ये बर्नाडेट कौन है? क्लेन ने मन ही मन सोचा, शाबाश डेरिक, क्या सही सवाल पूछा है। और फिर उसने बहुत ही कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, रोसेल की सबसे बड़ी बेटी, द डॉन की ओनर और एलिमेंट डॉन की लीडर। उसने एक एक करके बर्नाडेट की सारी आइडेंटिटीज सबके सामने रख दी, जैसे कि कोई सीक्रेट बचा ही न हो। ये सुनते ही सबके होश की ओर गए, यानी क्वीन मिस्टिक और वो एम्परर रोसेल की बेटी है। एल्गर तो मन ही मन में एक्साइटेड हो गया। उसे लगा, वाह, तो तुम एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया हो और तुम्हारे और क्वीन मिस्टिक के बीच लड़ाई की अफवाहें झूठी हैं। वो मन ही मन हर्मिट का मजाक उड़ा रहा था और सोच रहा था, जो आग से खेलता है वो खुद जल जाता है। तुमने एक गॉड की कंज को चैलेंज करने की हिम्मत की। और इस मोमेंट पर एल्गर को बहुत सुकून मिला कि उसने खुद कभी किसी बाहरी इंसान को क्लब के बारे में नहीं बताया था, इसलिए वो आज सेफ है। ऑड्रे और बाकी लोगों को भी याद आया कि बर्नाडेट तो क्वीन मिस्टिक है, जो 5 सीज पर राज करने वाली एक डेमीगॉड है। उन्हें ये जानकर भी हैरानी हुई कि एम्परर रोसेल की बेटी अभी तक जिंदा है और इतनी पावरफुल फिगर बन चुकी हैं। अब तक कैटलिया को भी थोड़ा सोचने का मौका मिल चुका था। वो अपनी जगह से उठी, मिस्टर फूल की तरफ मुड़ी और बिना किसी उम्मीद के बोली, हाँ, मुझसे गलती हो रही, मैं खुद को डिफेंड वाकई नहीं गलत था। और फिर उसने कहा, मिस्टर फुल, आप मुझे जो भी सजा देंगे या मुझे मार भी देंगे तो मुझे मंजूर होगा। ये सुनते ही एल्गर मन में हंसा, पाखंडी, अगर मिस्टर फूल को तुम्हें मारना ही होता तो क्या वो तुमसे पूछते? ऑड्रे भी समझ गई कि मैम हर्मिट बाहर से बहादुर बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अंदर से वो डरी हैं। लेकिन कैटलिया ने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जब मिस्टर फूल कुछ देर चुप रहे तो उसने अपनी बेचैनी में उनकी असली इंटेंशंस जानने के लिए उस घने ग्रे फॉग के पार देखने की कोशिश की। उसने अपनी बियॉन्डर पावर्स का इस्तेमाल किया ताकि वो मिस्टर फूल को देख सके, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसकी नजरें उस फॉग के पार गईं, अचानक उसकी आंखों में तेज जलन हुई और उनमें से खून बहने लगा। उसके कानों में एक डरावनी भयानक आवाज गूंजने लगी और उसकी पूरी बॉडी दर्द से कांपने लगी। उसके चेहरे और हाथों पर क्रैक्स पड़ने लगे और उन क्रैक्स के अंदर से काले कीड़े और अजीब सी आंखें निकलने लगीं। कैटलिया की दर्द भरी चीखें उस जगह पर गूंजने लगीं। एल्गमलिन और फॉरिस ये देखकर हैरान रह गए। वो उसका दर्द महसूस कर सकते थे। वो सब देख पा रहे थे कि हर्मिट की बॉडी कैसे भयानक तरीके से बदल रही है। ये सीन इतना घिनौना और डरावना था कि ऑड्रे ने डर के मारे अपनी नजरें फेर ली और बिना हिले डुले सीधे देखने लगी। बाकी सब भी डर के मारे एकदम स्टैचू बन गए थे। असल में क्लेन ये जानबूझकर किया था। उसने पहले से ही उस ग्रे फॉग में ट्रू क्रिएटर की करप्टेड पावर को छिपा रखा था। प्लान ये था कि जो कोई बियॉन्डर पावर से फॉग के पार देखने की कोशिश करेगा वो सीधा ट्रू क्रिएटर की भयानक आवाजों से कनेक्ट हो जाएगा। और यही कैटलिया के साथ हुआ। 2 सेकंड तक उसे तड़पाने के बाद क्लेन ने पावर से उस कनेक्शन को काट दिया और कैटलिया की बॉडी वापस नॉर्मल होने लगी। वो कांपते हुए शांत हुई और उसके घाव भरने लगे। इस भयानक पनिशमेंट के बाद एल्गर ने एक गहरी आवाज में कहा, जैसे वो खुद को और बाकी सबको वार्निंग दे रहा हो, कभी भी भगवान के रहस्यों में झांकने की कोशिश मत करना। और ये लाइन इस चैप्टर का सार थी। सबको एक खतरनाक सख्त मिल चुका था। तो पिछले चैप्टर का सीन याद है? मिस्टर फूल ने लेडी हर्मिट को उनकी जासूसी करने के लिए क्या खतरनाक पनिशमेंट दी थी। पूरा टैरो क्लब शॉक में था और माहौल एकदम ठंडा पड़ गया था। सबको ये रियलाइज हो गया था कि मिस्टर फूल चाहे कितने भी हेल्पफुल क्यों न हो, आखिर में वो एक गॉड हैं, एक ऐसी हस्ती जिसके रहस्यों में झांकना मौत को दावत देने जैसा है।
और इसी टेंशन वाले माहौल में हैंगमैन यानी एल्गर धीरे से एक लाइन बोलता है, डू नॉट प्राई इनटू द मिस्ट्री ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान के रहस्यों की जासूसी मत करो। भाई साहब, ये लाइन इतनी परफेक्ट थी ना उस मोमेंट पर कि क्या ही बताई। उसने ओरिजिनल कहावत भगवान को सीधे मत देखो को थोड़ा बदल दिया, क्योंकि टैरो क्लब के मेंबर तो मिस्टर फूल से बात करते ही रहते थे। तो ये नई लाइन एकदम सिचुएशन पर फिट बैठ गई और इसने मिस्टर फूल की इमेज को और भी ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस बना दिया। ऑड्री और बाकी सब मेंबर्स ने भी तुरंत इस बात को मान लिया, जैसे कि यही असली रूल हो। उनको समझ आ गया था कि मिस्टर फूल ने जो अपने चारों तरफ ग्रे फॉग बना रखा है वो असल में उन सबकी भलाई के लिए ही है, ताकि कोई सीधे गॉड को देखकर पागल न हो जाए। अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी कि क्लेन के दिमाग में क्या चल रहा था। वो तो मन ही मन हैंगमैन की तारीफ कर रहा था कि भाई क्या सही टाइम पर क्या सही बात बोली है। क्लेन ने असल में खुद अपने पपेट द वर्ल्ड को कंट्रोल करके कुछ ऐसा ही बोलने का प्लान बनाया था, ताकि पनिशमेंट का इफेक्ट और गहरा हो जाए। पहले तो वो थोड़ा झिझक रहा था, सोच रहा था कि यार अगर बाद में सबको पता चला कि द वर्ल्ड तो मिस्टर फूल का ही एक छोटा अकाउंट या बेइज्जती होगी। लेकिन फिर उसने सोचा, अरे छोड़, पहले भी तो द वर्ल्ड ने ऐसे काम किए हैं, एक और सही, किसी को क्या ही पता चलेगा। पर हैंगमैन ने उसका काम आसान कर दिया और जो बात क्लेन कहलवाना चाहता था वो हैंगमैन ने खुद ही बोल दी, जिससे सब कुछ ज्यादा नेचुरल और परफेक्ट लगा। क्लेन ने सोचा कि ये बेस्ट आउटकम है, इससे उसकी इमेज भी बनी रही और उसे खुद कुछ नहीं करना पड़ा। एक गॉड छोटी मोटी बातों पर औणों से नाराज नहीं होता, वरना उसकी रेपुटेशन खराब होती है। और सच कहूं तो लेडी हर्मिट भी कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो रही थी। उसने एक बार नहीं कई बार मिस्टर फूल के राज जानने की कोशिश की थी, और तो और उसने टैरो क्लब की बातें बाहर लीक करने के हिंट्स भी दिए थे। तो ये पनिशमेंट तो बनती थी बॉस। क्लेन ने मन ही मन सोचा, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, मतलब डंडे के बिना बच्चे बिगड़ जाते हैं। इस एक पनिशमेंट से उसने सिर्फ हर्मिट को ही नहीं बल्कि हैंगमैन और बाकी मेंबर्स को भी लाइन पर ला दिया था। सबको अपनी औकात पता चल गई थी। ये सब सोचने के बाद क्लेन ने अपनी शांत आवाज के लिए बस इतना हीट। ये सुनते ही लेडी हर्मिट कैटलिया ने राहत की सांस ली। उसकी रूह जो अभी अभी ठीक हुई थी वो बुरी तरह थक चुकी थी। उसने मन में कसम खाई कि अब वो दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगी और मिस्टर फूल के रहस्यों से दूर ही रहेगी। उसने कांपते हुए बड़ी ईमानदारी से कहा, मुझे आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मिस्टर फूल ने बस धीरे से सिर हिलाया, कोई जवाब नहीं दिया। अब जब ये सीरियस ड्रामा खत्म हुआ तो मैजिशियन यानी कि फोर्स ने हिम्मत करके एक नया टॉपिक शुरू किया। उसने सबसे पूछा, क्या कोई एक असैसिनेशन मिशन में इंटरेस्टेड है? टारगेट एक कल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। फोर्स ये मिशन अपने टीचर डोरियन ग्रे के एक एहसान के बदले में करना चाहती थी, जिनकी फैमिली को इस कल्ट बहुत नुकसान पहुंचाया था। उसका टारगेट था ऑरोरा ऑर्डर का एक ओरेकल जिसका नाम था लुइस वीन। फोर्स इतनी भी भोली नहीं थी कि उसे लगे वो अकेले एक सीक्वेंस 5 या 6 के बियॉन्डर को मार सकती हैं, जो भागने में भी एक्सपर्ट हो। उसका सारा भरोसा टैरो क्लब पर था। उसे पता था कि लेडी हर्मिट और मिस्टर वर्ल्ड जैसे पावरफुल मेंबर्स उसकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम थी पैसों की। उसे पता था कि इतने बड़े बियॉन्डर को मारने में हजारों पाउंड्स लगेंगे और उसके पास सिर्फ 830 पाउंड्स थे। तो उसका प्लान ये था कि वो मिशन के बदले में जो भी उसकी हेल्प करेगा उसके कई सारे काम करके कर्ज चुकाएगी। जैसे ही फोर्स ने अपनी रिक्वेस्ट रखी, हर्मिट, हैंगमैन और जस्टिस सबने एक साथ मिस्टर वर्ल्ड की तरफ देखा, क्योंकि सबको पता था कि बियॉन्डर्स का शिकार करना मिस्टर वर्ल्ड का फेवरेट काम है। अब यहाँ क्लेन फिर फंस गया। प्रॉब्लम ये थी कि वो तो उस समय बैकलैंड में था ही नहीं, वो तो समंदर में था। लेकिन वो ये बात सीधे सीधे बता भी नहीं सकता था, वरना सबको शक हो जाता कि मिस्टर फूल के पास गिने चुने ही ब्लेज्ड हैं। तो उसने द वर्ल्ड को कंट्रोल किया और अपनी कर्कश आवाज में हंसते हुए पूछा, कहाँ है? कौन सा कल्ट? उसका सीक्वेंस क्या है और उसकी पावर्स क्या हैं? ऑड्री ने तुरंत ही कि आज मिस्टर वर्ल्ड का मूड कुछ अलग लग रहा है, शायद वो किसी बात से खुश है। फोर्स ने खुश होकर जवाब दिया, वो ऑरोरा ऑर्डर का ओरेकल है। बैकलैंड में पहले सीक्वेंस 6 था, पहले अब शायद सीक्वेंस 5 हो गया है। वो दूसरों की बियॉन्डर पावर्स को रिकॉर्ड करके एक बार यूज कर सकता है और वो किसी भी जाल से भागने में माहिर है, शायद स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रेवल भी कर सकता है। क्लेन ने मन ही मन सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया। ऑरोरा ऑर्डर का ओरेकल मतलब पक्का कोई पागल और खतरनाक आदमी होगा, उसे मारने में कोई गिल्ट नहीं होगा। और सीक्वेंस 5 या 6 मतलब वो उसे हैंडल कर सकता था, खासकर अगर वो चुपके से हमला करे तो, क्योंकि क्लेन के पास स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करने की पावर थी। अगर उसने एक बार ओरेकल को पकड़ लिया तो वो भाग नहीं पाएगा। तो काफी सोचने के बाद द वर्ल्ड ने मैजिशियन से कहा, मैं ये जॉब ले सकता हूं, पर अभी नहीं, कम से कम 2 महीने बाद। फोर्स ये सुनकर थोड़ी निराश हो गई। 2 महीने बहुत लंबा टाइम था और तब तक टारगेट शायद बैकलैंड से जा चुका होता। और तभी हैंगमैन ने, जो चुपचाप सब देख रहा था, बीच में बोला, मिस मैजिशियन, क्या ये जरूरी है कि तुम खुद उस ओरेकल को मारो? फोर्स ने कहा, नहीं, इसीलिए तो मैं मिस्टर वर्ल्ड से हेल्प मांग रही हूं। हैंगमैन ने फिर पूछा, पर किसी को मारने के लिए पहले उसे ढूंढना पड़ता है, क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो? फोर्स ने ईमानदारी से कहा, नहीं, पर मैं इन्वेस्टिगेट करूंगी। और तब मैन ने वो बात कही जिसने सबका दिमाग हिला दिया। वो हंसते हुए बोला, अगर तुम ऑरोरा ऑर्डर के ओरेकल की लोकेशन कंफर्म कर सकती हो
तो किसी को हायर करने पर इतने पैसे क्यों खर्च करने, सीधे चर्चेज को रिपोर्ट क्यों नहीं कर देती। ग्रेट स्मॉग के बाद कोई भी चर्च ऐस किसी भी क्लू को छोड़ेगा। ये सुनते ही क्लेन भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हैंगमैन ऐसा कुछ बोलेगा। वो मन ही मन हंसा कि देखो, हैंगमैन सबको इन्फ्लुएंस करते करते अब खुद सबसे इन्फ्लुएंस हो गया है, रिपोर्ट कर दूं। फोर्स भी कुछ सेकंड के लिए शॉक में चली गई। फिर उसे रियलाइज हुआ ये तो पॉसिबल है। हैंगमैन ने मुस्कुराते हुए पूरा प्लान समझाया। तुम ऐसा करो, पहले टारगेट को इन्वेस्टिगेट करो और उसकी लोकेशन ढूंढो। अगर 2 महीने के अंदर कुछ पता चल जाता है तो ये मैटर चर्च को सौंप दो, और अगर 2 महीने से ज्यादा लगते हैं तब मिस्टर वर्ल्ड तुम्हारी हेल्प कर देंगे। फोर्स को ये आइडिया बहुत पसंद आया। उसने कहाएगा ठीक है, जब टाइम में मिस्टर वर्ल्ड से प्राइस डिस्कस कर लूंगी। और इस तरह एक खतरनाक एसेसिनेशन मिशन एक सिंपल और स्मार्ट प्लान में बदल गया। तो भाई, चैप्टर 680 की शुरुआत होती है टैरो क्लब की रेगुलर गैदरिंग से, और माहौल एकदम सीरियस बना हुआ है। सीन यह है कि मैजिशियन फोर्स द वर्ल्ड यानी कि हमारे क्लेन से कंफर्मेशन लेने के बाद अपनी बात आगे रखती है। वो सबसे पूछती है कि क्या किसी के पास मीटेओराइट क्रिस्टल या लाओ स्क्विड का क्रिस्टलाइज ब्लड है, या फिर इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो चीजें हैं ये एस्ट्रोलॉजर पोशन के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। मतलब फोर्स अपनी सीक्वेंस 7 की तैयारी कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले वो सोच रही थी कि वो मिस्टर मून से हेल्प लेगी क्योंकि दोनों ही बैकलैंड में हैं, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि पहले खुद ट्राई करेगी, और अगर कुछ नहीं हुआ तो ही टैरो क्लब से हेल्प मांगेगी। ये छोटी सी बात फोर्स के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताती है कि वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रही है। अब जैसे ही क्लेन ये नाम सुनता है, मीटियोराइट क्रिस्टल और लाओ स्क्विड, उसके दिमाग की बत्ती जल जाती हैं। उसे लगता है कि यार ये नाम सुने सुने लग रहे हैं, और फिर उसे याद आता है कि अरे ये तो सीयर पोशन के इंग्रेडिएंट से कितने मिलते जुलते हैं। सीयर पोशन के लिए स्टार क्रिस्टल और लाओस स्क्विड का नॉर्मल ब्लड चाहिए होता है, और एस्ट्रोलॉजर के लिए उन्हीं चीजों का एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन चाहिए। और यहीं पर क्लेन के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है, एक ऐसा आइडिया जो उसकी पूरी प्लानिंग को बदल सकता है। वो सोचता है कि याजरो सॉर्सेरर यानी कि सीयर पाथवे का सीक्वेंस 4, उसका पोशन फॉर्मूला मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और जो 3 तरीके हैं भी वो इतने खतरनाक कि जान जाने का पूरा रिस्क है। तो क्यों मैं नेबरिंग पाथवेज के सीक्वेंस 4 के बारे में सोचूं, जैसे कि अप्रेंटिस पाथवे। अब सोचो ये कितना बड़ा गेम चेंजर थॉट है। मतलब अगर एक रास्ते पर डेंजर है तो रास्ता ही बदल दो, लेकिन मंजिल वही रखो, डेमीगॉड बनना। ये आइडिया आते ही क्लेन को एकदम से रिलैक्स्ड फील होता है। उसे लगता है कि उसकी आधी से ज्यादा मुश्किलें तो खत्म ही हो गईं। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, अप्रेंटिस पाथवे के सीक्वेंस 4 का क्लू तो टैरो क्लब के पास ही था। मैजिशियन फोर्स के पीछे जो अब्राहम फैमिली है उनके पास। ये सोचते ही द वर्ल्ड की नजरों में मैजिशियन के लिए एक सॉफ्टनेस आ जाती है, जिसे देखकर बेचारी फोर्स घबरा जाती है। उसे लगता है कहीं मिस्टर वर्ल्ड ने लुइस वीन को हंट करने का कोई खतरनाक प्लान तो नहीं बना लिया। लेकिन भाई, क्लेन की खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है। उसे कैप्टन डन और मैडम डेली की एक पुरानी थ्योरी याद आती है कि सीयर पाथवे के पहले 5 सीक्वेंस अलग अलग पावर्स देते हैं, और सीक्वेंस 4 पर जाकर वो सब एक मुट्ठी की तरह मिलकर एक क्वालिटेटिव चेंज लाते हैं। अब उसे डाउट होता है कि क्या सीयर और अप्रेंटिस पाथवे सीक्वेंस 4 पर इंटरचेंज हो भी सकते हैं, या फिर ये इंटरचेंज सीक्वेंस 3 पर होता है। ये डाउट आते ही उसकी सारी एक्साइटमेंट ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास अभी इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो कोई सही फैसला ले सके। तो फिलहाल वो इस आइडिया को साइड में रख देता है और मिस्टर एजिक के रिप्लाई का वेट करने का सोचता है। अब जब क्लेन ये सब सोच ही रहा था, तभी कैटिया यानी द हर्मिट बोल पड़ती है। वो कहती है, मेरे पास लावो स्क्विड का क्रिस्टलाइज ब्लड है, 600 पाउंड्स में मिलेगा। और वो ये भी बताती है कि मीटियोराइट क्रिस्टल कहाँ से मिलेगा, और पूछती है कि कितना ग्राम चाहिए। फोर्स तो एकदम हैरान और खुश हो जाती हैं। वो कहती है 60 ग्राम्स। कैटलिया बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से कहती है, ठीक है, 2 हफ्तों में मिल जाएगा, वो भी 600 पाउंड्स का होगा। और बस ऐसे ही चुटकियों में फोर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि आज मैडम हर्मिट कुछ ज्यादा ही एक्टिंग है। शायद पिछली बार जो पनिशमेंट मिली थी उसका असर है। अब फोर्स अपना हिसाब लगाने लगती है। उसके पास 830 पाउंड्स है। मतलब एक इंग्रेडिएंट तो वो खरीद सकती है, लेकिन दूसरे के लिए उसे ऑलमोस्ट 400 पाउंड्स और चाहिए। ये देखकर जस्टिस ऑड्रे भी पीछे नहीं रहती। वो भी अपनी डिमांड रखती है। उसे चाहिए एक एडोलेसेंट माइंड ड्रैगन का पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर ब्लैक हंटिंग जायंट लिजर्ड का स्पाइनल फ्लूइड और इल्यूसरी चाइम्स ट्री का एक फ्रूट। ये सब हिप्नोटिस्ट पोशन के इंग्रेडिएंट्स थे। और ऑड्रे के बोलते ही कैटलिया फिर से जवाब देती है, माइंड ड्रैगन्स तो 5th इपोक के बाद से लगभग खत्म हो चुके हैं, उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कहती है कि लिजार्ड का स्पाइनल फ्लूइड वो अरेंज करा सकती है 2-3 हफ्तों में, और प्राइस होगा 1500 से 2000 पाउंड्स के बीच। मतलब यार, ये लेडी तो कमाल ही कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे टैरो क्लब की ऑफिशियल सप्लायर बन गई हो। ये देखकर ऑड्रे और एल्गर दोनों शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मिस्टर फूल की पनिशमेंट के बाद तो कैटलिया का क्लब से भरोसा ही उठ गया होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। वो और ज्यादा एक्टिव और फ्रेंडली हो गई है।
एल्गर को तो अपनी जगह खतरे में लगने लगती है। उसे लगता है कि अब तक वो क्लब का मेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर था, लेकिन एक पायरेट एडमिरल के रिसोर्सेज के सामने वो कहीं नहीं टिकता। क्लेन भी ये सब देखकर हैरान था। वो मन ही मन मजाक में सोचता है, क्या ये उस टाइप की जिसे जब तक मार न पड़े तब तक वो सीधी नहीं होती। स्पेयर द रॉड चाइल्ड वाला केस है। खैर, इन सब के बाद क्लेन द वर्ल्ड के थ्रू अपना सवाल पूछता है। वो कहता है, क्या किसी के पास सीयर पाथवे के सीक्वेंस 4 का पोशन फॉर्मूला या कोई क्लू है? ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। मिस्टर वर्ल्ड डेमीगॉड बनने की तैयारी कर रहे हैं। ऑड्रे को लगता है कि वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मिस्टर वर्ल्ड के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। फॉर्स भी शॉक में थी। उसे लगता था कि मिस्टर वर्ल्ड पावरफुल तो हैं, लेकिन डेमीगॉड से अभी बहुत दूर होंगे, पर वो तो सीक्वेंस 4 का फॉर्मूला मांग रहे हैं। सब लोग मना कर देते हैं, जिससे क्लेन को थोड़ी निराशा होती है। इसके बाद कैटलिया अपनी रिक्वेस्ट रखती हैं, मुझे एक माइथिकल क्रीचर के ब्लड की एक ड्रॉप चाहिए, कोई भी चलेगा। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि द वर्ल्ड तक को नहीं पता था कि माइथिकल क्रीचर आखिर होता क्या है। लेकिन क्लेन अपनी ये कमजोरी दिखाता नहीं है और द वर्ल्ड से बस इतना कहलवाता है, मैं नजर रखूंगा। बाकी सब भी यही जवाब देते हैं, क्योंकि ये मैडम हर्मिट की रेयर रिक्वेस्ट थी। चैप्टर के एंड में एमलिन भी अपनी रिक्वेस्ट रखता है। वो चाहता है कि क्लब के मेंबर्स प्राइमोर्डियल मून के बिलीवर्स को ढूंढने में उसकी हेल्प करें और हर क्लू के लिए वो 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड भी ऑफर करता है। और इसी के साथ ही गैदरिंग का ट्रांजैक्शन वाला पार्ट खत्म होता है और द फुल क्लेन कहता है, अब आप लोग फ्री एक्सचेंज कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबकी नजरें तुरंत लिटिल सन डेरिक पर चली जाती हैं, क्योंकि उसने पिछली बार जाइंट किंग्स कोर्ट के एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में बताया था और अब सब उसी के बारे में सुनने के लिए एक्साइटेड थे। तो भाई, टैरो क्लब की मीटिंग एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और माहौल एकदम सीरियस है। इस बार सारी नजरें थी लिटिल सन यानी डेरिक बर्ग पर। डेरिक भी फुल जोश में था और उसने बताना शुरू किया, मैं हाल ही में चीफ के साथ एक एक्सप्लोरेशन टीम का हिस्सा था और हम लोग गए थे आफ्टरनून टाउन। उसने बताया कि ये आफ्टरनून टाउन कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, बल्कि जाइंट किंग्स कोर्ट का मेन गेटवे है, एक ऐसा दरवाजा जो मिथ और रियलिटी को अलग करता है। भाई, सिर्फ ये एक लाइन ही काफी थी सबका इंटरेस्ट जगाने के लिए। सब लोग अपनी अपनी जगह पर सेट होकर डेरिक की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए। डेरिक ने सफर की छोटी मोटी बातें स्किप की और सीधा मेन पॉइंट पर आया, आफ्टरनून टाउन। उसने बताया कि कैसे वो जगह बिल्कुल शांत, डेड साइलेंस अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे वहां कोई रहता ही न हो। फिर उसकी 3 लोगों की टीम को जमीन के नीचे एक पुराना ऑल्टर मिला और भाई साहब, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। उस ऑल्टर पर डेरिक ने 3 नाम पहचाने, ओरोबोरस, मेडिची और सासरीर। ये तीनों एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे पावरफुल किंग्स ऑफ एंजल्स में से थे। तो सोचो ये कितनी बड़ी डिस्कवरी थी। इसके बाद उन्हें पता भी नहीं चला और वो लोग टाउन के किसी दूसरे हिस्से में पहुंच गए, जहां उन्होंने डार्क एंजेल और रोज रिडेम्पशन जैसे शब्द देखे। इतना बताने के बाद डेरिक ने एक बार फिर मिस्टर फूल को थैंक यू बोला, क्योंकि उनकी हेल्प के बिना वो उस खतरनाक सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाता। फिर डेरिक ने उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जो उनकी परछाइयों से ही बन गए थे, जो सुनने में ही काफी क्रीपी लग रहा था। लेकिन कहानी का सबसे इंटेंस पार्ट तो अब आने वाला था। डेरिक ने एक टूटे फूटे कैथेड्रल के बारे में बताया, जहां एक पादरी लगातार पश्चाताप कर रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। जब डेरिक की टीम ने उससे बात की तो वो कुछ बता ही रहा था कि अचानक, जैसे ही वो चौथे किंग ऑफ एंजल का नाम लेने वाला था, वो एक ट्रांसपेरेंट में जलकर राख हो गया। खुद जल गया बिना किसी वजह के। ये सुनकर तो सबके होश उड़ गए, एक और किंग ऑफ एंजल। ऑड्रे तो ये सब सुनकर एकदम एक्साइटेड हो गई। उसे लगा कि आफ्टरनून टाउन का माहौल कितना डार्क और मिस्टीरियस है और उस पादरी का पश्चाताप ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी तबाही की भविष्यवाणी कर रहा हो। उसका इंटरेस्ट इस बात में और बढ़ गया कि वो चौथा नाम क्या था जिसे बोला तक नहीं जा सकता। अब सारी कहानी बताने के बाद डेरिक सीधा मिस्टर फूल की तरफ मुड़ा और बड़ी उम्मीद से पूछा, मिस्टर फूल, डार्क एंजल सासरीर को किसने बहकाया था? वो चौथा नाम किसका है और उसे बोला क्यों नहीं जा सकता? और भाई, जैसे ही ये सवाल आया, ग्रेफॉग के पीछे बैठे के क्लेन का स्माइल लग में चल रहा था। आ गया, जिसका डर था वही हुआ। उसने लिटिल सन को रियल वर्ल्ड में इसीलिए तो जल्दी वापस भेजा था ताकि उसे इन सवालों का जवाब न देना पड़े, क्योंकि सच तो ये था कि उसे खुद भी आंसर नहीं पता था। लेकिन हमारा क्लेन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो एक मैजिशियन है और मैजिशियन कभी बिना तैयारी के परफॉर्म नहीं करता। उसने पहले से ही सोच रखा था कि अगर ऐसा कोई सवाल आया तो क्या बोलना है। तो क्लेन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने हाथ को कुर्सी के आर्मरेस्ट पर रखा, अपनी आंखों में एक गहरा मीनिंगफुल लुक लाते हुए बोला, इट्स बिकॉज इट्स कंसील्ड, मतलब क्योंकि वो छिपा हुआ है। लेकिन क्लेन ने सिर्फ इतना बोलकर बात खत्म नहीं की। उसने अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से हिंट दिया कि कंसीलमेंट का मतलब सिर्फ छिपा हुआ होना नहीं है, इसका एक बहुत गहरा और बड़ा मतलब है। अब वो मतलब क्या है, ये तो मेंबर्स को खुद सोचना था, क्योंकि देवता जब कुछ छिपाते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। ये सब करने के बाद क्लेन को अंदर ही अंदर थोड़ा बुरा भी लगा। उसे लगा कि वो एक धोखेबाज की तरह एक्ट कर रहा है और उसके अंदर चार्ल्टन वाली वाइब्स बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था, आखिर वो कोई असली भगवान थोड़ी न था। पर मिस्टर फूल का ये जवाब टैरोप के मेंबर्स के लिए काफी था। कंसील्ड,
एल्गर ने तुरंत सोचना शुरू कर दिया, क्या उस नाम को ही एक सीक्रेट बना दिया गया है? कौन से नाम कंसील्ड होते हैं? सीक्वेंस 0 के ट्रू गॉड्स। उसने लिटिलसन की बताई सारी बातों को जोड़ा और एक थ्योरी बनाई। उधर कैटलिया द हर्मिट भी अपने ज्ञान के बेसिस पर सोचने लगी, जब कोई नाम ही कंसील्ड हो जाए तो इसका मतलब है कि मैटर ट्रू गॉड से जुड़ा है और बहुत चांस है कि इसमें एवरनाइट गॉडेस इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उन्हें मदर ऑफ कंसीलमेंट भी कहा जाता है। उसे यह भी यकीन था कि वो पादरी जिस तबाही की बात कर रहा था वो थर्ड एपक को खत्म करने वाला कैटेक्लिज्म ही था। एक बहका हुआ किंग ऑफ एंजल्स, गुनाह में डूबे हुए शहर के लोग और एक तबाही का काला फूल, ये सब मिलकर एक पूरे युग को दफन कर देते हैं, जिससे फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड बनता है। ये सब सोचकर कैटलिया को हिस्ट्री का भारीपन महसूस होने लगा। जब सब सोच रहे थे तो क्लेन खुद भी एनालाइज कर रहा था कि आखिर वो नाम बोला क्यों नहीं जा सकता। क्या वो किसी देवता का असली नाम है? क्या डार्क एंजल सासरीर को किसी ट्रू गॉड ने बहकाया था और चौथा किंग ऑफ एंजल्स भी बाद में एक ट्रू गॉड बन गया? लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने पहले भी देवताओं के असली नाम लिए हैं, जैसे प्राइमोर्डियल डीमनेस चीक का, तब तो कुछ नहीं हुआ। शायद लैंग्वेज का फर्क हो सकता है। सिटी ऑफ सिल्वर में जो भाषा जोटुन यूज होती है उसमें नेचुरल पावर्स को जगाने की ताकत है। ये सब सोचकर क्लेन भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। तभी एल्गर ने देखा कि लिटिल सन अभी भी कंफ्यूज्ड है, तो उसने खुद ही एक्सप्लेन करने का फैसला किया। हो सकता है वो दो नाम दो अलग अलग देवताओं को रिप्रेजेंट करते हों, इसीलिए उन्हें बोला नहीं जा सकता। शायद ट्रू क्रिएटर ने डार्क एंजल सासरीर को बहकाया हो, जिससे कुछ किंग्स एंजल्स और आफ्टरनून टाउन के लोग रास्ते से भटक गए और एक बड़ी तबाही आई। इसीलिए तुम्हारे फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड में उसका मंदिर है, और वो चौथा किंग ऑफ एंजल हो सकता है कि उसे उस तबाही से बहुत फायदा हुआ हो और वो एक ट्रू गॉड बन गया हो। ये सुनकर डेरिक को पूरी बात समझ गई और उसने फिर से मिस्टर फूल को थैंक यू कहा। लेकिन तभी उसे एक और बात याद आई और उसने चिंता से पूछा, मिस्टर फूल, क्या फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड से बाहर निकलने का रास्ता सच में जाइंट किंग्स कोर्ट में है? ये सवाल सुनकर क्लेन का स्माइल एक बार फिर जमने वाला था, क्योंकि इसका जवाब भी उसे कन्फर्म नहीं था। उसे पता था कि यह आइडिया शेफर्ड लोविया का था, लेकिन ये कोई साजिश भी हो सकती थी। पर मिस्टर फूल की रेपुटेशन भी तो बचानी थी। तो क्लेन ने फिर से अपना दिमाग चलाया और एक इनडायरेक्ट जवाब दिया। वो आराम से हंसा और द हर्मिट कैटलिया की तरफ देखकर बोला, इस मैटर की बात करें, हे बर्नाडेट को फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड में एंटर करने का तरीका पहले से ही पता है। ये सुनते ही कैटलिया को अपने सपने की धुंधली यादें आईं और उसने मिस्टर फूल से पूछा, क्या वो उस प्रोजेक्शन की बात है? बोलते बोलते उसे एहसास हुआ कि वो फिर से मिस्टर फूल को घूर रही हैं। तो उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मेरी ऑफ मिस्ट्री प्राइंग इंस्टिंक्टिव है, मैं इसे बंद नहीं कर सकती, सिर्फ किसी मिस्टिकल आइटम से सील कर सकती हूँ जो कि यहाँ मौजूद नहीं था। क्लेन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम एक चश्मा बना सकती हो। कैटलिया ने तुरंत एक चश्मा बनाया और क्लेन ने ग्रे फॉग की थोड़ी सी पावर उसमें डाल दी। जैसे ही कैटलिया ने वो चश्मा पहना, उसकी आई ऑफ मिस्ट्राइंग की पावर सील हो गई। ये देखकर बाकी सब हैरान रह गए। उन्हें अब समझ आया कि मैडम हर्मिट की आंखें कितनी स्पेशल और खतरनाक हैं कि उन्हें एक्टिवेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद क्लेन ने कैटलिया के सवाल का जवाब दिया, हाँ, वो वही प्रोजेक्शन है, जाइंट किंग्स कोर्ट का प्रोजेक्शन। ये सुनकर कैटलिया हैरान रह गई। तो वो जाइंट किंग्स कोर्ट का प्रोजेक्शन था। डेरिक ने भी ये बातचीत सुनी और उसे भी समझ आ गया कि फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड से निकलने का रास्ता जायंट किंग्स कोर्ट से ही जुड़ा है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने एक्साइटमेंट में झुककर मिस्टर फूल को थैंक यू कहा। क्लेन मन ही मन राहत की सांस ली। उसे लगा कि ऐसी सिचुएशन में दिमाग बहुत खर्च होता है। आखिर में एल्गर ने कैटलिया से पूछा, जायंट किंग्स कोर्ट का प्रोजेक्शन कहाँ है? कैटलिया ने ईमानदारी से जवाब दिया, सोनियासी के सबसे ईस्टर्न हिस्से में, वहां रात के समय दिखने वाले सपनों में। और इसी के साथ इस चैप्टर का इंटेंस डिस्कशन खत्म हुआ, जिसने बहुत सारे नए राज खोले और कहानी को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया। तो भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 682 में आपका स्वागत है। और ये चैप्टर टैरो क्लब की एक और जबरदस्त मीटिंग से शुरू होता है। तो सीन यह है कि कैटलिया, जो एडमिरल ऑफ स्टार्स है, वो टैरो क्लब को गरगास आर्किपेलागो के पास वाले खतरनाक समुद्री रास्ते के बारे में बता रही हैं। मतलब वो रास्ता जहां वो पहले गेरमन स्पैरो के साथ गई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो खुद को कंट्रोल करके गेरमन यानी कि द वर्ल्ड की तरफ देख भी नहीं रही थी। शायद वो नहीं चाहती थी कि बाकी लोगों को पता चले कि वो गेरमन के साथ थी, जो कि एक्चुअली द वर्ल्ड बनकर उसी मीटिंग में बैठा है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही इस नॉवल को कमाल का बनाती हैं। कैटला एकदम गहरी आवाज में बताना शुरू करती हैं। वो उस गहरी खाई के बारे में बताती हैं जो समंदर को अलग करती है। फिर उस सन चैरियट के बारे में जिसे सीधे देखा नहीं जा सकता, वरना आप अंधे हो जाओगे। वो उस रात के बारे में भी बताती हैं जहां सोना जरूरी होता है, नहीं तो आपका दिमाग खराब हो सकता है। और फिर वो उन डरावनी आवाजों का जिक्र करती है जो पूरे समंदर में गूंजती रहती हैं। मतलब सोच यार, कितना खौफनाक माहौल होगा वहां का। उसने जाइंट किंग्स कोर्ट के परछाई का भी जिक्र किया, जो ड्रीम वर्ल्ड में एक पहाड़ की चोटी पर दिखाई देता है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने बड़ी चालाकी से गेरमन स्पैरो का नाम कहीं नहीं लिया। और रास्ते में जो अजीब अजीब चीजें हुई थीं, जैसे अर्थ मदर की बची हुई ऑरा की वजह से सबके बाल तेजी से बढ़ने लगे थे, उसे भी उसने बस हल्के में बता दिया।
मतलब मेन फोकस डिटेल्स पर था, न कि लोगों पर। फिर उसने अपना पूरा ध्यान एक ऐसे खंडहर पर लगाया जहां एक सोती हुई लाश थी और पास में एक नाव पर खून से लिखा था फाउंटेन ऑफ अनएजिंग। कैटला बताती है कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि इसका मतलब है कि फाउंटेन ऑफ अनएजिंग उसी खंडहर में है और वो जो जोर जोर से सांस लेने वाली लाश वो शायद उसकी गार्डियन है। ये सुनकर हमारे एल्गर भाई द हैंगमैन थोड़े लालच में आ जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि सीक्वेंस 5 पर पहुंचने के बाद वो भी उस जगह को एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। भाई फाउंटेन ऑफ अनएजिंग का नाम ही ऐसा है, कोई भी टेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन तभी हमारी मिस जस्टिस ऑड्रे सीन में आती हैं। वो बड़े ध्यान से सब सुन रही थी और फिर धीरे से अपना सिर हिलाकर कहती है, मुझे नहीं लगता कि खून से लिखे उन शब्दों का मतलब यह है कि फाउंटेन ऑफ अनएजिंग वहीं पर है। और फिर वो उस मरने वाले आदमी की साइकोलॉजी को एनालाइज करना शुरू करती है, जो कि उसकी स्पेशलिटी है। आखिर वो एक स्पेक्टेटर है। वो कहती है, सोचो, एक इंसान जो मॉन्स्टर्स के हमले के बाद मरने वाला है, वो किसी खजाने के बारे में क्यों बताएगा? अगर उसे अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को वार्न करना होता तो वो लिखता कि यहाँ खतरा है या खतरे का सोर्स क्या है। और अगर वो गुजरने वाले जहाजों को बताना चाहता कि यहाँ खजाना है, तो उसके पास ऐसा करने का कोई मोटिवेशन ही क्यों होगा? एक मरता हुआ इंसान दूसरों की मदद क्यों करेगा? ये पॉइंट सुनकर मुझे यागा कि ये लड़की कितनी स्मार्ट है। उसने सिचुएशन को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखा। ऑड्रे आगे कहती है, हाँ, एक पॉसिबिलिटी है, अगर इसमें कोई साजिश छिपी हो सकता है कि लोगों को उस खंडहर में फाउंटेन ऑफ अनएजिंग खोजने के लिए लुभाना ही उसे बचाने का कोई तरीका हो। इस थ्योरी ने तो सबका दिमागी घुमा दिया। मिस्टर मून एम्लिन भी ऑड्रे की बात से एग्री करते हुए कहते हैं, हाँ, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी दूसरों को खजाने के बारे में नहीं बताता। मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ नफरत। हड्डी तक घुस जाने वाली नफरत ही मुझसे मौत के मुंह में ऐसा कुछ लिखवा सकती है। वरना मैं तो यही बताता कि मुझे कैसे दफनाया जाए या कौन सी चीजें चाहिए। और फिर द वर्ल्ड यानी कि हमारा क्लेन अपनी भारी आवाज में सिर्फ एक लाइन बोलता है जो पूरी डिबेट को खत्म कर देती है। वो कहता है, फाउंटेन ऑफ अनएजिंग एक स्कैम है। उसने इतने यकीन के साथ ये बात कही कि किसी को कोई डाउट ही नहीं रहा। कैटला भी द वर्ल्ड की तरफ देखती है और सोचने लगती है, क्योंकि ये बात उसकी अपनी कुछ थ्योरीज से मैच कर रही थी। एल्गर को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि वो इतने बड़े फायदे के लालच में अंधा हो गया था और इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोच भी नहीं पाया। इसके बाद मीटिंग नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ती हैं। सब एक दूसरे को कुछ नया सिखाते हैं और फिर खत्म हो जाती हैं। लेकिन क्लेन मीटिंग खत्म होने के बाद भी वहीं रहता है। वो अपने सीक्वेंस 4 में एडवांसमेंट की उम्मीद के लिए एक डिवाइनेशन करता है और डिवाइनेशन के सपने में उसे एक अजीब और डरावनी चीज दिखती है। उसे एक टूटा हुआ महल दिखाई देता है और महल के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर का सिंहासन होता है। लेकिन उस सिंहासन पर कोई राजा नहीं, बल्कि अनगिनत ट्रांसलूसेंट कीड़े होते हैं जो धीरे धीरे रेंग रहे थे और बड़े हो रहे थे। ये विजन ही इतना क्रीपी था कि कुछ कहने की हद नहीं। और फिर उसे वही आवाजें सुनाई देती हैं जो पहले भी सुनाई दी थीं, हॉर्नसिस, फ्लेग्रिया। ये सुनते ही क्लेन की नींद खुल जाती है। उसे याद आता है कि क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने भी कहा था कि उसकी किस्मत हॉर्नसिस माउंटेन रेंज की मेन पीक पर है। मतलब किस्मत उसे वहीं खींच रही थी जहां वो जाना नहीं चाहता। खैर, इसके बाद क्लेन प्रिमोर्डियल मून के फॉलोअर्स को ढूंढने के लिए डिवाइनेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा जानकारी न होने की वजह से उसे बस इतना पता चलता है कि उनमें से कुछ बैकलैंड में हैं और कुछ पोर्ट्स पर। यह इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट यूजलेस थी। फिर क्लेन को याद आता है कि उसने लिटिल सन को 3 दिन के अंदर नोटरी पोशन फॉर्मूला देने का वादा किया था। तो वो अपना कोट और हैट पहनकर एक टारगेट की तलाश में बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे सीढ़ियों पर एंडरसन हुड मिलता है, वही हंटर जिसे सुबह ही एक डेमीगॉड ने सबक सिखाया था। क्लेन सोचता है, ये बंदा तो कमाल का है, सुबह एक डेमीगॉड से बेइज्जती हुई और अब ऐसे घूम रहा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। एंडरसन उसे बाकी के पैसे देता है और बताता है कि उसे पैसे बहुत आसानी से मिल गए, जैसे कि लेडी लक उस पर मेहरबान हो। क्लेन उसकी फैंटेसी को तोड़ते हुए कहता है, ऐसी कोई देवी नहीं है। एंडरसन हंसते हुए कहता है कि उसे पता है कि उस जेंटलमैन डेमीगॉड ने ही पर्दे के पीछे से सब कुछ आसान कर दिया था। और फिर क्लेन की गेरमन स्पैरो के अपने ठंडे और क्रेजी कैरेक्टर में था। एंडरसन से सीधे सीधे पूछता है, इस एरिया में कौन सबसे ज्यादा मरना डिजर्व करता है? ये सुनकर एंडरसन चौंक जाता है और फिर हंसता है। वो क्लेन को एक टारगेट के बारे में बताता है, मोल्सोना, जो लोएन की न्यू पार्टी का एक मेंबर है और पायरेट्स का सबसे अच्छा दोस्त है। वो एक तरह का ड्रग्स का धंधा करता है और उसने सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट के कई लोगों को कंट्रोल में कर रखा है। एंडरसन बताता है कि मोल्सोना खुद एक बियॉन्डर नहीं है, लेकिन उसे मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन में अलग अलग पायरेट क्रू के 3 से 5 बियॉन्डर्स हमेशा रहते हैं। उसे मारने का एकमात्र तरीका है कि सीधे सीधे धावा बोला जाए, बहुत से लोगों को मारा जाए। ये बहुत तो ट्रबलसम काम था। क्लेन ये सुनकर मन ही मन सोचता है, परफेक्ट, क्रीपिंग हंगर को वैसे भी खाने की कमी हो रही है, मतलब उसे मोल्सोना की आत्मा चाहिए थी अपने इस ग्लव के लिए। और चैप्टर के एंड में क्लेन एक बार में पहुंचता है जहां एक बॉक्सिंग मैच चल रहा था और ये बिजनेस उसी मोल्सोना का था। मोल्सोना 2nd फ्लोर पर बैठकर मैच देख रहा था और उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स और बियॉन्डर्स का एक घेरा था। क्लेन शांति से बार में जाता है, एक बियर लेता है और मोल्सोना के नीचे वाली रेलिंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है।
वो अपने टारगेट से सिर्फ 5 मीटर दूर था। और यहाँ पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है एक और धमाकेदार एक्शन सीन के बिल्डअप के साथ। तो भाई कहानी पहुंच चुकी है बॉक्सिंग क्लब में, जहां का माहौल एकदम गर्म है। क्लेन ऑडियंस में बैठकर बियर पी रहा है, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही है। उसकी आंखों के सामने हर जिंदा इंसान से जुड़े हुए स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स यानी कि काले धागे दिख रहे थे, पर उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसका टारगेट था मॉब बॉस मोल्सोना, जो सेकंड फ्लोर पर बैठा मैच देख रहा था। क्लेन ने पहले कंफर्म किया कि मोल्सोना के धागे कौन से हैं, और फिर वो भी एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह मैच देखने लगा, मानो उसे किसी और चीज से कोई मतलब ही न हो। ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा था, ताकि किसी को उस पर शक न हो। रिंग में दो बॉक्सर्स बिना किसी प्रोटेक्शन के एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे, और नीचे बैठे शराबी गैम्बलर्स अपने अपने बॉक्सर के लिए चिल्ला रहे थे, मार डालो उसे। माहौल पूरा चार्ज अप था। ऊपर मोल्सोना भी मैच में इतना खो गया था कि हाथ में पकड़ा सिगार तक भूल गया था। उसके बॉडीगार्ड्स भी मैच में पूरी तरह डूबे हुए थे, सिवाय उन कुछ के जिनकी ड्यूटी दरवाजे और छत पर नजर रखने की थी। अब क्लेन के लिए ये एकदम परफेक्ट मौका था। उसने बियर का एक और घूंट लिया, जैसे मैच की टेंशन में उसकी सांसें तेज हो गई हों, और इसी एक्टिंग के बीच उसने चुपके से अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाई और मोल्सोना से जुड़े उन काले धागों को पकड़ लिया। इस फिर क्या था, 1 सेकंड, 3 सेकंड। मोल्सोना जो मैच देखो दी हवा में मुक्का चलाने वाला था, उसे अचानक लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया हो। उसे अपने आसपास की दुनिया धुंधली लगने लगी, जैसे उसके और दुनिया के बीच कई कांच की परतें आ गई हों। मोल्सोना को तुरंत एहसास हुआ कि उसके सोचने की स्पीड बहुत स्लो हो गई है, मानो उसके दिमाग के सारे में जंग लग गया हो। अब देखो, क्योंकि टारगेट सिर्फ एक नॉर्मल इंसान था, जिसका स्पिरिट बॉडी किसी बियॉन्डर के मुकाबले बहुत कमजोर होता है, क्लेन को उस पर कंट्रोल पाने में सिर्फ 7 सेकंड लगे। सिर्फ 7 सेकंड। मोल्सोना जो पायरेट्स के साथ उठता बैठता था, उसे बियॉन्डर्स की दुनिया का थोड़ा बहुत अंदाजा था। इसीलिए तो उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बियॉन्डर्स को हायर किया हुआ था। उसे जैसे ही लगा कि उस पर किसी बियॉन्डर ने हमला किया है, उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसके एक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो चुके थे और उसकी आवाज भी एकदम कमजोर निकली। उसके बॉडीगार्ड्स मैच में बिजी थे और नीचे ऑडियंस का शोर इतना ज्यादा था कि किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मतलब सोचो कितनी खतरनाक सिचुएशन है। आप मदद मांगना चाहते हो, पर आपकी बॉडी आपका साथ ही नहीं दे रही। कुछ देर बाद जब मैच में एक छोटा सा ब्रेक आया, तो कुछ बॉडीगार्ड्स ने अपने बॉस की तरफ देखा। उन्होंने नोटिस किया कि मोल्सोना की आंखों में आंसू थे और वो अपना सिगार गिराने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी का ध्यान उसकी तरफ जाए, पर वो इतना सिंपल काम भी नहीं कर पा रहा था। फाइनली जलता हुआ सिगार उसके हाथ से नीचे गिर गया। बॉडीगार्ड्स उसे पूछने वाले थे क्या हुआ, तभी मोल्सोना अचानक नीचे झुका, अपना चेहरा पोंछा और सिगार उठाकर बोला, क्या शानदार मैच था, जीतने वाले को और पैसे दो। और बस इसी के साथ लोएन की न्यू पार्टी का बॉस मोल्सोना अब क्लेन की कठपुतली बन चुका था। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 2 मिनट और 15 सेकंड लगे। मतलब क्लेन का मैरियोनेटिस्ट पावर कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। इसके बाद क्लेन ने मोल्सोना को कंट्रोल करते हुए उसे लाउंज में भेजा। वहां मोल्सोना ने अपने सेफ से ड्रग से जुड़े कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स निकाले और साथ में 758 पाउंड्स कैश भी। ये सब उसने एक ब्रीफकेस में डाला और अपने एक आदमी को बुलाकर कहा, इस बैग को गली के तीसरे लैंप पोस्ट के नीचे फेंक आओ। उस आदमी ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि बॉस का हुक्म मानना रूल था। अब आता है कहानी का सबसे शॉकिंग और जीनियस पार्ट। दरवाजा बंद करने के बाद मोल्सोना, जो अब क्लेन के कंट्रोल में था, उसने 3 कैंडल्स जलाई और जमीन पर द फूल का सिंबल बनाया, एक आधी बिना पुतली वाली आंख और कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें। फिर उस कठपुतली ने द फूल का पवित्र नाम जपना शुरू किया और एक ऐसा रिचुअल किया जो चीजों को एक जगहसरी जगह भेज सकता था। ये सब क्लेन उससे दूर से करवा रहा था। ठीक उसी वक्त फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम में खड़े क्लेन ने काउंटर क्लॉकवाइज 4 कदम लिए और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। वहां से उसने एक पेपर से बने एंजेल और अपने सबसे खतरनाक आर्टिफैक्ट क्रीपिंग हंगर को उस रिचुअल के जरिए मोल्सोना के कमरे में भेज दिया। पेपर एंजेल का काम था कि बाद में कोई डिवाइनेश करके सच का पता न लगा पाए। और जैसे ही क्रीपिंग हंगर, जो कि इंसानी खाल जैसा दिखने वाला एक ग्लव था, कमरे में पहुंचा, उसने मोल्सोना को पूरा का पूरा खा लिया। हाँ, आपने सही सुना, मोल्सोना पूरी तरह गायब हो गया, यहां तक कि उसके कपड़े भी नहीं बचे। कोई सबूत नहीं, कोई बॉडी नहीं, परफेक्ट क्राइम। इसके बाद क्लेन ने अपना कंट्रोल मोल्सोना से काट दिया, जिससे उसे थोड़ा सा चक्कर आया, पर वो जल्दी ही ठीक हो गया। अब सबूत मिटाने की बारी थी। क्लेन ने सेकंड फ्लोर पर एक चूहे को देखा, उसके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को पकड़ा और 2 मिनट के अंदर उसे अपनी कठपुतली बना लिया। वो चूहा धीरे धीरे मोल्सोना के लाउंज में घुसा, रिचुअल वाले को जलाकर राख कर दिया और क्रीपिंग हंगर को अपने मुंह में दबाकर वापस आ गया। वो चूहा ग्लव को लेकर बालकनी से नीचे उतरा। उधर क्लेन बार से ऐसे निकला जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो गली में गया, तीसरे लैंपपोस्ट के नीचे से ब्रीफकेस उठाया और तभी वो चूहा क्रीपिंग हंगर लेकर उसके पास आ गया। क्लेन ने ग्लव उठाया, अपने हाथ में पहना और वहां से निकल गया। वो चूहा भी पास के कचरे डिब्बे में जाकर मर गया ताकि कोई लिंक न बचे। इसके बाद क्लेन ने ब्रीफकेस से डॉक्यूमेंट्स निकाले, उन्हें एक लिफाफे में डालकर मेलबॉक्स में डाल दिया और फिर गेरमन स्पैरो के भेस में एक दूसरे बार में चला गया, जो पायरेट्स का अड्डा था। और जैसे ही वो बार में घुसा, उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी।
वो था किंग ऑफ इमोर्टेलिटी का सेकंड मेट स्लॉटर किर्चेस, जिसके सर पर 9,500 पाउंड्स का इनाम था। उसे देखते ही क्लेन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तो तुम भी यहीं हो, मानो कर रहा हो कि मेरा अगला शिकार मिल गया। किर्चेस को भी खतरे का एहसास हुआ और उसने पलटकर क्लेन की तरफ देखा, लेकिन क्लेन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने पास की टेबल से बियर की बोतल उठाई और किर्चेस की तरफ फेंक दी और साथ ही अपनी रिवॉल्वर निकालकर निशाना साध लिया। बैंग। तो भाई चैप्टर 684 की शुरुआत होती है एक धमाकेदार एनकाउंटर से। सीन एक बार का है और माहौल एकदम टेंशन वाला है। हमारा हीरो गेहरमन स्पैरो यानी कि क्लेन अपने टारगेट को देख रहा है और उसका टारगेट कोई छोटा मोटा बंदा नहीं बल्कि 9,500 पाउंड्स का इनामी स्लॉटर किर्चिस है। मतलब सोचो कितना खतरनाक होगा ये आदमी। तो होता यह है कि किर्चिस अपने दोस्तों के साथ एक टेबल पर बैठा बियर पी रहा होता है और तभी काचा की आवाज के साथ एक बियर का कप उसके बगल वाली टेबल गिरकर टूट जाता है। ये एक इशारा था। एक गोलियों की आवाज के बीच किर्चिस घबराकर छिपने की जगह सीधा खड़ा हो जाता है, जैसे उसे पहले से ही पता था कि हमला होने वाला है। उसकी नजरें दरवाजे पर खड़े एक ठंडे और सूट पहने एडवेंचरर यानी गेहरमन स्पैरो पर टिकी थीं। ये देखते ही किर्चिस की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो एबिस की एक डार्क लैंग्वेज में कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, क्लेन असल में ट्रिगर दबा देता है। एक हल्की गोल्डन बुलेट जो ऐसे लग रही थी जैसे उबलते हुए पानी से निकली हो, सीधा किर्चिस की तरफ जाती है। यहां मुझे लगा कि भाई एक गोली और चैप्टर खत्म, पर नहीं। किर्चिस ने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी हथेली में एक हल्की नीली आग पैदा की और उसने उस गोली को हवा में ही पकड़ लिया जैसे कोई मैजिक ट्रिक हो। वो गोली एक नीले आग के पिंजरे में कैद हो गई और उसकी सारी सनलाइट वाली पावर न्यूट्रलाइज हो गई। मतलब यार क्या लेवल की पावर थी ये। और सिचुएशन तब और खराब हो जाती है जब किर्चिस के साथ बैठे दो और लोग खड़े हो जाते हैं। एक औरत थी जिसके पास 2 पिस्तौलें थीं और दूसरा एक बॉक्सर जैसा आदमी था जिसने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए थे। यहाँ क्लेन को समझ आता है कि किर्चिस अकेला नहीं है, उसके साथ 2 और बियॉन्डर्स हैं। अब सिचुएशन ये थी कि एक के बदले 3 दुश्मन थे और हो सकता है कि किर्चिस खुद एक सीक्वेंस 5 लेवल का पावरफुल बियॉन्डर हो। एक पल के लिए तो क्लेन के मन में भी आया होगा कि सॉरी गलती हो गई बोलकर निकल लूं। देखो, एक डेविल पर अटैक करते टाइम आप कोई तैयारी नहीं कर सकते, सब कुछ चांस पर डिपेंड करता है और आप जरा भी हिचकिचा नहीं सकते वरना डेविल आपके इरादों का पता चल जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये बताना मुश्किल था कि एडवांटेज किसके पास है। तो क्लेन ने बिना एक सेकंड भी सोचे अपनी रिवॉल्वर पकड़ी और पीछे मुड़कर बार की दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ भागा। वो भीड़ के बीच से और नीचे झुके हुए लोगों के ऊपर से ऐसे भागा जैसे कोई एथलीट हो। ये कोई डरपोक वाला मूव नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट थी ताकि वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ला सके। जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचा, एक नीली आग का गोला सीढ़ियों के साइड में आकर टकराया और जोर से फटा। बूम! सीढ़ियों का एक हिस्सा टूट गया और पूरा बार कांपने लगा। हवा में सल्फर की तेज गंध फैल गई थी। किर्चिस और उसके 2 साथी भी बिना रुके गेहरमन स्पैरो के पीछे भागे। अब क्लेन दूसरी मंजिल की तरफ भाग रहा था और भागते भागते वो अपनी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को एग्जामिन करने लगा। इससे उसे आसानी से एक खाली कमरा मिल गया जिसमें कोई इंसान नहीं था। वो मुड़ा, एक कदम बढ़ाया और कमरे में घुसकर खिड़की से कूदकर बाहर से भागने ही वाला था। ठीक उसी पल किर्चिस और उसके साथी दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। उन्होंने क्लेन को खिड़की तरफ जाते देखा तो उन्होंने चुपचाप प्लान बनाया। किर्चिस सीधा क्लेन के पीछे भागा जबकि बाकी दोनों साइड के कमरों में घुस गए ताकि नीचे जाकर गेहरमन को घेर सकें और क्लेन बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो अचानक आधा मुड़ा और उसने अपने काले दस्ताने वाले बाएं हाथ से हवा में कुछ पकड़ा। वो जो 2 लोग थे, औरत और बॉक्सर, में कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। वो दूसरे कमरों में घुसे, खिड़कियों से कूदे और बहुत दूर चले गए, वापस ही नहीं आए। उनका जो प्लान था अलग होकर घेरने का, क्लेन ने अपनी बैरन ऑफ कप्शन की डिस्टॉर्शन पावर का इस्तेमाल करके उसे अलग होकर अकेले एक्शन लेने में बदल दिया। मतलब दिमाग देखो बंदे का, उसने उनके इरादों को ही ट्विस्ट कर दिया। ये डिस्टॉर्शन ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था, लेकिन ये क्लेन को किर्चिस के साथ 1-1 फाइट करने के लिए काफी टाइम दे गया। बूम! डिस्टॉर्शन पूरा करते ही वो जमीन पर गिरा, बिल्डिंग के अंदर रोल करते हुए और किर्चिस के फेंके हुए नीले फायरबॉल से बच गया। लगातार धमाकों के बीच बार की बिल्डिंग ऐसे हिल रही थी जैसे कोई भूप आ गया हो। ठीक उसी के बाद किर्चिस तेजी से आगे बढ़ा और उस बड़े से कमरे में घुस गया। उसने देखा कि गेहरमन स्पैरो बड़ी फुर्ती से कलाबाजियां खा रहा है और उससे सीधी लड़ाई करने से बच रहा है और साथ ही उसने अपने इमोशंस को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था। ये देखकर स्लॉटर ने अपमुंह खोला और डेविल लैंग्वेज में एक शब्द कहा, स्लो। पूरा कमरा और उसके अंदर की सारी चीजें शांत सी हो गईं। क्लेन की कलाबाजियां भी काफी धीमी हो गईं और उतनी स्मूथ नहीं रहीं। किर्चिस ने बिना हिचकिचाए अपने टारगेट पर लॉक किया और डेविल लैंग्वेज में एक और शब्द कहा, डाई। क्लेन की बॉडी उसी जगह जम गई और वो धीरे धीरे धुंधला होने लगा और फिर एक पेपर के पुतले में बदल गया जिस पर लाल धब्बे थे। ये था उसका पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट, मतलब असली क्लेन बच गया। ठीक उसी समय असली क्लेन दरवाजे के पास प्रकट हुआ, हैट और ब्लैक कोट पहने हुए। उसने अपने दस्ताने वाले हाथ से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और ढहते हुए कमरे का दरवाजे जोर से बंद कर दिया। क्रिक! बाहर का सारा शोर गायब हो गया और वो कमरा एक मजबूत पिंजरे जैसा बन गया। ये देखकर किर्चिस का शरीर फूलने लगा और उसके कपड़े फट गए।
वो तुरंत एक 3 मीटर लंबे विशालकाय जानवर में बदल गया। उसकी स्किन डार्क ब्लैक और डरावनी थी। उसके सिर पर बकरे जैसे सींग आए थे जिन पर अनगिनत रहस्यमयी पैटर्न बने हुए थे, और उसकी पीठ पर चमगादड़ जैसे पंख खुल गए। उसके चारों ओर नीली आग घूम रही थी जिससे सल्फर की तेज गंध आ रही थी। भाई साहब, वो बंदा अपने असली डेविल फॉर्म में आ गया था। सीन देखकर किसी की भी हालत खराब हो जाए। साउ साउ नीले फायरबॉल्स एक साथ दरवाज की तरफ शूट हुए। उसी समय किर्चिस की आंखों में लाली छा गई और उसने डेविल के करप्ट करने वाले शब्दों में कहा, करप्शन। ये एक एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक था। क्लेन की आंखों में भी नीली रोशनी भर गई। उसने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी भींची जिस पर उसने एक डरावना और शानदार दस्ताना पहना हुआ था, और तेजी से आधा घुमा। फायरबॉल्स ने तुरंत अपना रास्ता खो दिया और इधर उधर टकराने लगे। वो छत, दरवाजे, जमीन या फिर वापस किर्चिस की तरफ उड़ने लगे। कमरे में धमाकों की आवाज गूंजने लगी। डिस्टॉर्शन की पावर से बना हुआ सील हिलने लगा, लेकिन टूटा नहीं। नीली आग आसमान की तरफ उठी और क्लेन का शरीर अचानक झुक गया क्योंकि उसके ऊपर एक चिपचिपे काले लिक्विड की परत चढ़ गई थी। वह उसकी बॉडी फट गई और वो फटे हुए कागज के टुकड़ों और काले धुएं में बदल गया। एक और पेपर ग्रीन कुर्बान। इसके तुरंत बाद वो दूसरी तरफ प्रकट हुआ। उसकी स्किन डार्क हो गई थी और कपड़े धमाके और आग से फट गए थे। करप्शन अटैक, जिसका असर आसपास भी होता है, उसके पेपर फिगरीन सस के खिलाफ कुछ हद तक काम कर रहा था और उसे थोड़ा डैमेज भी पहुंचा रहा था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। याद जब फाइट शुरू हुई थी तो क्लेन ने किर्चिस को एक बियर का कप गिफ्ट किया था। वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं था, वो एक ब्राइब थी, जिसकी वजह से किर्चिस के अटैक और कंट्रोल इफेक्ट्स का असर क्लेन पर बहुत कम हो रहा था। क्या प्लानिंग है यार। किर्चिस को भी उम्मीद नहीं थी कि उसके करप्शन अटैक का गहरमन पर इतना कम असर होगा। जैसे ही उसने आग से बनी एक लंबी तलवार निकाली और इससे पहले कि वो अपनी स्पीड और ताकत का इस्तेमाल कर पाता, उसने देखा कि उसके दुश्मन के बाएं हाथ का दस्ताना सोने जैसा बन गया है। दो फर्डेंड क्लेन की आंखों से निकली। साइकिक पियर्सिंग। आह! किर्चिस दर्द से चिल्लाया। उसे ऐसा लगा जैसे किसके दिमाग में 100 बोतलें होली वाटर की डाल दी हों। वो एक्सपीरियंस्ड फाइटर था और उसे पता था कि साइकिक अटैक के बाद उस पर लगातार हमले होंगे। इसलिए उसने एसएसडी खुद को एक पिच ब्लैक लिक्विड में बदल दिया और फर्श पर फैलने लगा। वो लिक्विड ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान के दिल की सबसे डार्क बुरी इच्छाओं से बना हो, और वो पूरे कमरे में गहरमन स्पैरो की तरफ फैल रहा था, जैसे सब कुछ करप्ट कर देगा। यह स्टेट सच में परफेक्ट है, लेकिन क्लेन इसके लिए भी तैयार था। उसने अपनी सारी इच्छाओं और इमोशंस को पहले से ही कंट्रोल में रखा हुआ था। क्लेन अपनी जगह से नहीं हिला और उसके बाएं हाथ के दस्ताने से साफ और पवित्र सनलाइट निकलने लगी। उसने अपनी बाहें फैलाईं और सोने की आग से घिरा एक होली लाइट का पिलर आसमान से नीचे उतरा, जिसने कमरे के हर कोने और हर परछाई को रोशन कर दिया। वो लाइट पिलर सीधा उस काले लिक्विड पर गिरा, उसे भाप बनाकर उड़ाने लगा। उस चमकदार और पवित्र रोशनी में वो पिच ब्लैक लिक्विड तेजी से गायब हो गया। किर्चिस ने जल्दी से अपनी बॉडी वापस बनाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। वो अभी भी अपने 3 मीटर लंबे डेविल फॉर्म में था और हमेशा की तरह शांत था, लेकिन वो अपने अंदर के खून खराबे और मारने की इच्छा को मुश्किल से रोक पा रहा था। इस पॉइंट पर वो काफी कमजोर हो चुका था। एक बार जब किसी में कोई इच्छा या इमोशन आ जाता है तो सिचुएशन डिजायर एपोसल के कंट्रोल में आ जाती है। ठीक उसी पल किर्चिस का अचानक सुन हो गया और वो अपने सारे विचार खोने लगा। पूरी फाइट में जब से वो दोनों 5 मीटर की रेंज में आए थे, क्लेन जानबूझकर पैसिव बना हुआ था। वो पेपर फिगरीन और डिस्टॉर्शन का इस्तेमाल सिर्फ टाइम खरीदने के लिए कर रहा था। उसका असली मकसद था किर्चिस का ध्यान भटकाना, ताकि वो चुपके से उसके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल कर सके। एक सीक्वेंस 5 के स्पिरिट बॉडी को कंट्रोल करना आसान नहीं था, लेकिन बियर कप वाली ब्राइब ने किर्चिस के डिफेंस को कम कर दिया था, और उसके बाद उसे साइकिक पियर्सिंग और लाइट ऑफ प्यूरिफिकेशन का अटैक भी झेलना पड़ा था, जिससे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। इसलिए बाकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए भी क्लेन को किर्चिस पर शुरुआती कंट्रोल पाने में 15 सेकंड लग गए। कमरे में चल रही ऐन लड़ाई अचानक शांत हो गई। हालांकि किर्चिस के विचार धीमे हो गए थे, फिर भी वो कुछ एक्शन कर सकता था। वो अभी भी अपनी स्पिरिट बॉडी के कंट्रोल को रेजिस्ट कर सकता था। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने अपनी सारी ताकत लाकर गहरमन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन क्लेन एकदम शांत था और वो धीरे धीरे अपने कंट्रोल को और गहरा कर रहा था, ताकि किर्चिस पूरी तरह से अपने सारे रेजिस्टेंस खो दे। और यहीं पर एक एंड सैंथर्ड के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब देखना यह है कि क्लेन इस सिचुएशन का कैसे फायदा उठाता है। In a quiet room, the candle burns low, a page turns slow, the symbols flow, voices rise.